WTR लैब। बदले में 1 मिलियन। मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #151 यह मालिक की तरह खुशबू आ रही है। 30% #201 अध्याय 201 एक बड़ी महिला का स्वभाव। शुमाय के पीछे दिव्य परिवर्तन अवस्था में दो भिक्षु थे। दिव्य परिवर्तन अवस्था में इन दो अंगरक्षकों के साथ साधारण लोगों की जूनियर के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई और साधारण भिक्षुओं की इस युवती से चीजें छीनने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जियान फैंग उसे खराब नहीं करेगा। क्या जो चीज उसे जल्द ही मिल गई है वह हो सकती है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने बगल में बैठी छोटी लोली से कहा, शियाओ यंग, तुम्हारे शरीर पर मेरे खून के कठपुतली का निशान है। तुम्हें मेरी साधना को पुनः स्थापित करने में मेरी मदद करनी चाहिए, है ना? जियाओ यंग ने सिर हिलाया और फिर अपना हाथ जियान फैंग को सौंप दिया। इसके तुरंत बाद जियान फैंग के शरीर में भारी आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हुई और उसकी आभा अचानक क्यूई प्रशिक्षण चरण से ऊपर चली गई और एक पल में भगवान परिवर्तन चरण में वापस आ गई। ये रक्त कठपुतली निशान के अद्भुत उपयोगों में से एक है और यही कारण है कि गुमिंग यान ने जियान फैंग को विश्वास के साथ जाने दिया। जियान जियाओफेंग, आपका साधना स्तर। लुओ निंग, जो किनारे पर थी, जियान फैंग की साधना में उछाल की सबसे अधिक सराहना कर सकती थी। उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और फिर उसे तुरंत एहसास हुआ कि जियान फैंग क्या करना चाहता था। भूल जाओ, मुझे अब ये ड्रेस नहीं चाहिए। जियान फैंग ने अपना सिर हिलाया और बहुत गंभीरता से कहा, आपको अपने वादे पूरे करने चाहिए। आपको ये लाल सोने की परिस्कट लेनी ही होगी, भले ही आप इसे न चाहें। इस समय लुओ निंग वहीं जम गई मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। वह मेरे प्रति इतना अच्छा क्यों है? क्या ये हो सकता है कि? दूसरी ओर जूनियर आगे बढ़कर बॉक्स से लाल सोने की बहती परी पोशाक निकालने वाली ही थी, लेकिन एक मजबूत हाथ ने उसकी पतली कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। माफ करना, मैं जियान फैंग, ये लाल सोने की परिस्कट चाहती हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, दर्शकों में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। याद, बेवकूफ, छोड़ दे इस औरत को। दिव्य परिवर्तन अवस्था में दो गार्डों ने केवल इस समय प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत जियान फैंग को घेर लिया। ये सिर्फ इतना है कि जूनियर जियान फैंग के हाथों में है और वे लापरवाही से कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करते हैं, अन्यथा वे महिला को चोट पहुंचाएंगे और भले ही उनके पास 10 जीवन हो, ये पर्याप्त नहीं होगा। जूनियर की बाहें सीधी खड़ी हो गईं क्योंकि वह जियान फैंग के बड़े हाथ से छुड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। अहंकारी स्वर में कहते हुए, मुझे जाने दो, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मेरे पिता जू तियानबा हैं, ब्लैक रॉक सिटी के स्वामी। फीनिक्स जैसी दो आंखें जियान फैंग को घूर रही थी, मानो वे उसे जिंदा खा जाना चाहती हों। जब तक मिस माई ये लाल सोने की बहती परिस्कट मुझे देने के लिए तैयार है, मैं आपको तुरंत जाने दूंगी, क्या आप ऐसा करेंगे? इसके बारे में सोचना भी मत। जूनियर ने एक मीठी चीख मारी और उसका पूरा शरीर अचानक आग की लपटों से भर गया। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका वह अभ्यास करती है जिससे उसके शरीर के चारों ओर भयंकर आग लग सकती है। इसका इस्तेमाल न केवल बचाव के लिए किया जा सकता है, बल्कि दुश्मन को घायल करने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि ये लपटें जियान फैंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। ठीक है, अब मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी, जाने दो। ये देखते हुए कि जियान फैंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, जूनियर ने समझौता कर लिया और उसके शरीर पर लगी लपटें बुझ गईं। जियान फैंग को थोड़ा संदेह हुआ और उसने तुरंत जाने नहीं दिया। मिस मीर, आपको अपना वचन निभाना होगा। लाल सोने की बहती परी पोशाक मेरी है और आपको इसे पहनने की अनुमति नहीं है। बेशक, मैंने, जूनियर ने जो कहा वह मान्य होगा। जूनियर के चांदी के दांत लगभग टूट चुके थे। बचपन से ही उसे कभी किसी पुरुष ने नहीं छुआ था। आज एक अनजान आदमी ने उसकी कलाई पकड़ ली। जूनियर का आश्वासन सुनने के बाद जियान फैंग ने उसका हाथ छोड़ दिया। अपनी साधना और शक्ति के साथ वह जूनियर के अचानक पश्चाताप से नहीं डरता था। अप्रत्याशित रूप से जियान फैंग ने उसका हाथ छोड़ दिया। जूनियर तुरंत कुछ कदम पीछे हट गई। उसकी खूबसूरत आंखें दिव्य परिवर्तन अवस्था में दो गार्डों पर घूम गईं। तुम अभी भी क्या कर रहे हो? मेरे लिए इस आदमी को मार डालो। हाँ, जब दोनों गार्डों ने देखा कि जूनियर ठीक है तो उन्होंने तुरंत जियान फैंग को घेर लिया। बेटा, अगर तुम मुझे दोष देना चाहते हो तो उस महिला को भड़काने में तुम्हारी गलती है। कृपया अपने अगले जन्म में एक अच्छे बच्चे को जन्म देना। एक साथ आते हैं। एक पल में दिव्य परिवर्तन चरण के दबाव ने पूरे जिनिक्स मंडप को ढक लिया। जियान फैंग वहीं खड़ा कुछ अनजान लोगों को ऐसे देख रहा था जैसे वह डरा हुआ हो। लुओ निंग और भी चिंतित हो गई। उसे लगा कि सब कुछ उसके कारण ही हो रहा है। यदि जियान फैंग की मृत्यु हो जाती है तो वह जीवन भर कभी भी चैन महसूस नहीं कर पाएगी। आप उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। वह हमारे यिंग कठपुतली संप्रदाय का एक प्रतिष्ठित अतिथि है। मैं, लुओ निंग, इसकी गवाही दे सकता हूं। लुओ निंग ने जियान फैंग के पिछले कार्यों को याद किया और ऊंची आवाज में कहा, यदि आप कार्रवाई करने की हिम्मत करते हैं तो हमारा यिंग कठपुतली संप्रदाय आपको जाने नहीं देगा। यिंग कठपुतली संप्रदाय से एक प्रतिष्ठित अतिथि। परिवर्तन अवस्था में दो रक्षकों ने जूनियर की ओर देखा। बेशक, उन्होंने यिंग कठपुतली संप्रदाय के विशालकाय को भड़काने की हिम्मत नहीं की। आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक रॉक सिटी भी यिंग कठपुतली संप्रदाय द्वारा संरक्षित है। तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुम इस लड़की की बात पर विश्वास करते हो? जूनियर ने ठंडी आंखों से कहा, वह वास्तव में खुद जियान फैंग को मारना चाहती थी। अगर कुछ भी हुआ तो मैं इसे सहन कर लूंगी, कृपया उसे जल्दी से मार दो। जूनियर का वादा प्राप्त करने के बाद दोनों रक्षकों ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और अपनी स्वयं की साधना तकनीक शुरू कर दी। उनमें से एक के पीछे एक मायावी सफेद बाघ प्रकट हुआ और वह पहाड़ से उतरते हुए बाघ की तरह जियान फैंग पर झपटा और उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी उसे बच नहीं पाई। जो व्यक्ति नगर के स्वामी की पुत्री के पास रक्षक के रूप में सेवा कर सकता है, वह एक साधारण साधक कैसे हो सकता है? बहुत धीमा जियान फैंग ने अपना सिर हिलाया, लापरवाही से अपनी मुट्ठी पकड़ी और फिर उसे जोर से हिलाया। एक तरफ हटो, टकराना। गार्ड दूसरी मंजिल से उड़कर कई मिनटों से गुजरा। उसे नहीं पता था कि वह कहां उतरा। इस तरह की हरकत से तुरंत ही हलचल मच गई। आप, जैसे ही दूसरा गार्ड कार्रवाई करने वाला था, उसे भी जियान फैंग ने बाहर निकाल दिया। परिवर्तन चरण में दो भिक्षुओं द्वारा लापरवाही से किए गए युद्ध के बाद इस जिनिक्स मंडप को नहीं बचाया जाना चाहिए था। कौन जानता था कि हम जियान फैंग जैसे संकी का सामना करेंगे? वे अपनी विशेष चालें चलने से पहले ही जियान फैंग से पराजित हो गए। दोनों गार्डों को संभालने के बाद जियान फैंग अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए शुमाई की ओर बढ़ता रहा। वह इस लड़की से कीमत वसूलना चाहता था। तुम यहाँ मत आना। जूनियर बस भाग जाना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल उसे लगा जैसे दुनिया घूम रही है और फिर वह बहुत ही अनाकर्षक मुद्रा में जियान फैंग की गोद में लेट गई। पाह, जियान फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके नितंबों पर थप्पड़ मारा। ये तीखी आवाज पूरे जिनिक्स मंडप में फैल गई और यह जूनियर के चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह था। जूमाय दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे पीटने की हिम्मत करेगा। एक पल में ही शिकायत, शर्म, गुस्सा और नफरत सब उसके दिल में उमड़ पड़े। बचपन से लेकर अब तक उसे इस तरह की शिकायत कभी नहीं झेलनी पड़ी थी और वह चाहती थी कि वह इस आदमी को राख में मिला दे। आसपास के लोग भी दंग रह गए। ये निर्दयी व्यक्ति कौन है जिसने जूमाय को थप्पड़ मारने की हिम्मत की? इस समय जूनियर ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और शर्म और गुस्से के लहजे में कहा, जियांग शियाओफेंग, मैं वादा करता हूं आप बुरी तरह मरेंगे। हालांकि जैसे ही उसने अपनी धमकी भरी बात खत्म की, थप्पड़ों की झड़ी लग गई। मुझे आपके पिता की जगह लेने दीजिए और आपको उचित अनुशासन प्रदान कीजिए। पापा, पापा, बेशक जियांग फैंग उसे लाड़ प्यार नहीं करेगा। उसके हाथों की ताकत बिल्कुल भी कम नहीं थी और उसने ताकत भी बढ़ा दी। उसकी नजर में ऐसी जवान औरत जैसी गुस्सैल लड़की को पीटना चाहिए। जूनियर को जियांग फैंग ने कैद कर लिया था और वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। अरे कच्चा https://www.692.com/txt/10051587158/1303581 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 200 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #151 यह मालिक की तरह खुशबू आ रही है। 30% #202 अध्याय 202 मैं इस शिकायत को याद रखूंगा। बाह बंग बंग। जियांग फैंग की लगातार पिटाई के कारण जूनियर, जो आमतौर पर घमंडी थी, ने अपने लाल होठों को कसकर काट लिया और एक युवा महिला की तरह दिखने लगी।
इस समय उसके गाल पहले से ही लाल हो चुके थे और उसका चेहरा नशे की तरह लाल हो गया था। हालांकि जियान फैंग के सामने जूनियर अभी भी दया की भीख मांगने के लिए तैयार नहीं था और यहाँ तक कि थोड़ा सुनना महसूस करना भी उसे अच्छा लगा। अच्छा लड़का, जियान फैंग ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। ये छोटी लड़की इतना आनंद क्यों ले रही थी? मुझे उम्मीद है कि आपकी याददाश्त अच्छी होगी। यह महसूस करते हुए कि जूनियर का शरीर गर्म होता जा रहा था, जियान फैंग ने एक बदमाश की तरह व्यवहार करते हुए उसके हाथ को गर्म आलू की तरह छोड़ दिया। जूनियर ने अपना सहारा खो दिया और अपने कमजोर पैरों के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। आंसू भरी आंखों से जियान फैंग को घूर रही थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन उसके दिल में जियान फैंग के लिए नफरत पहले जितनी गहरी नहीं थी। इस महिला ने इस दुर्भावना पर ध्यान दिया है। जियान फैंग की नजरें जूनियर की लंबी टांगों से उठकर उसके चिकने पेट, गहरी खायों से होते हुए अंत में उसके चेहरे पर पड़ी, जो शर्म और गुस्से से भरा हुआ था। मिस मियर, यदि आप बदला लेना चाहती हैं तो मैं, जियान शियाओफेंग, किसी भी समय आपके साथ रहूंगा। उन्होंने तुरंत विषय बदल दिया और कहा, हालांकि यदि आप असफल होते हैं तो आपको परिणामों पर विचार करना होगा। इतना कहने के बाद जियान फैंग ने अपना सिर घुमाया। वह भयभीत झाओ फुगुई के पास गया, उसके सामने बक्से से लाल सोने की परी कट ली और उसे लुओनिंग ए की ओर फेंक दिया। इसे ले लो, एक कमरा ढूंढो और इसे पहन लो। जियान शियाओफेंग, क्यों ना हम पहले यहाँ से चले जाएं? लुओनिंग रकास कट पहनने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वह जियान फैंग को यहाँ से दूर ले जाना चाहती थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि जिनिक्स यू मंडप सिटी लॉर्ड की हवेली के पास है। अगर कहा जाए तो जाओ, इतनी बकवास मत करो, जियान फैंग ने अधीरता से कहा। जियान शियाओफेंग, तुम, लुओनिंग को जियान फैंग के बारे में पहले से ही अच्छी धारणा थी, लेकिन अचानक वह अपनी मूल बात पर वापस आ गई। उसने गुस्से से अपने पैर पटके ठंडी सांस ली और कपड़े बदलने चली गई। जियान फैंग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह जानता था कि वह यहाँ से नहीं जा सकता। यदि कोई ऊंचाई से जिनिक्स यू मंडप को देखता है तो वह पाएगा कि यह 3 मंजिला अटारी दर्जनों भिक्षुओं से घिरी हुई है जो कि चरण और उससे ऊपर हैं। ये सभी नगर स्वामी के भवन से आए भिक्षु हैं। जियान फैंग की चेतना ने पहले ही इन लोगों के अस्तित्व को महसूस कर लिया था और शांति से कहा, जब शहर का स्वामी यहाँ है तो उसने अब तक अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया है? हाँ, अच्छा लड़का, ऐसा लगता है कि तुम्हारी ताकत साधारण नहीं है। एक मजबूत और शक्तिशाली आवाज आई और फिर अमीर कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी लड़ाई में खुले छेद से अंदर चला आया। उसका चेहरा चीनी चरित्र जैसा था और त्वचा काली थी, लेकिन उसकी आंखें तेज तलवार की तरह जियान फैंग को घूर रही थी। महामहिम, आपने मेरी बेटी जू को परेशान किया और ब्लैक रॉक सिटी में भी खूब हंगामा किया। क्या आप आज भी ब्लैक रॉक सिटी छोड़ना चाहते हैं? जू तियानबा धमकी दे रहा था, लेकिन वास्तव में वह जियान फैंग के आत्मविश्वास का परीक्षण कर रहा था। ये देखकर कि उसके पिता का कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं था, जूनियर शांत नहीं बैठ सकी और उसने विनम्रतापूर्वक कहा, पिताजी, ये बदमाश आपकी बेटी को इस तरह से परेशान करता है, आपको अपनी बेटी के लिए निर्णय लेना होगा। चुप रहो। जू तियानबा ने जूमाए को घूरकर देखा। बेशक वह जानता था कि उसकी बेटी का स्वभाव कैसा है। सबसे ज्यादा संभावना ये थी कि जूनियर का स्वभाव सबसे बड़ी महिला के साथ खेलने का था, जिसने उसके सामने सामान्य पृष्ठभूमि वाले युवक को नाराज कर दिया। सिटी मास्टर जू, जियान शियाओफेंग, मुझे आपकी बेटी के साथ कुछ गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी? मुझे नहीं लगता कि यह कोई गलतफहमी है। जियान फैंग के शांत और स्थिर रूप को देखकर जू तियानबा को और भी यकीन हो गया कि जियान फैंग की उत्पत्ति सरल नहीं थी, क्योंकि वह जियान फैंग की साधना को नहीं देख सकता था। तो फिर नगर स्वामी जू क्या चाहता है? जियान फैंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह वाक्य रियायत देने के बराबर था। जब माहौल तनावपूर्ण था तो जू तियानबा ने अचानक कुछ चौंकाने वाली बात कही, चूंकि तुमने मेरी बेटी को पीटा है तो यहीं रहो और मेरे दामाद बन जाओ। जियान फैंग, जूमाए, दरअसल जू तियानबा बहुत पहले ही यहाँ आ चुके थे। जब उसने जियान फैंग को जूनियर को पीटते देखा तो उसके फेफड़े फटने वाले थे। हालांकि उसने फिर भी अपनी इच्छा को दबा लिया और देखने के लिए अंधेरे में छिप गया। यदि आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो आपके सामने खड़ा ये युवक जूनियर का गुस्सा शांत करने में सक्षम हो सकता है। इसके अलावा दिव्य परिवर्तन अवस्था में 2 रक्षक उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। वे उसके दामाद के लिए बस बेहतरीन उम्मीदवार हैं। वे दुर्लभ और विरल हैं। एकमात्र बात जिसका ध्यान रखना आवश्यक है वह है जियान फैंग की आयु और मूल। पिताजी, आप क्या बात कर रहे हैं? जूनियर ने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता उसे इतनी आसानी से धोखा देंगे और दूसरा पक्ष एक ऐसा आदमी था जिससे वह कुछ समय पहले ही मिली थी। मूर्ख लड़की, तुम क्या जानती हो? तुम्हारे गुस्से के कारण, जिसका मतलब है चिल्लाना और मारना, कोई भी आदमी तुमसे शादी नहीं करेगा। जू तियानबा ने असहमति के बाद सीधे तौर पर अपने दिल की बात कह दी, जिसने निसंदेह पहले से ही सामाजिक रूप से मृत जूनियर को और भी अधिक सामाजिक रूप से मृत बना दिया। उसे संदेह होने लगा कि क्या वह उसकी जैविक संतान है। लेकिन मैं अभी तक उससे परिचित नहीं हूँ। जूनियर की आवाज अचानक नर्म हो गई, उसके गाल और भी लाल हो गए, उसकी सुंदरता थोड़ी भ्रमित हो गई और वह भावुक हो गई। नहीं, इसकी व्यवस्था हो गई है। जियान फैंग की आंखों के कोने हल्के से फड़कने लगे। उसने पहले ही साधारण होने का दिखावा कर लिया था, लेकिन फिर भी वह अपनी किस्मत से बच नहीं सका। क्या यह इतना अपमानजनक है? जब जू तियानबा ने देखा कि कुछ चल रहा है तो उसने तुरंत अपने ससुर का दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर दिया। साथी ताओवादी जियान, मुझे आश्चर्य है कि आपकी उम्र कितनी है। आपके संप्रदाय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। क्या आपके कोई ताओवादी साथी हैं? जियान फैंग के सवाल से अवाक रह गया। हालांकि जूमी एक महान सौंदर्य है, वह एक आकस्मिक व्यक्ति नहीं है। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, एक ठंडी आवाज आई। भगवान जू, आपने मेरे लोगों को छूने की हिम्मत की, आप वास्तव में बहादुर हैं। एक मोटी, शुद्ध और अलौकिक सुंदरी तलवार पर उड़ती हुई आई। सुनहरे जालीदार स्कर्ट के नीचे बर्फ सी सफेद नंगी टांगों की एक जोड़ी शान से खड़ी थी और आसमान से नीचे गिर रही थी। जो व्यक्ति आया था वह गुमिंग्यान था, जो इन कोई संप्रदाय का नेता था। मास्टर गो, आप यहाँ क्यों आए हैं? जू तियानबा मुस्कुराया और ध्यान से उसे प्रणाम किया। आपको पता होना चाहिए कि यह क्लेश काल में एक वास्तविक साधक है और पूरे महान जिया राजवंश में ऐसे बहुत कम हैं। कौन जानता था कि गुमिंग्यान ने उसकी ओर देखा भी नहीं और सीधे जियान फैंग के पास चली गई। चचेरे भाई, क्या तुम ठीक हो? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। जियान फैंग ने धीरे से जवाब दिया और साथ ही उसे अपने दिल में थोड़ा अफसोस भी हुआ। इस दृश्य ने जू तियानबा को अचंभित कर दिया। उसने गुमिंग्यान के चचेरे भाई को नाराज कर दिया था और यहाँ तक कि उसे अपना दामाद बनाना चाहता था। यह हास्यास्पद था। मास्टर गो, मुझे नहीं पता था कि वह आपका चचेरा भाई है। फिर भी इसे जाने देना असंभव है। गुमिंग्यान का स्वर ठंडा था और वह स्पष्ट रूप से बहुत गुस्से में थी। अगर वह बाद में आती तो क्या भाई जियान फैंग जूमी से शादी करने के लिए सहमत होते? वह अच्छी तरह जानती थी कि जियान फैंग बहुत कामुक था। जू तियानबा को स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि गुमिंग्यान क्या सोच रही थी और उसने अपनी गलती सुधारने की बहुत कोशिश की। एक पल सोचने के बाद उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मास्टर गो, मेरी माफी को व्यक्त करने के लिए ब्लैकस्टोन सिटी 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन मुफ्त में दान करने को तैयार है। कच्चा https://www.shenosu.com/txt/10517581303071115। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 A million in return, my senior brother so generous. Chapter 201 WTR LAB WTR Lab. बदले में 1 मिलियन, मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #151, यह मालिक की तरह खुशबू आ रही है। 30% #203 अध्याय 203 लोनिंगर की चिंताएं। 5 मिलियन आत्मा पत्थर। ये निश्चित रूप से एक छोटी राशि नहीं है। ये ब्लैकस्टोन सिटी के आधे साल के कर राजस्व के बराबर है। जियान फैंग के विचार में उनसे माफी मांगना कोई छोटी राशि नहीं है। हालांकि ये नंबर सुनने के बाद गुमिंग्यान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। नगरपालक जू, क्या ये सब आपकी ईमानदारी है? ब्लैकस्टोन सिटी के समर्थकों में से एक के रूप में गुमिंग्यान ब्लैकस्टोन सिटी के कर राजस्व के बारे में बहुत स्पष्ट हैं। अब चूंकि संप्रदाय में पैसा नहीं है, इसलिए उसे इसे अच्छी तरह से निचोड़ना होगा। जू तियानबा ने जब ये सुना तो उसे पसीना आ गया और अवचेतन रूप से उसे लगा कि उसने बहुत कम बताया था। तो फिर आपको क्या लगता है कि कितने आत्मा पत्थर अधिक ईमानदार हैं? संप्रदाय भगवान गो। 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन। गुमिंग्यान ने सीधे अपना मुंह खोला। 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन पहले से ही ब्लैकस्टोन सिटी के 1 साल के कर राजस्व हैं।
ये निश्चित रूप से जू तियानबा के लिए एक बड़ा झटका है। जू तियानबा ने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। बेशक वह भी जानता था कि कल यिंग गुई संप्रदाय के साथ क्या हुआ था। जब उसे पैसों की सख्त जरूरत थी तब वह बंदूक से टकरा गया था। हाँ, 10 मिलियन तो 10 मिलियन ही होते हैं। जब तक संप्रदाय गुरु को खुश है, मैं हमेशा आपके कबीले के साथ रहने की उम्मीद करता हूँ। इस मध्यम आयु वर्ग के मजबूत आदमी की अभिव्यक्ति विशेष रूप से विकृत थी। यदि यह पूर्ण शक्ति दमन के लिए नहीं होता तो वह कभी भी 10 मिलियन आत्मा पत्थरों को नहीं निकाल पाता। उसके बाद जू तियानबा ने दर्द सहन किया और गू मिंगयांग को एक अंतरिक्ष अंगूठी सौंप दी। गू मिंगयांग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और अंगूठी सीधे जियान फैंग को सौंप दी। अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं और कहा, चचेरे भाई, जांच ले कि क्या नंबर सही है। जब जू तियानबा ने यह दृश्य देखा तो वह अपनी बेटी को सीधे वहां से ले गया। शायद वे फिर कभी नहीं मिलेंगे। गू मिंगयांग के आग्रह पर जियान फैंग ने अंतरिक्ष रिंग में आत्मा पत्थरों की जांच की। यह एक सफेद टुकड़ा था और यह गिनना असंभव था कि इसमें कितने स्पिरिट स्टोन थे, लेकिन इनकी संख्या 10 मिलियन होनी चाहिए। यांत्र, इसमें 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन होने चाहिए। संख्या सही है। अच्छी बात है। गू मिंगयांग ने अपने खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान दिखाई और फिर उसकी नजर उसके बगल में जियाओयंग पर पड़ी और उसने पाया कि उसने नए कपड़े पहन लिए थे। उसने थोड़ी ईर्ष्या के साथ कहा, भाई जियान फैंग, आपने मेरे लिए अभी तक कपड़े नहीं खरीदे हैं। जियान फैंग चिंतित था। अगर लुओनिंग ए अब बाहर आ गई तो गू मिंगयांग क्या सोचेगी? क्या वह पिछली बार की तरह बीमार लड़की बन जाएगी? यान ए, यहाँ के कपड़े तुम्हें सूट नहीं करते। एक दिन मैं तुम्हारे लिए सबसे सुंदर कपड़े डिजाइन करने वाला एक मास्टर ढूंढूंगा। हे, मैं जानता हूँ भाई, जियान फैंग सर्वश्रेष्ठ हैं। गू मिंगयांग ने एक प्यार में पड़ी लड़की की तरह अपना सिर जियान फैंग की बाहों में दबा लिया, जैसे कि वह उसे जीवन भर नहीं जाने देना चाहती थी। उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान थी। इस समय लुओनिंग र वापस आ गया। मास्टर, मास्टर। एक हैरान आवाज सुनाई दी। ये लुओनिंग र थी जो कपड़े बदलकर वापस आई थी। इस समय लुओनिंग र ने एक भव्य लाल सोने की परी पोशाक पहन रखी थी, जिसका हर हिस्सा कल्पना से भरा था, जैसे कि एक परी सांसारिक आतिशबाजी खाने के बजाय धरती पर उतर रही हो। हालांकि इस समय लड़की की स्पष्ट आंखें थोड़ी अविश्वसनीय थी। उसने वास्तव में जियान फैंग और मास्टर को एक साथ देखा। लुओनिंग ए को लगा कि उसके तीनों विचार टूटने वाले हैं। उनके यिंग गुई संप्रदाय के नेता और अब प्यार में पड़ी लड़की के बीच क्या अंतर है? भाई जियान फैंग, क्या आप बता सकते हैं कि क्या हो रहा है? गू मिंगयांग ने लुओनिंग र पर लाल सोने की परी पोशाक देखी और तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है। उसने जियान फैंग की कमर पर एक सफेद छोटा हाथ रखा और उसे हिंसक रूप से घुमाया। हिस्टिल्डा, जियान फैंग को लगा कि उसकी कमर पर जो मांस है वह उसका नहीं है। उसने सोचा कि गू मिंगयांग ईर्ष्या कर रही होगी। अगर उसने उसे ठीक से नहीं समझाया तो परेशानी होगी। यांत्र, ये वही है जो हुआ। थोड़ी देर बाद जियान फैंग ने अपने और लुओनिंग ए के बारे में सच्चाई बता दी। जब गू मिंगयांग को पता चला कि जियान फैंग सिर्फ लुओनिंग ए को धन्यवाद देना चाहता था तो उसके चेहरे पर अचानक नरमी आ गई। तो यह मामला है, मैंने भाई जियान फैंग को गलत तरीके से दोषी ठहराया। गू मिंगयांग ने लुओनिंग र की नजर को अनदेखा कर दिया। वह धीरे से आगे बढ़ी और जियान फैंग के चेहरे को हल्के से चूमा, जैसे कोई ड्रैगनफ्लाई पानी को छू रही हो। ऐसा करने का उद्देश्य संप्रभुता की घोषणा करने जैसा है। क्या मैं यहाँ गलत समय पर हूँ? गू मिंगयांग और जियान फैंग को अंतरंग होते देख लुओनिंग र को हमेशा ऐसा लगता था कि वह मौत के किनारे पर आगे पीछे कूद रही है। उसे डर था कि गू मिंगयांग उसके और जियान फैंग के बीच के रिश्ते को गलत समझ लेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वैसे भी प्रेमी हैं। जियान फैंग ने उसे सांत्वना दी। जियान फैंग को ये कहते हुए सुनकर कि वे प्रेमी हैं, गू मिंगयांग स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुई। उसे लगा जैसे उसने अपने दिल में शहद खा लिया हो और वह केवल जियान फैंग को ही देख पा रही थी। वैसे जिनेक्सी मंडप का मालिक कहाँ है? जियान फैंग ने 100,000 स्पिरिट स्टोन देने का वादा किया था, लेकिन वह अपना वादा नहीं तोड़ेगा। वह शियाओयिंग के कपड़ों के लिए पैसे भी चुकाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक कांपता हुआ व्यक्ति कोने से बाहर आया। सर, आपको मुझे ये आत्मा पत्थर देने की जरूरत नहीं है। झाओ फुगुई ने देखा कि गू मिंगयांग प्रकट हुआ था। ये यिंग गुई संप्रदाय का नेता था। स्वाभाविक रूप से उसने जियान फैंग के आत्मा पत्थरों को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा क्या वह अभी भी व्यवसाय कर रहा होता? नमस्ते, क्या ऐसी कोई अच्छी चीज है? जियान फैंग भी काफी हैरान था, लेकिन गू मिंगयांग को अपने बगल में देखकर आखिरकार उसे समझ आ गया। इतने सारे आध्यात्मिक पत्थरों को बचाना अच्छी बात थी, लेकिन जिनेक्सी मंडप के मालिक के लिए कठिन था और वह नहीं जानता था कि उसने कितने आध्यात्मिक पत्थर को दिए। तो फिर चलें। झाओ फुगुई ने आंखों में आंसू भरकर जियान फैंग को देखा और कामना की कि जियान फैंग, जो कि दुष्ट सितारा है, जल्दी से यहाँ से चला जाए। चल दर, जियान फैंग ने दोनों महिलाओं से कहा। चूंकि ब्लैकस्टोन सिटी में उड़ने वाली नावों का आना जाना प्रतिबंधित है, इसलिए उनमें से कुछ लोग पैदल ही वापस आ सकते थे। हालांकि गू मिंगयांग को अपने दूसरे कामों में व्यस्त होना पड़ा और वह अकेली ही चली गई। जाने से पहले उसने अनिच्छा से जियान फैंग को अलविदा कहा। भाई जियान फैंग, जल्दी वापस आना याद रखना। गू मिंगयांग के चले जाने के बाद जियान फैंग और लुओनिंग र सड़क पर चले गए। जियाओयिंग को जियान फैंग द्वारा छोटी दुनिया में ले जाया गया ताकि वे दोनों एक जोड़े की तरह दिखें, लेकिन लुओनिंग ए ने जानबूझकर जियान फैंग से दूरी बनाए रखी। आसपास के लोगों की अधिकतर नजरें लुओनिंग ए पर टिकी थी। वह बहुत ही सुंदर है। लाल सोने की बहती परी पोशाक पहने हुए उसकी उपस्थिति एक से अधिक स्तर से बेहतर हो गई है। वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो एक पेंटिंग से बाहर निकल गया है और हर हिस्से में पूर्णता शब्द की व्याख्या की गई है। इसकी तुलना में छद्मवेशधारी जियान फैंग उसके सामने निरर्थक लग रहा था। मिस निंग ए, क्या मैं कुछ समय के लिए आपके साथ ब्लैक रॉक सिटी चलूं? जियान फैंग को पता चल गया था कि लुओनिंग ए के दिमाग में कुछ चल रहा था। लुओनिंग र ने अपने लाल होठों को काटते हुए कहा, लेकिन जियान शियाओफेंग, आपके और संप्रदाय के नेता के बीच। वह सिर्फ यिंग कठपुतली संप्रदाय की एक शिष्या है, लेकिन जियान फैंग और संप्रदाय गुरु प्रेमी है और उसे इस जटिल भवन में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहिए। चलो आज का दिन सिर्फ तुम्हारे लिए ही मान लेते हैं। जियान फैंग ने हंसते हुए कहा। इसके बाद वे दोनों खरीदारी करने लगे और ब्लैक रॉक सिटी में घूमने लगे। अगर लुओनिंग र कुछ खरीदना चाहती थी तो जियान फैंग उसके लिए पैसे चुकाता था। ये सच्चे प्रेमियों जैसा है। शाम को लुओनिंग ए को वापस जाना चाहिए, भले ही वह जाने के लिए बहुत अनिच्छुक हो। सिर्फ इसलिए कि जियान फैंग उसके लिए खड़ा हुआ, जियान फैंग के प्रति उसकी अनुकूल धारणा 40 तक बढ़ गई और वह एक बहुत अच्छा दोस्त माना जाने लगा। धन्यवाद जियान शियाओफेंग। लुओनिंग र ने मुस्कुराकर उसे धन्यवाद दिया। उसके मासूम चेहरे पर हल्का सा गड्ढा बन गया। यह उसका अपने भाई के अलावा किसी और के साथ पहली बार शॉपिंग करने का मौका था। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। फिर उन्होंने आगे कहा, पहले आप वापस जाइए, मैं ब्लैक रॉक सिटी में घूमूंगा, शायद मैं किसी पुराने दोस्त से मिल सकूं। अच्छा, कच्चा https://www.696.com/txt/10051758/130315711 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yojakchinlab.com V1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 202 WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #151 यह मालिक की तरह खुशबू आ रही है। 30% #204 अध्याय 204 यह वास्तव में सुंदर है। लुओनिंग ए के चले जाने के बाद जियान फैंग सीधे वेश्यालय की ओर चल पड़ा। वह वेश्यालय जैसी जगह पर इसलिए गया क्योंकि उसने लुओनिंग ए के साथ खरीदारी करते समय कुछ समाचार सुने थे। कहा जाता है कि ब्लैक रॉक सिटी के एकमात्र वेश्यालय में एक परी जैसी दिखने वाली वेश्या आती थी। जियान फैंग बस ये देखना चाहता था कि ओरांग कैसा दिखता है। उसके मन में बिल्कुल भी अस्वस्थ विचार नहीं थे। उसके लिए अपनी छोटी बहनों का होना ही काफी था। इस समय अंधेरा हो चुका था, लेकिन सड़कों पर काफी चहल पहल थी। सड़कें पैदल चलने वालों और विक्रेताओं से भरी हुई थी और सड़क के किनारे अटारी पर रोशनी लगी हुई थी। पूरा ब्लैक रॉक शहर जीवंत लग रहा था। एक के बाद एक जयकारे लग रहे थे और यह एक समृद्ध युग का दृश्य था। साथ ही ताओवादी, अगर मेरा अनुमान सही है तो आप भी वांशियान तोवर गए थे, है ना?
जब जियांग फैंग सड़क पर चल रहा था तो सफेद कपड़े पहने जेड जैसे चेहरे वाले और हाथ में एक पंखा पकड़े एक आदमी ने मुस्कुराते हुए जियांग फैंग का अभिवादन किया। उनके साधना स्तर पर एक नजर डालने से पता चलता है कि वास्तव में उनके पास रसायन विज्ञान निर्माण के तीसरे स्तर का क्षेत्र है। हाँ, मैं वानजियांग टॉवर जाने वाला हूँ। जियांग फैंग ने इनकार नहीं किया। वैसे भी इस सभ्य दिखने वाले आदमी का कोई बुरा इरादा नहीं था। ओयांग वेन, क्या तुम्हें अपने दोस्त के नाम की वजह नहीं पता? जियांग शियाओफेंग, ये साथी दाओवादी जियांग निकला। चूंकि हम सभी वानजियांग टॉवर जा रहे हैं तो आप मेरे साथ एक साथी के रूप में क्यों नहीं आते? जियांग फैंग अवचेतन रूप से मना करना चाहता था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी भले ही इस आदमी के पास कोई साजिश हो, लेकिन यह उसके लिए कोई मतलब नहीं था। कर सकना। तुरंत ही वे दोनों साथ साथ चल पड़े। रास्ते में ओयांग वेन नाम के इस युवक ने जियांग फैंग के सामने बातचीत की और जियांग फैंग को अपनी उत्पत्ति के बारे में सब कुछ बताया। वह एक बातूनी आदमी था। ये पता चला कि यह आदमी शियाओ पहले से आया था और उसे दाओटियांग गुप्त क्षेत्र में जगह नहीं मिली थी। यह मेरे लिए वरदान ही था कि मैं बच गया। तुम्हें पता है, पिछले दाओटियांग गुप्त क्षेत्र में जियाओ पहले सबसे ज्यादा हताहतों वाला संप्रदाय था। दर्जनों शिष्यों में से केवल 8 की मृत्यु हुई, जिसे एक गंभीर चोट माना जाता था। साथ ही ताओवादी जियांग, ऐसा कहा जाता है कि इस बार ओरान संभवतः हेहुआन संप्रदाय की संत है और वह अपने शरीर के बजाय अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह संत परी जैसी दिखती है। अगर हम एक बार उनसे मिल पाएं तो हम भाग्यशाली माने जाएंगे। ओयांग बेन का चेहरा उत्सुकता से भरा हुआ था और वह स्पष्ट रूप से उस संत को देखना चाहता था जिनसे वह पहले कभी नहीं मिला था। वह सचमुच सुंदर है, जियांग फैंग ने सरलता से उत्तर दिया। मुझे ये भी पता था कि इस संत ने किस रंग का अंडरवियर पहना हुआ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मुझे उसे फिर से देखने का मौका मिलेगा। बिना थोड़ा सोचे समझे यह असंभव होगा। दोनों पूरे रास्ते बातें करते रहे और जल्द ही वानजियांग टॉवर पर पहुंच गए। इस समय मुझे नहीं पता कि वानशियांग टॉवर के बाहर कितने लोग इकट्ठे हुए थे। वे सभी भिक्षु थे जो अपनी प्रतिष्ठा के कारण यहाँ आए थे। दान संरचना के स्तर से नीचे के भिक्षु वानशियांग टॉवर में प्रवेश करने के योग्य भी नहीं थे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस जगह में प्रवेश करने के लिए तुम्हें अपनी कीमियागिरी का स्तर बढ़ाना होगा। मेरे पास बहुत पैसा है। ये सही है, मैंने कभी नहीं सुना कि वेश्यालयों में अमृत स्तर पर साधना की आवश्यकता होती है। मैं बस जुबान जुबान से मिलना चाहता हूँ, कृपया मुझे अंदर आने दो। मैं किसी भी संख्या में आध्यात्मिक पत्थर देने को तैयार हूँ। मैं अपनी सारी संपत्ति दे सकता हूँ। वानशियांग टॉवर के बाहर कई लोगों को वापस भेज दिया गया और उन्होंने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कोलाहलयुक्त एक बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपना दबाव छोड़ दिया और अमृत निर्माण चरण से नीचे के सभी भिक्षु हिलने में असमर्थ हो गए। ये वास्तव में डोंगत्सु चरण में एक भिक्षु है। बूढ़े आदमी ने व्यंग्य करते हुए कहा, वे तो बस चींटियों का एक झुंड है, उनके पास तो दान का क्षेत्र भी नहीं है और वे हमारे हेहुआन संप्रदाय के संत को देखना चाहते हैं। ये तो बस एक मूर्ख का सपना है। डोंगत्सु मंच पर भिक्षुओं के नियंत्रण में अब कोई भी गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करता। सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है। अंत में जियांग फैंग और ओयांग वेन की बारी थी अपनी साधना को परखने की। उन्होंने अपनी सच्ची साधना को परखने के लिए जेड के एक टुकड़े पर हाथ रखा। आप डैन फॉर्मेशन के तीसरे स्वर्ग में जा सकते हैं। ओयांग वेन ने अपनी साधना का परीक्षण समाप्त करने के बाद सीधे वहां से नहीं निकला, बल्कि जहां जियांग फैंग था वहीं उसका इंतजार करने लगा। जियांग फैंग ने कुछ देर सोचा और अपनी साधना को छिपाने की जहमत नहीं उठाई। दिव्य परिवर्तन की 9 स्वर्गीय परतें, ये कैसे संभव है? जब परीक्षक ने जियांग फैंग की प्रकट साधना देखी तो वह मूर्खता से वहीं खड़ा रहा। उसने ये भी सोचा कि क्या परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया गया जेड टूटा हुआ था। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद उस आदमी को लगा कि जियांग फैंग शायद कोई पुराना राक्षस था। वरिष्ठ, आप अंदर जा सकते हैं। जियांग फैंग ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें वरिष्ठ कहा जाएगा। लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनकी पीढ़ी के लोगों के बीच उनकी साधना उच्चतम स्तर पर है और यहाँ तक कि कुछ महिला नायक और छोटी बहनें भी उनसे आगे नहीं निकल पाती हैं। साथ ही ताओवादी जियांग, नहीं वरिष्ठ जियांग, मुझे सचमुच नहीं पता था कि आपकी साधना का स्तर इतना ऊंचा है। जब ओयांग वेन को जियांग फैंग के साधना स्तर के बारे में पता चला तो वह अचानक भयभीत हो गया। उसने वास्तव में खुद को एक वरिष्ठ व्यक्ति का भाई बताया जो ईश्वर परिवर्तन चरण में था। आपको मुझे दाऊ जियांग कहना चाहिए, मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हूँ। जियांग फैंग थोड़ा अचंभित था। ठीक है सीनियर जियांग, चलो अंदर चलते हैं। जियांग फैंग, जब वे दोनों एक साथ वानशियांग बिल्डिंग में दाखिल हुए तो उन्होंने अप्रत्याशित रूप से पाया कि यह उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा चमकीला और ज्यादा विशाल था। ये बस विलासिता शब्द को चरम सीमा तक दर्शाता था। आप दोनों सज्जनों, दूसरी मंजिल पर अभी भी जगह है, कृपया यहाँ आ जाइए। दो खूबसूरत वेशभूषा वाली महिलाओं ने क्रमशः जियांग फैंग और ओयांग वेन की बाहें पकड़ ली और उन्हें वानशियांग बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर ले गईं। वे सभी अतिथि जो अंदर आ सकते हैं, वे डैन फॉर्मेशन चरण या उससे ऊपर पहुंच चुके हैं। ये सभी लड़कियां भिक्षुणी हैं और उनमें से अधिकांश हेहुआन संप्रदाय की बाहरी शिष्याएं हैं। प्रचलित तकनीक ड्रैगन ड्राइंग वाटर है। ओयांग वेन थोड़ा शर्मीला लग रहा था। वह शायद ऐसे मौकों पर बहुत कम आता था। वह यहाँ सिर्फ हेहुआन संप्रदाय की पवित्र युवती से मिलने आया था। दूसरी ओर जियांग फैंग ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और सीधे मुद्दे पर आ गए। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि ड्रैगन ड्रॉस वाटर का अभ्यास करने वाली महिला साधक जहां बड़ी होनी चाहिए वहां बड़ी थी और जहां छोटी होनी चाहिए वहां छोटी थी। हेहुआन संप्रदाय बस सुंदरियों के लिए एक बड़े पैमाने पर उत्पादन स्थल था। जियांग फैंग और ओयांग वेन दूसरी मंजिल पर आने के बाद उन्होंने बस बैठने के लिए जगह ढूंढी। महिला साधक तो सीधे जियांग फैंग की गोद में बैठ गई और जियांग फैंग को अपना टोफू खाने दिया, लेकिन जियांग फैंग को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसने बहुत सारी सुंदरताएं देखी थी। वरिष्ठ जियांग, क्या आपने मिस जुबान को पहले देखा है? जियांग फैंग को पानी में मछली की तरह देखकर ओयांग वेन वास्तव में ईर्ष्यालु था। जो लड़की अभी उसके साथ आई थी उसे पता चला कि वह एक मूर्ख है जो रोमांस को नहीं समझता, इसलिए वह सीधे चली गई। जियांग फैंग ने स्पष्ट रूप से कहा, मैंने न केवल उसे देखा है बल्कि मिस जुआन के साथ लगभग एक रात प्यार भी किया है। जैसे ही उसने ये कहा ओयांग वेन ने उसे अंगूठा दिखाया। वरिष्ठ जियांग, मैं आपके लिए एक गिलास टोस्ट करता हूं। हालांकि जियांग फैंग के शब्दों से कुछ लोगों में असंतोष पैदा हो गया। बेटा, तुम ही एकमात्र हो जो हंस का मांस खाना चाहता हो, यह मेरी इच्छा है। टकराना। दूसरी मेज पर एक मोटा आदमी अचानक आया और जियांग फैंग के सामने की मेज को तोड़ दिया ताकि जियांग फैंग को सबक सिखाया जा सके। ऐसा लगता है कि चाटुकार केवल वास्तविक दुनिया में ही नहीं है बल्कि इस दुनिया में भी है। कच्चा https://www.696.com/txt/105175873030712 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.8 A million in return my senior brother so generous chapter 203 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #151 यह मालिक की तरह खुशबू आ रही है। 30% #205 अध्याय 205 ल्यू जुआनिक्सवान से दोबारा मुलाकात। जियांग फैंग के सामने लोहे के टॉवर की तरह खड़ा आदमी जियांग जिया संप्रदाय का अनुयायी लग रहा था। हालांकि उसकी साधना केवल जिंदन के छठे स्तर पर थी, लेकिन उसके लिए जिंदन के 9वें स्तर के साधक से निपटना कोई समस्या नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने सार्वजनिक रूप से जियांग फैंग को भड़काने की हिम्मत की। दुर्भाग्यवश इस बार वह दीवार से टकरा गया। जियांग फैंग ने अपने हाथ में चाय का प्याला नीचे रखा और जियांग जिया संप्रदाय के साधक को ठंडे नजरों से देखा। मैं तुम्हें थोड़ी देर की मोहलत देता हूं, यहां से चले जाओ। जैसे ही यह कहा गया लगभग सभी ने सोचा कि जियांग फैंग पागल हो गया है। हालांकि उच्च साधना वाले कुछ साधकों के चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने पाया कि वे इस युवक की साधना को नहीं समझ पा रहे थे। लड़के, तुम मौत की तलाश में हो। लोहे के टॉवर वाला आदमी कार्रवाई करने ही वाला था, लेकिन उसने पाया कि उसके सामने खड़ा युवक एक प्राचीन जानवर में तब्दील हो गया था। उसके पूरे शरीर से दमन की तीव्र भावना निकल रही थी और उसने अपने शरीर को मजबूती से अपनी जगह पर जकड़ लिया था। मैंने तुम्हें एक मौका दिया है। जियांग फैंग ने बिना कोई शब्द बर्बाद किए उसे सीधे थप्पड़ मार दिया। उसकी हथेली हवा में एक बड़े हाथ के निशान में बदल गई और उसने अपने सामने खड़े बड़े आदमी को दूसरी मंजिल से पहली मंजिल पर पटक दिया और फर्श पर एक बड़ा हाथ का निशान उभराया।
धमाका, भारी आवाज से पूरी वांशियांग बिल्डिंग शांत हो गई और हर कोई दूसरी मंजिल और उस शर्मिंदा आकृति को देखने लगा जो अभी गिरी थी। जियांग गजिया संप्रदाय के इस शिष्य की सारी हड्डियां टूट गई थी और उसके पास केवल जीवन की एक सांस बची थी। बहुत भयानक, इस आदमी की ताकत क्या है? ऐसा लगता है कि जियांग गजिया संप्रदाय का लड़का बच नहीं पाएगा। ये युवक उतना सरल नहीं है जितना ऊपर से दिखता है। इतने उच्च स्तर की साधना के साथ ये कहना कुछ हद तक विश्वसनीय लगता है कि उसने मिस जुबान के साथ लगभग एक रात प्रेम किया था। दूसरी मंजिल पर मौजूद मेहमानों ने पूरी प्रक्रिया देखी और जियांग फैंग की उच्च स्तरीय साधना देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जहां तक मरते हुए जियांग गजिया संप्रदाय के शिष्य की बात है तो किसी को उसकी कोई परवाह नहीं थी और वहां उपस्थित अन्य जियांग गजिया संप्रदाय के शिष्यों ने भी इस समय आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। वे आवेगशील हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे मूर्खतापूर्ण तरीके से किसी मजबूत आदमी को उकसाएंगे। क्या चल रहा है? इतने बड़े हंगामे के बीच वानजियान टॉवर के प्रभारी कुछ लोग स्वाभाविक रूप से शांत नहीं बैठ सके। सबसे पहले एक वृद्ध महिला दूसरी मंजिल पर प्रकट हुई और उसकी साधना आध्यात्मिकरण चरण के छठे स्तर पर थी। ये जानने के बाद कि हंगामे का स्रोत जियांग फैंग था, उसने बिल्कुल भी कारण नहीं पूछा और सबसे पहले जियांग फैंग को दबाने के लिए अपना हाथ उठाया जो बेहद दबंग था। आप वानजियान टॉवर, क्या आप इतने अंधाधुंध हैं? जियांग फैंग निश्चित रूप से आत्मसमर्पण नहीं करेगा और उसने उस दबंग बूढ़ी महिला को सीधे थप्पड़ मारा जिससे वह बिना किसी प्रतिरोध के उड़ गई। इस तरह की हरकत से आसपास के दर्शक डर गए। जब तक आपको वानशियान टॉवर की एक निश्चित समझ है तब तक आपको पता चल जाएगा कि इसके पीछे का समर्थक हेहुआन संप्रदाय है और जिस बूढ़ी महिला ने अभी कार्रवाई की है वह हेहुआन संप्रदाय की एक बुजुर्ग है। अरे यह आदमी तो बहुत निर्दयी है, उसने हेहुआन संप्रदाय के बुजुर्गों पर हमला करने का साहस किया। क्या ये हेहुआन संप्रदाय के चेहरे पर एक तमाचा नहीं है? हाँ, जो लोग वानशियान टॉवर में इतना दुस्साहस करने की हिम्मत करते हैं उन्हें या तो हेहुआन संप्रदाय द्वारा पकड़ लिया जाएगा और मार डाला जाएगा या उनकी साधना समाप्त कर दी जाएगी और वे अपंग हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि यह भाई कौन बनेगा। वे किसान जो मजा देखना पसंद करते हैं और परेशानी की परवाह नहीं करते, वे सभी ठंडे दिमाग से देख रहे थे। अभी क्या हुआ ये बताने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। वे सभी जियांग फैंग को खुद को मूर्ख बनाते हुए देखना चाहते थे। इस समय वानजियान टॉवर से कई मजबूत लोग फिर से आए। गुफा क्षेत्र का वह बूढ़ा व्यक्ति जो अभी दरवाजे पर था वह भी उस स्थान पर आया जहां दुर्घटना हुई थी। घटनास्थल पर एक नजर डालने से ही उसे मोटे तौर पर पता चल गया कि क्या हुआ था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। मेरे दोस्त, मैं वानजियान टॉवर की ओर से आपसे माफी मांगता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप शांत हो जाएंगे। जमीन पर पड़ी और पिटी हुई बूढ़ी औरत तुरंत संतुष्ट हो गई। इतने सारे लोगों के सामने उसका अपमान हुआ था इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जियांग फैंग को जाने नहीं देना चाहती थी। बूढ़े लियू, इस आदमी ने मुझे थप्पड़ मारा, चुप रहो। बूढ़े आदमी ने गुस्से से चिल्लाकर बूढ़ी औरत को डरा दिया। बूढ़े व्यक्ति का नाम लियू यानफेंग है। वह हेहुआन संप्रदाय का साधक नहीं है बल्कि हेहुआन संप्रदाय द्वारा स्थिति को शांत करने के लिए आमंत्रित किया गया एक आकस्मिक साधक है। पिछले परीक्षण के दौरान उन्होंने जियांग फैंग की पहचान का स्पष्ट अनुमान लगाया था। उन्होंने दिन में जिनिक्स मंडप में जो कुछ हुआ उसके बारे में थोड़ा बहुत सुना। उसके सामने खड़ा युवक जो हानिरहित लग रहा था संभवतः भूमिज्ञान से संबंधित कोई बड़ा व्यक्ति था और निश्चित रूप से वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह अपमानित कर सके। ये बूढ़ा आदमी बहुत परेशान करने वाला है, तुम इसे जल्दी से यहाँ से क्यों नहीं ले जाते? जियांग फैंग इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आलसी था। वह भी अपने सामने बैठे बूढ़े व्यक्ति के रवैये से बहुत संतुष्ट था। हाँ, मैं उसे तुरंत ले जाऊंगा। लियू यानफेंग को राहत मिली जब उसने देखा कि जियांग फैंग उसका पीछा नहीं करने वाला था और उसने सूजे हुए चेहरे के साथ जमीन पर पड़ी बूढ़ी औरत को खींचकर दूर ले गया। इस दृश्य को देखकर आसपास के दर्शक अचंभित रह गए। हे भगवान, ये सीनियर कौन है? मैंने केवल एक व्यक्ति को देखा है जिसने वानजियान टॉवर में अपने लोगों को पीटा और उनसे माफी मंगवाई। ब्लैकस्टोन सिटी में ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति कब दिखाई दिया? मैंने सुना है कि आज सुबह जिनिक्स मंडप में एक बड़ी घटना घटी। यिनकुई संप्रदाय के नेता गु ने वास्तव में एक आदमी का समर्थन किया। क्या ये कोई भयंकर आदमी हो सकता है? आसपास मौजूद अन्य मेहमान जियांग फैंग की उत्पत्ति के बारे में अटकलें लगा रहे थे। ओयांग बेन जो जियांग फैंग के साथ यात्रा कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी वरिष्ठ को देखा हो। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। वह लगभग घुटनों के बल बैठ गया और उसे बड़ा बॉस कहने लगा। वरिष्ठ, कृपया बैठ जाइए। ओयांग बेन ने पहल करते हुए एक स्टूल को आगे बढ़ाया और बहुत ही सम्मानपूर्ण नजर से उसे जियांग फैंग के सामने रख दिया। जियांग फैंग ने शांति से बैठने में संकोच नहीं किया और सुंदर महिला को अपनी गोद में बैठा लिया। दृश्य बदल गया। विंग रूम में एक सुंदर आकृति ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी तथा अपने पीछे बैठी वृद्ध महिला से मेकअप करने में मदद ले रही थी। महिला का चेहरा दर्पण में दिखाई दिया। उसकी भौहें और आंखें चित्रों की तरह थी, उसके होंठ लाल थे, उसकी नाक अगर की तरह थी और उसकी त्वचा मटन वसा जैड की तरह सफेद और नाजुक थी। एक क्रिस्टल चमक के साथ वह पृथ्वी पर वास्तव में एक सौंदर्य थी। 3000 काले बाल बिखरे हुए थे और लाल पोशाक उसके गर्म शरीर को पूरी तरह से उजागर कर रही थी। यदि जियांग फैंग यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से पहचान पाता कि यह खूबसूरत महिला हेहुआन संप्रदाय की संत थी जिसे लंबे समय से नहीं देखा गया था। लियू जुआनिक्सुआन। चूंकि संप्रदाय के गुरु ने एक पवित्र वस्तु को फिर से परिष्कृत किया है इसलिए आपके लिए इसे तोड़ने का समय आ गया है। इस बार वानशियान टॉवर में विभिन्न संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोग हैं। बस आपको जो पसंद हो उसे चुन लें। उसके पीछे खड़ी बूढ़ी महिला डूरो थी जो हमेशा संत के साथ रहती थी। वह लियू जुआन के लंबे बालों को व्यवस्थित करते हुए उसे अपनी गंभीर सलाह दे रही थी। हालांकि लियू जुआन जो इस मामले में शामिल व्यक्ति था लापरवाह था। उसके दिल में तो केवल दांतन तलवार संप्रदाय का सबसे बड़ा भाई ही था तो दूसरों के लिए जगह कैसे हो सकती थी? मुझे पता है आंटी रॉ, कृपया बात करना बंद करें। लियू जुआनिक्सुआन थोड़ा चिड़चिड़ा था और यहाँ तक कि सीधे यहाँ से भागना चाहता था। इस तरह की अंधी तारीख की स्थिति पहली बार नहीं थी लेकिन संप्रदाय से करने में खुश था। जुआनिक्सुआन, इसके बारे में सोचो, हमारे हेहुआन संप्रदाय में कितनी महिलाएं सच्चा प्यार पा सकती हैं। डूरो को भी पता था कि अगर वह उसे मनाने की कोशिश करती रही तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सब कुछ अभी भी लियू जुआनिक्सुआन पर ही निर्भर था। थोड़ी देर समझाने के बाद वह कमरे से बाहर चली गई। कदमों की आवाज धीमी पड़ने के बाद लियू जुआनिक्सुआन ने फिर से जियांग फैंग का चित्र निकाला। उसकी आंखें लालसा से भरी थीं। जल्दी बाहर से आग्रह की आवाज आई। कच्चा https://www.692.com/txt/10158//1030712 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yojakchinlab.com भी 1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 204 WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #151 यह मालिक की तरह खुशबू आ रही है। 30% #206 अध्याय 206 कृपया मेरे नृत्य का आनंद लें। वानशियान टॉवर की पहली मंजिल पर एक अत्यंत भव्य मंच है। जैसे ही मेहमान दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं वे स्टेज पर नर्तकियों को अपनी कमर मटकाते हुए देख सकते हैं। ये वेश्याएं हैं जो पैसे के लिए प्रदर्शन करती हैं और बहुत सारा पैसा खर्च करके उन्हें चुराया जा सकता है। इस समय अभी जो कुछ हुआ उसके बाद वानजियान टॉवर फिर से जीवंत हो गया है। मिस जुआन यहाँ है। वृद्ध महिला के शब्दों से सभी की नजरें तुरंत मंच पर टिक गईं। सबके कानों में एक मनमोहक आवाज गूंजी। मैं लियू जुआन हूँ। हमारे वानजियान टॉवर में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। सबका ध्यान एक खूबसूरत महिला पर गया जो लाल रंग की छोटी स्कर्ट और बर्फ सी सफेद लंबी टांगें पहने हुई थी जिससे लोग अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। शरद ऋतु के पानी की तरह हिलती आंखें, हर भौं और मुस्कान और भी अधिक आकर्षक है। मिस जुआन हम आपसे प्यार करते हैं। मैंने सुना है कि हेहुआन संप्रदाय की संत अविश्वसनीय रूप से सुंदर हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि वह वास्तव में उतनी ही सुंदर हैं जितनी वह हैं। ये यात्रा वास्तव में सार्थक है, यात्रा के लायक। कई दिनों के बाद मैं अंततः मिस जुआन को फिर से देख रहा हूँ। मुझे आज उसके साथ एक चुंबन अवश्य लेना चाहिए। मंच के चारों ओर खड़े सभी अतिथि लियू जुआन के सुंदर शरीर से मंत्रमुग्ध थे और ऐसी सुंदरता के साथ बिस्तर पर सोने की इच्छा कर रहे थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि लड़की पहले ही प्यार में पड़ चुकी थी और वह व्यक्ति वही था।
वानशियांग बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर एक नजर मंच पर पड़ी। ये वास्तव में वह थी, जियांग फैंग ने मन ही मन सोचा। पिछली बार एक साथ रात न बिता पाने के अफसोस की भरपाई करना बुरा नहीं है। वह एक नजर में देख सकता था कि लियू जुआनिक्सुआन की साधना केवल जिंदन स्वर के 9वें स्तर पर थी। लियू शुआन जिसने ड्रैगन ड्रॉस वाटर का अभ्यास किया था, उसे आगे जाने के लिए अपना कौमार्य खोना पड़ा। साथ ही दाववादी जियांग, देखो यह मिस जुआन है। लियू जुआनिक्सुआन को देखने के बाद ओयांग वेन ने उत्साह से जियांग फैंग से कहा। एक हाथ से उसने पंखे को कसकर पकड़ रखा था, मानो उसने मन ही मन देवी को देख लिया हो। हाँ, जियांग फैंग ने बिना किसी भाव के थोड़ा सिर हिलाया। अगर इस आदमी को पता चल जाए कि उसके मन में स्थित देवी को उसने नग्न देखा है, तो मुझे आश्चर्य है कि वह क्या सोचेगा। जियांग फैंग अपने दिल में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय लियू जुआनिक्सुआन ने जियांग फैंग के अस्तित्व पर ध्यान नहीं दिया। वह नाजुक और दुबली पतली काया के साथ मंच पर खड़ी थी और सबको थोड़ा सा झुककर प्रणाम कर रही थी। उसने अपने सुंदर चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर आकर्षक आवाज में कहा, प्रिय अतिथियों, जुआनिक्सुआन आज आपको खुश करने के लिए एक नृत्य प्रस्तुत करेगी। कृपया मेरे नृत्य का आनंद लें। जैसे ही आवाज गिरी, मंच के पीछे संगीत बजने लगा। मंच पर लियू जुआनिक्सुआन एक लाल तितली की तरह थी, मंच पर नृत्य कर रही थी। एक नृत्य आकर्षक हो सकता था, एक मुस्कान आकर्षक हो सकती थी। उसके भव्य नृत्य के कारण सभी की आवाज खो गई। सुंदर, कितनी खूबसूरत थी। सुंदर नृत्य और अद्वितीय नर्तकों ने सभी को उसमें डूब जाने पर मजबूर कर दिया। वे काफी देर तक खुद को इससे बाहर नहीं निकाल पाए, मानो वे किसी दूसरी दुनिया में फंस गए हों। क्या ये किसी प्रकार की कलात्मक अवधारणा है? हालांकि जियांग फैंग लियू जुआनिक्सुआन के नृत्य में डूबा नहीं था, लेकिन उसने भी कुछ देखा। कोई भी कौशल जो चरम पर पहुंचा है, वह कलात्मक अवधारणा को दर्शा सकता है। और लियू जुआनिक्सुआन ने नृत्य की कलात्मक अवधारणा को प्राप्त किया, खुद को नृत्य चरणों में पूरी तरह से एकीकृत किया। नृत्य के बाद सभी लोग स्वप्न से जाग उठे। पापा, पापा। जैसे ही एक व्यक्ति की तालियां बजी, वहां अनगिनत तालियां बजने लगी। सुंदर, बहुत सुंदर। मिस जुबान का नृत्य मनुष्य और प्रकृति के बीच एकता के दायरे तक पहुंच गया है। आज इसे देख पाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। यह मेरे जीवन के लायक है। मैं मिस जुबान का कुत्ता बनना चाहता हूं। इनमें से अधिकतर भिक्षु आमतौर पर कठिन अभ्यास करते हैं। उन्होंने इतना सुंदर नृत्य कहां देखा है? कुछ भिक्षु जो मूल रूप से उत्साह देख रहे थे, वे भी लियू जुआनिक्सुआन के प्रशंसक बन गए। अपने जैसे इतने सारे लोगों को देखकर लियू जुआनिक्सुआन बिल्कुल भी खुश नहीं थी। आप सभी के सहारे के लिए आपका शुक्रिया। यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मुझे अपना नृत्य पसंद आया। उसकी लंबी पलकों के नीचे ऑब्सीडियन जैसी दो आंखें उसके आसपास के मेहमानों को देखती रहती थी और उस आकृति को ढूंढने की कोशिश करती थी जिसके बारे में वह दिन रात सोचती रहती थी। दूसरी ओर जियांग फैंग को पता था कि वह उसे ढूंढ रही थी और उसका बचने का कोई इरादा नहीं था। अंत में लियू जुआनिक्सुआन ने जियांग फैंग के अस्तित्व की खोज की। उसकी प्राकृतिक आंखें सभी भ्रमों को देख सकती थी, यहां तक कि जियांग फैंग के भेस को भी। जियांग फैंग का फिगर देखने के बाद उसे अपनी आंखों पर विश्वास करने की हिम्मत भी नहीं हुई। क्या सच में तुम है? लियू जुआनिक्सुआन का दिल हिरण की तरह धड़क रहा था। जब तक उसने कुछ और बार नहीं देखा, तब तक उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने जो देखा वह कोई भ्रम नहीं था। वह सबसे तेज गति से दूसरी मंजिल पर उड़ गई। लियू जुआनिक्सुआन को दूसरी मंजिल पर आते देख कई कट्टर प्रशंसकों ने उसे घेर लिया। हालांकि इससे पहले कि वे करीब पहुंचते, उन्होंने पाया कि उनके मन में जो पड़ी थी, उसने खुद को एक अजीब आदमी की बाहों में फेंक दिया था और हर कोई हैरान होकर खड़ा था। हर किसी का मुंह इतना बड़ा था कि उसमें एक बतख का अंडा समा सकता था। आप यहाँ हैं। लियू जुआनिक्सुआन ने हाथ बढ़ाकर जियांग फैंग के चेहरे को छुआ। उसकी खूबसूरत आंखें जियांग फैंग की आंखों में स्नेह से देख रही थी। उसने ये भी नहीं सोचा था कि जियांग फैंग उसे धक्का दे सकता है। लियू जुआनिक्सुआन की पहल का सामना करते हुए जियांग फैंग भी बहुत हैरान था। यह एक वेश्यालय है और उसके सामने जो सुंदरी है, वह वेश्यालय की शीर्ष वेश्या है और वह हेहुआन संप्रदाय की संत भी है। वह साथी जिसके बारे में सभी पुरुष भिक्षुओं ने कल्पना की है। मैं आ रहा हूँ। लियू जुआनिक्सुआन की अनुकूलता को देखते हुए जियांग फैंग को सब कुछ समझ में आ गया। ये संत, मुझे नहीं मालूम कि कब उसके प्रति अनुकूलता 85 अंक तक पहुंच गई, जो उसकी कनिष्ठ बहनों से भी अधिक अपमानजनक है। जियांग फैंग की प्रतिक्रिया सुनने के बाद लियू जुआनिक्सुआन ईमानदारी से मुस्कुराई और उसके दिल में खुशी को रोका नहीं जा सका। लियू जुआनिक्सुआन ने सबके सामने जियांग फैंग को चूमा। हालांकि यह प्रक्रिया छोटी थी, लेकिन ये हंगामा मचाने के लिए पर्याप्त थी। इस इमारत में लगभग सभी लोग लियू जुआनिक्सुआन के कट्टर प्रशंसक थे, इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि दृश्य कितना पागल था। नहीं, मिस जुआन, आप ऐसा नहीं कर सकती। यह आदमी कौन है? मिस जुआन को उससे प्यार क्यों हो गया? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। साथ ही दाववादी जियांग, आप सचमुच हमारी पीढ़ी के लिए एक आदर्श हैं। वानशियानग्लो में अधिकांश अतिथि दुखी नजर आए तथा कुछ तो फूट-फूट कर रोए, मानो नमकीन मछली अपने सपने खो चुकी हो। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि उनके मन में लियू जुआनिक्सुआन की छवि बहुत सही है। हालांकि उनके सामने जो कुछ हुआ वह स्पष्ट रूप से हेहुआन संप्रदाय के नियंत्रण से बाहर था। अगर इसे थोड़ा नियंत्रित नहीं किया जाता तो यह वानजियांग लॉ जारी नहीं रह पाता। जुआनिक्सुआन, क्या ऐसा करके तुम संप्रदाय की साधना के योग्य हो? इस समय डू ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्ग की एक गर्वित लड़की लियू जुआनिक्सुआन वास्तव में एक अजनबी आदमी से प्यार करेगी। भ्रम की पुतली के बिना वह निश्चित रूप से नहीं जानती थी कि उसके सामने खड़ा आदमी जियांग फैंग था। चाची डू को देखने के बाद लियू जुआनिक्सुआन की आंखों में थोड़ा संघर्ष दिखा, लेकिन जल्द ही दृढ़ संकल्प में बदल गया। हेहुआन संप्रदाय में बिताए दिन उसके लिए पिंजरे में रहने जैसे होते गए और जिस व्यक्ति से वह प्यार करती थी उसके साथ रहना एक विलासिता बन गई। लियू जुआनिक्सुआन ने जियांग फैंग को देखा, जो उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे ले चलो कृपया। वरिष्ठ भाई जियांग फैंग। कच्चा https://www.696.com/txt/10517581303071303 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8 A million in return, my senior brother so generous. Chapter 205 WTR LAB WTR lab. बदले में 1 मिलियन, मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #151 यह मालिक की तरह खुशबू आ रही है। 30% #207 अध्याय 207 मैं उसे आज ले जाऊंगा। लियू जुआनिक्सुआन एक छोटी चिड़िया की तरह जियांग फैंग की बाहों में सिमट गई। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक लटक रहे थे और एक अवर्णनीय गर्म और ताजा खुशबू उसकी नाक में भर गई। उसकी स्नेह भरी आंखें दुनिया के हजारों दृश्यों से भी बेहतर थीं। भाई जियांग फैंग, क्या आप मुझे ले जा सकते हैं? शायद इस बात से चिंतित कि जियांग फैंग मना कर देगा। लियू जुआनिक्सुआन ने अपने नर्म और सफेद छोटे हाथ से जियांग फैंग के हाथ को धीरे से पकड़ लिया और उसे अपनी चिकनी जांघ पर रख दिया। जियांग फैंग ने दबंगई से लियू जुआनिक्सुआन की कमर पकड़ ली और मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि मिस जुआनिक्सुआन जाना चाहती हैं, तो मैं जियांग फैंग आपको ले जाऊंगा। जियांग फैंग के आश्वासन भरे शब्द सुनकर लियू जुआनिक्सुआन को राहत महसूस हुई। उसके नाजुक लाल होठों पर एक मुस्कान बिखरी हुई थी और यह मुस्कान दुनिया के सबसे खूबसूरत सपनों के फूल की तरह थी, जो खिल रही थी, मानो दुनिया पर ग्रहण लग गया हो। इस समय सभी ने लियू जुआनिक्सुआन के मुंह में जियांग फैंग शब्द देखा। कई लोगों के मन में एक ही आकृति उभरी। क्या ये हो सकता है कि उनके सामने खड़ा ये साधारण युवक वास्तव में दाऊदियन तलवार संप्रदाय का भाई जियांग फैंग था? जियांग फैंग ने स्वाभाविक रूप से इन मेहमानों पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई और सीधे लियू जुआनिक्सुआन के साथ बाहर चला गया। भाई ओयांग, हम भविष्य में फिर मिलेंगे। जाने से पहले जियांग फैंग ने ओयांग वेन से कहा। इस समय ओयांग वेन का दिल उतार चढ़ाव से भरा था। उसने पहले अपनी देवी को किसी अन्य व्यक्ति की बाहों में गिरते देखा और फिर उसे पता चला कि यह व्यक्ति प्रसिद्ध जियांग फैंग था। ऐसा लगता है कि उसकी देवी को ऐसे आदमी के साथ होने पर अफसोस करने की कोई बात नहीं है। रुको, क्या तुम सच में भाई जियांग फैंग हो? हाँ, मैं जियांग फैंग हूँ। जियांग फैंग भी जानता था कि उसकी पहचान छिपाई नहीं जा सकती, इसलिए उसने अपना भेष उतार दिया। तलवार जैसी भौं और तारों भरी आंखों वाला एक सुंदर चेहरा सबके सामने प्रकट हुआ। काले बालों वाला एक सिर उसके कपड़ों के साथ लहरा रहा था, एक अद्वितीय सुंदरता को अपनी बाहों में पकड़े हुए, जैसे कि एक परी युगल पेंटिंग से बाहर निकल रहा हो।
पहली नजर में ही लोगों को शर्म आ गई। भाई जियान फैंग। इस समय ओयांग वेन की मूल अनिच्छा जियान फैंग के प्रति प्रशंसा में बदल गई। वह बहुत चमकदार है। जियान फैंग ने अपनी पहचान उजागर करने के बाद लियू जुआनिक्सुआन को वानजियान टॉवर के बाहर ले गया। अन्य साधक जो घटनाओं की एक श्रृंखला से प्रभावित थे, उन्हें जाने से रोकने की हिम्मत नहीं हुई। तथापि जब जियान फैंग वानचियान टॉवर से बाहर निकलने ही वाला था, तो एक दुबले पतले व्यक्ति ने उसका रास्ता रोक लिया। मेरे मित्र मिस लियू हेहुआन संप्रदाय की संत हैं। यदि आप उन्हें ले जाना चाहते हैं, तो आपको मेरी ये परीक्षा पास करनी होगी। जियान फैंग और लियू जुआनिक्सुआन को रोकने वाला व्यक्ति लियू यानफेंग था, जो वानजियान टॉवर का प्रभारी था। शून्य अवस्था में उसकी साधना ने लोगों को उत्पीड़न की बहुत बड़ी भावना दी। उन्होंने अपनी दाढ़ी को सहलाया और हल्की सी आह भरते हुए कहा, मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूं, लेकिन कुछ चीजें जुनून से हल नहीं की जा सकती। यह जरूरी नहीं कि सच हो। जियान फैंग अभी भी शांत दिख रहा था। सम्राट के हथियार के साथ शून्य अवस्था में साधक भी उसके विरोधी नहीं हो सकते थे। जैसे ही उसका दिमाग थोड़ा चला, जियान फैंग के हाथ में एक हरे रंग का परशु प्रकट हुआ। वह एक हाथ में एक लंबा फरसा पकड़े हुए और दूसरे हाथ से लियू जुआन की कमर पकड़े हुए अपने आसपास के सभी लोगों को शांत नजर से देखते हुए चेहरे पर एक सख्त मुस्कान के साथ दिखाई दे रहे थे। मैं उसे आज ले जाऊंगा, देखते हैं कौन मुझे रोकने की हिम्मत करता है। जैसे ही ये शब्द निकले, हर कोई जियान फैंग की भावना से प्रभावित हो गया। आपको ये जानना होगा कि वह शून्य अवस्था के एक गुरु का सामना कर रहा था और जियान फैंग की वर्तमान साधना केवल आध्यात्मिकीकरण अवस्था पर थी, लेकिन वह अभी भी बहुत शांत और संयमित था। जैसा कि वरिष्ठ भाई जियान फैंग से उम्मीद थी, जैसा कि कहावत है, नायक सुंदरियों के साथ जाते हैं। मैंने आज से वरिष्ठ भाई जियान फैंग को अपना लक्ष्य बनाने का फैसला किया है। केवल वरिष्ठ भाई जियान फैंग जैसा नायक ही ऐसे वीरतापूर्ण शब्द कह सकता है ना? एक व्यक्ति पूरे हेहुआन संप्रदाय का दुश्मन बनने की हिम्मत करता है। ऐसी भावना में वरिष्ठ भाई जियान फैंग के साथ और कौन तुलना कर सकता है? वानजियान टॉवर के सभी साधक जियान फैंग को प्रशंसा से देखने लगे और यहाँ तक कि लियू यानफेंग जो उसे रोक रहा था, उसके शब्दों से चौंक गया। ये सच है कि नायक युवा लोगों से आते हैं। लियू यानफेंग जियान फैंग की प्रतिभा को सराहता था और चूंकि उन दोनों के नाम में फैंग अक्षर था, इसलिए उसने जियान फैंग को सबक सिखाने की योजना बनाई। दोस्त जियान फैंग, आप पहले जाइए। हालांकि जियान फैंग थोड़ा हैरान था, लेकिन वह निश्चित रूप से पहले जाने का अवसर नहीं चुकेगा और उसके हाथ में उजाड़ स्काई ब्लू ड्रैगन हेल्बर्ड ने तुरंत एक भयानक लहर उत्सर्जित की। इंतजार। दूसरी तरफ से आवाज आई। सभी ने आवाज की दिशा में देखा और एक बूढ़ी औरत काले रंग की लकड़ी की छड़ी पकड़े हुए दिखाई दी, जिसका चेहरा झुर्रियों और चिंता से भरा हुआ था। आवाज की मालिक दूरो थी। हालांकि उसकी साधना अभी नवजात आत्मा के चरण में ही थी, लेकिन लियू जुआनिक्सुआन के साथ उसका रिश्ता निस्संदेह सबसे अच्छा था। जुआन, क्या आप जानते हैं कि बिना अनुमति के संप्रदाय छोड़ने के क्या परिणाम होते हैं? जुआनिक्सुआन वरिष्ठ भाई जियान फैंग के साथ रहकर संतुष्ट है, भले ही ये केवल एक दिन के लिए ही क्यों न हो। आप भ्रमित हैं। दूरो इतनी क्रोधित थी कि उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे और उसने अपने पैर जोर से पटकने शुरू कर दिए। इसके विपरीत जियान फैंग की लियू जुआनिक्सुआन के प्रति अनुकूलता, एक लड़की जो प्यार और नफरत करने की हिम्मत करती है, तेजी से बढ़ गई है। वह नहीं जानता कि यह लड़की उसके बारे में क्या पसंद करती है। मिस जुआन, भाई जियान फैंग, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चलो पहले यहाँ से चलें। लियू जुआनिक्सुआन को जियान फैंग की ताकत पर भरोसा है। जब वह जिंदन चरण में होता है तो वह युवानिंग के खिलाफ लड़ सकता है। अब जब वह हुआशिन चरण में है, तो उसे डोंगत्सु चरण के अस्तित्व को हराने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा वह महसूस कर सकती है कि जियान फैंग के हाथ में हथियार सरल नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। लियू जुआनिक्सुआन के अपने प्रति विश्वास को महसूस करते हुए जियान फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कार्रवाई की। उसके हाथ में पकड़ा हुआ लंबा परशु हरे ड्रैगन में बदल गया, जो अजय शक्ति के साथ लियू यानफेंग की ओर दौड़ा। क्या लियू यानफेंग को मौत का खतरा महसूस हुआ और उसने प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं की। वह सीधे किंगलों के मार्ग से भाग गया। इस तरह जियान फैंग आसानी से वानजियान टॉवर से बाहर निकल गया। वरिष्ठ लियू, किसी और दिन मिलेंगे। जियान फैंग ने घेराबंदी तोड़ने के बाद सीधे अपने लंबे परशु के साथ हिंकुई संप्रदाय के उद्योग की दिशा में उड़ान भरी और सभी के लिए केवल एक ठाठ वापस छोड़ दिया। जब लियू यानफेंग को अभी मौत का खतरा महसूस हुआ, तो उसने जियान फैंग का पीछा करने की हिम्मत नहीं की। वह हेहुआन संप्रदाय द्वारा नियुक्त एक साधारण साधक था। उसे जितना वेतन मिलता था, वह उतना ही काम कर सकता था। इसके लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं थी। बुरे लियू, तुम उसका पीछा क्यों नहीं करते? दूरो को यह बात पता नहीं थी। वही काली लकड़ी की छड़ी लेकर लियू यानफेंग के पास आए और उससे पूछताछ की। उस जियान फैंग ने हमारे हेहुआन संप्रदाय के संत का अपहरण कर लिया। आप शून्य अवस्था के स्वामी, क्या आप ईश्वर परिवर्तन अवस्था के एक युवक को नहीं रोक सकते? लियू यानफेंग आखिरकार शून्य चरण का एक मजबूत आदमी था, इसलिए निश्चित रूप से उसे अपना सम्मान बचाना था। दूरो का प्रश्न सुनकर उसने ठंडी सांस ली और कहा, लियू यानफेंग, मैं तुम्हें क्यों समझाऊं कि मैंने क्या किया? दूरो के पास ये समाचार यथाशीघ्र संप्रदाय तक पहुंचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यद्यपि हेहुआन संप्रदाय की स्थापना के बाद से संत का अपहरण पहले भी हो चुका था, लेकिन ये पहली बार था कि यह इतना स्पष्ट था। वहां उपस्थित साधक अच्छी तरह जानते थे कि इस घटना के बाद जियान फैंग का नाम संभवतः पूरे महान जिया राजवंश में फिर से गूंजेगा। कच्चा https://www.696.com/txt/100.com/txt/1303071300714 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 206 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। 151 की मालिक की तरह खुशबू आ रही है। 30% 208 अध्याय 208 सुनहरे घर में एक खूबसूरत लड़की। ब्लैकस्टोन सिटी के ऊपर आकाश में रात धुंधली थी। लियू जुआनिक्सुआन को लगा जैसे वह सपना देख रही थी। जब से उसने पिछली बार जियान फैंग के सामने अपने कपड़े उतारे थे, तब से उसने अपने सामने खड़े आदमी को तय कर लिया था। अब जियान फैंग वास्तव में उसके लिए पूरे हेहुआन संप्रदाय का दुश्मन बनने को तैयार था। भाई जियान फैंग, हालांकि लियू जुआनिक्सुआन ने जियान फैंग को पकड़ रखा था, लेकिन वह पहले से ही अपने मन में कुछ अजीब बातें सोच रही थी। ये देखते हुए कि वे इंगुई संप्रदाय के घर पहुंचने वाले थे, जियान फैंग निश्चित रूप से लियू जुआनिक्सुआन को सीधे नीचे नहीं ले जा सकता था, इसलिए वह उसे केवल कांस्य शिवालय के अंदर छोटी सी दुनिया में थोड़ी देर के लिए पीड़ित होने के लिए जाने दे सकता था। मिस जुआन, मैं अब इंगुई संप्रदाय में छिपा हुआ हूं, इसलिए भाई जियान फैंग, क्या आप मुझे सीधे मेरे नाम से बुला सकते हैं? लियू जुआनिक्सुआन ने आकर्षक आवाज में कहा। उसने जो गर्म हवा छोड़ी वह सीधे जियान फैंग की गर्दन से टकराई और उसके हाथ जियान फैंग के टोफू को खाने के लिए और भी बेचैन हो गए। बिल्कुल, जियान फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। जुआनिक्सुआन, क्योंकि मुझे अभी भी एक मिशन पूरा करना है, मैं आपसे केवल कुछ समय के लिए छोटी दुनिया में रहने के लिए कह सकता हूं। क्या ये ठीक है? छोटी सी दुनिया। लियू जुआनिक्सुआन को नहीं पता था कि जियान फैंग किस छोटी दुनिया के बारे में बात कर रहा था और उसकी खूबसूरत आंखें संदेह से भरी थीं। जियान फैंग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन सीधे उड़ने वाली नाव को बुलाया, 10,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी और फिर शियाओयंग को छोटी दुनिया से मुक्त कर दिया। ज़ियाओयंग, तुम पहले उड़ने वाली नाव का ध्यान रखो। उसके बाद जियान फैंग लियू जुआनिक्सुआन को छोटी दुनिया में ले गया। जियान फैंग के अस्थायी रूप से चले जाने के बाद ज़ियाओयंग केवल उसके निर्देशों का पालन कर सकती थी और आकाश में तैरने के लिए उड़ने वाली नाव को नियंत्रित कर सकती थी, लेकिन उसने लियू जुआनिक्सुआन को भी पहचान लिया। जब वह संप्रदाय गुरु थी, लियू जुआनिक्सुआन यिंगुइज़ों के पास आई थी। हेहुआन संप्रदाय की संत महिला ने यिंगुइज़ों के कई पुरुष शिष्यों को अपना मुरीद बनाया, लेकिन उनमें से कोई भी लियू जुआनिक्सुआन को प्रभावित नहीं कर सका। कारण सरल है, एक दूसरे से अधिक कुरूप है। मास्टर वास्तव में चंचल है, क्या मुझे बहन को बताना चाहिए? हालांकि ज़ियाओयंग का चेहरा भावहीन था, उसके शब्द जियान फैंग के सिर को सुन्न करने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन सौभाग्य से उसका ऐसा करने का इरादा नहीं था। अन्यथा बिना किसी तैयारी के जियान फैंग को कार दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर जियान फैंग लियू जुआनिक्सुआन को कांस्य शिवालय की छोटी सी दुनिया में ले गया। लड़की अपने सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जियान फैंग में ऐसी क्षमता होगी।
जियान फैंग स्वाभाविक रूप से लियू जुआनिक्सुआन के आश्चर्य से बहुत संतुष्ट था और उसके मुंह से एक सवाल निकला। कैसा है, क्या ये बड़ा है? जैसे ही शब्द निकले, जियान फैंग ने पाया कि उसने जो कहा वह गलत लग रहा था। ये केवल बाघ और भेड़िए के शब्द थे, लेकिन इसे वापस लेने का कोई रास्ता नहीं था। खैर, ये बहुत बड़ा है, लियू जुआनिक्सुआन ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। हालांकि वह जल्द ही इस वाक्य का दूसरा अर्थ समझ गई। उसकी नजर जियान फैंग के स्थान पर पड़ी और उसके चेहरे पर अचानक शर्मिंदगी उभर आई। जुआनिक्सुआन, क्या तुम सचमुच हेहुआन संप्रदाय में वापस नहीं जा रही हो? जियान फैंग जानता था कि लियू जुआनिक्सुआन का भविष्य उसके द्वारा बदल दिया गया था, लेकिन जब तक वह खुश थी तो इसे क्या फर्क पड़ता था कि कथानक बदल गया था। जियान फैंग का सवाल सुनकर लियू जुआनिक्सुआन की लंबी पलकें थोड़ी कांप उठी। भाई जियान फैंग, क्या आपको लगता है कि मैं वापस जा सकता हूं? इस वाक्य से उसकी भावनाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गईं। लड़की की स्पष्ट आंखों में जियान फैंग का सुंदर चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा था, मानो वह जियान फैंग की छवि को अपने मन में गहराई से अंकित करना चाहती थी और उसे कभी नहीं भूलना चाहती थी। जियान फैंग निश्चित रूप से जानता था कि लियू जुआनिक्सुआन उसे पसंद करती थी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से और भी चीजों पर विचार किया। लियू जुआनिक्सुआन के लिए उसके साथ रहना असंभव नहीं था, लेकिन उसके मूल विकास पथ को बदल दिया जाएगा। शुआन, क्या तुम राक्षस देवता ऐसे को जानते हो? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लियू जुआनिक्सुआन ने कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अचानक विषय क्यों बदल दिया? 500 साल पहले महान जिया राजवंश की दक्षिणी सीमा पर एक उल्कापिंड आसमान से गिरा और जमीन पर गिरा। दानव देवता ऐसे उसमें छिपा हुआ था। यह एक सच्चे अमर के समान शक्ति के साथ पैदा हुआ था। राक्षस देवता के आने के बाद वह न केवल प्लेग लाया बल्कि युद्ध भी लाया। पूरे महान जिया राजवंश ने इस राक्षस देवता को खत्म करने के अपने सभी प्रयास लगभग समाप्त कर दिए थे जो आपदा लेकर आया था। मूल 4 शीर्ष संप्रदायों में से केवल 3 ही बचे थे। शेष 3 संप्रदाय भी गंभीर रूप से घायल हो गए। 500 वर्षों के उपचार के बाद वे बड़ी मुश्किल से ठीक हो पाए। ये बोलते हुए जियान फैंग की अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई। इस बार मेरा मिशन सच्चे ईश्वर चच को राक्षस देवता ऐसे को पुनर्जीवित करने से रोकना है। जियान फैंग के बोलने के बाद उसने पाया कि लियू जुआनिक्सुआन उसे अत्यंत उग्र आंखों से देख रही थी। लियू जुआनिक्सुआन की नम आंखों ने उसके सामने खड़े आदमी को प्यार से देखा। दुनिया को अपनी जिम्मेदारी के तौर पर लेने की क्षमता ने इस संत महिला को और भी भावुक कर दिया। भाई जियान फैंग, मैं आपका समर्थन करता हूं। ये कहते हुए लियू जुआनिक्सुआन के दिल में अब कुछ और नहीं सूझा। वह अस्थायी रूप से लड़की के संकोच को भूल गई और सीधे उसे चुन लिया। वह जियान फैंग को सीधे नीचे धकेलना चाहती थी। जियान फैंग ने लियू जुआनिक्सुआन के पतले और नाजुक शरीर को गले लगाया और उसकी प्रतिक्रिया उससे भी अधिक भावुक थी। चुंबन के बाद दोनों को जोड़ने वाला केवल एक चांदी का धागा था। उसके सामने बैठी लड़की नशे में धुत थी। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। उसके मुलायम और सफेद छोटे हाथ ने जियान फैंग का हाथ पकड़ लिया और धीरे से जियान फैंग की बाहों पर झुक गई। भाई जियान फैंग, आप मुझसे मिलने आओगे, है ना? जियान फैंग ने बदले में लियू जुआनिक्सुआन का ज़ैद हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ इतनी नाजुक सुंदरता के साथ जब तक कि मैं मूर्ख न हूं, मैं आपसे मिलने कैसे नहीं आ सकता? जियान फैंग के प्रेम भरे शब्द सुनकर लियू जुआनिक्सुआन बहुत खुश हुआ और उसके चेहरे पर एक और लाल निशान छप गया। जियान फैंग ने अपने चेहरे पर उस जगह को छुआ जहां लड़की ने उसे चुमा था और सहज महसूस किया। शियाओ यू, क्या तुम वहां हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक चांदी के बालों वाली लड़की उन दोनों के पास प्रकट हुई। यह विचार करते हुए कि लियू जुआनिक्सुआन को हथियार आत्मा की अवधारणा का पता नहीं हो सकता है, जियान फैंग ने परिचय दिया, जुआनिक्सुआन, यह शियाओ यू है, इस छोटी दुनिया का प्रबंधक। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो उनसे पूछिए। खैर, मुझे पता है। लियू जुआनिक्सुआन ने अपनी आंखों में अनिच्छा के साथ जियान फैंग के चारों ओर अपने हाथों को ढीला करने की पहल की। उसने देखा कि जियान फैंग थोड़ा चिंतित लग रहा था, इसलिए उसने उसे कहने की पहल की, भाई जियान फैंग, जाओ और अपना काम करो, मैं यह अकेले कर सकती हूँ। इस तरह के विचारशील व्यवहार ने स्वाभाविक रूप से जियान फैंग के दिल को छू लिया। जुआनिक्सुआन, मेरे वापस आने का इंतजार करो। लियू जुआनिक्सुआन को अलविदा कहने के बाद जियान फैंग मौके पर गायब हो गया। जियान फैंग के चले जाने के बाद लियू जुआनिक्सुआन की नजर जियाओ यू पर पड़ी। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। उसने ऐसा अजीब अस्तित्व कभी नहीं देखा था, इसलिए उसने आगे बढ़कर शियाओ यू का हाथ पकड़ने की पहल की। आपका नाम जियाओ यू है ना? मेरा नाम लियू जुआन है। क्या आप मुझे वरिष्ठ भाई जियान फैंग के बारे में बता सकते हैं? डॉट डॉट डॉट। दूसरी ओर जियान फैंग उड़ने वाली नाव पर लौट आया। उसने पहले अपना भेष बदला और फिर उड़ने वाली नाव का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। हालांकि इस दौरान शियाओ यंग उसे अजीब नजरों से देख रही थी। हालांकि जियान फैंग को इसकी परवाह नहीं थी। वापस जाने का समय हो गया है। इस समय पूरी तरह से अंधेरा था और जियान फैंग ने यिंग कुई संप्रदाय के घर को पूरी तरह से याददाश्त से ढूंढ निकाला। जैसे ही वह उड़ती हुई नाव से उतरा, एक सुंदर आकृति उसके स्वागत के लिए दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। कच्चा https://www.692.com/txt/1017158/130307136 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 207 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #151 यह मालिक की तरह खुशबू आ रही है। 30% #209 अध्याय 209 आओ मेरे पीछे घर में आओ। उड़ने वाली नाव से उतरने से पहले जियाओ यंग को जियान फैंग द्वारा छोटी दुनिया में वापस भेज दिया गया था। ऐसा करने का कारण स्वाभाविक रूप से यह था कि वह एक कार दुर्घटना के बारे में चिंतित था। घर के गेट पर गुमिंग यान खड़ी थी, जिसने जियान फैंग की वापसी का पहले ही अंदाजा लगा लिया था। चांदनी रात में उसने अपने काले बालों को एक चोटी में बांधकर सामने एक तरफ रख दिया, मानो दुनिया की सारी खूबसूरती उसी पर केंद्रित हो। लाल होंठ, छोटा मुंह, अगर नाक और पानी भरी आंखें चंद्रमहल के समान पवित्र थीं। स्वाभाविक रूप से जो महान अर्थ निकलता था, उसे देखकर ही लोग हीन भावना महसूस करते थे, लेकिन हॉट शरीर अत्यंत आकर्षक था। मैं वापस आ गया हूं। जियान फैंग ने शांत होने का नाटक किया और गुमिंग यान के सामने चला गया। वह दोनों गार्डों के सामने गुमिंग यान को गले लगाना चाहता था, लेकिन उसने उसे चकमा दे दिया। इस समय जियान फैंग का दिल धड़क उठा और उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ। निश्चित रूप से गुमिंग यान के शब्दों ने उसे बर्फ के तहखाने में गिरने जैसा महसूस कराया। भाई जियान फैंग, आपके चेहरे पर ये चीजें कहां से आईं? गुमिंग यान की मूल रूप से साफ आंखों से कुछ विकृत चिंगारियां फूट पड़ी। वह पतला और नाजुक शरीर आसपास के अंधेरे में विलीन होता हुआ एक भयावह वेग के साथ बाहर निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। चेहरे पर लगी चीज जियान फैंग को तुरंत वह नजर याद आ गई जो शियाओ यंग ने अभी उसे दी थी। उसे ये भी याद आया कि छोटी सी दुनिया छोड़ने से पहले लियू जुआनिक्सुआन ने उसके गाल पर चुंबन लिया था। इस समय उसे सचमुच धोखाधड़ी करते हुए पकड़े जाने का भ्रम हुआ। यान तुम्हें सब कुछ पता है ना? जियान फैंग को अपने दिल में ठंड महसूस हुई और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। अब वह केवल यह उम्मीद कर सकता है कि गुमिंग यान उसे माफ कर देगा। वैसे भी लियू जुआनिक्सुआन निश्चित रूप से जाने नहीं देगा। गुमिंग यान ऊपर से तो उतनी नाराज नहीं दिख रही थी, लेकिन उसने जो शब्द कहे वे स्पष्ट रूप से ईर्ष्या से भरे थे। मैं क्लेश पार करने के चरण में एक मजबूत आदमी हूं। वानरयान टॉवर में जो हुआ वह यहां से बहुत दूर नहीं है। जब तक आप अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग करके जांच करते रहेंगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस ऐसे ही उसने हेहुआन संप्रदाय के संत का अपहरण कर लिया। भाई जियान फैंग बहुत शक्तिशाली है। गुमिंग यान के कुछ व्यंग्यात्मक शब्दों को सुनकर जियान फैंग को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे उस पर तरस आया। आखिरकार हालांकि उसने ऐसा कहा था, वह अंत में खुद को जरूर माफ कर देगी। पूर्ण अनुकूलता का यही लाभ है। यान मुझे खेद है। जियान फैंग ने गुमिंग यान से ईमानदारी से माफी मांगी। निश्चित रूप से जैसे ही उसने जियान फैंग की माफी सुनी, गुमिंग यान का दिल तुरंत नरम हो गया। अगली बार ऐसा मत करना, समझे? गुमिंग यान जानती थी कि जियान फैंग के आसपास कई लड़कियां होंगी, लेकिन वह केवल मौखिक रूप से जियान फैंग को रोक सकती थी, अन्यथा जियान फैंग निश्चित रूप से खुद को रोक नहीं पाता। जियान फैंग ने गुमिंग यान को धीरे से अपनी बाहों में जकड़ लिया और फिर जवाब दिया, मैं तुमसे वादा करता हूं।
ये वादा कब तक प्रभावी रहेगा, जियांग फैंग को नहीं पता था। इस समय दरवाजे पर खड़े दो पहरेदार पहले ही दंग रह गए थे। उन्हें पता था कि उनके सामने खड़ी महिला यिंग कुई संप्रदाय की नेता थी। और यह नेता, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह ठंडा और निर्दयी है, वास्तव में इस समय एक आदमी ने उसे गले लगा लिया। उनकी राय में जियांग फैंग एक पूर्ण जिगोलो था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी ईर्ष्या और भी बढ़ गई। गु मिंगयान ने वास्तव में जियांग फैंग के पास जाने की पहल की और फिर अपनी जीभ से जियांग फैंग के चेहरे पर लगे होठों के निशानों को चाट लिया। भाई जियांग फैंग, आपके शरीर पर अन्य महिलाओं के निशान न हो तो बेहतर है। गु मिंगयान जियांग फैंग से आधा सिर छोटी थी। उसने जो गर्म हवा छोड़ी, वह जियांग फैंग की गर्दन से टकराई और उसके शब्द अधिकार जताने वाले थे। भावुक होने के अलावा जियांग फैंग के दिल में बुरे विचार भी थे। यांग ट्रक, चलो पहले घर के अंदर चलें। हम, ठीक है। गु मिंगयान को कुछ भी एहसास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि जियांग फैंग उसके साथ सोने के लिए सहमत हो रहा है और खुशी से जियांग फैंग को घर में ले गई। जहां तक इस बात का सवाल है कि जियांग फैंग अन्य महिलाओं को लेकर आया था, ऐसा लगता है कि वह इसे भूल गई थी। जियांग फैंग को यह नहीं पता था कि गु मिंगयान को पुरुषों और महिलाओं के बीच के रिश्ते की समझ नहीं थी, क्योंकि जब शियाओयिन संप्रदाय की नेता थी तो उसने उसे किसी भी संबंधित पुस्तक को छूने नहीं दिया था। भाई जियांग फैंग, आपने कमरे के चारों ओर अवरोध क्यों खड़ा किया? यहाँ बहुत सुरक्षित है। गु मिंगयान ने देखा कि जियांग फैंग ने कमरे में प्रवेश करते ही एक अवरोध स्थापित कर दिया था और यह एक बहुत ही बेकार ध्वनिरोधी अवरोध था। उसकी खूबसूरत आंखें भ्रम से भरी थीं। क्लेशकाल में उसके जैसे स्वामी के होते हुए क्या खतरा हो सकता है? जियांग फैंग ने कुछ नहीं बताया और जल्दी से ध्वनिरोधी अवरोध स्थापित कर दिया। जब वह पलटा तो गु मिंगयान ने महसूस किया कि जियांग फैंग की आंखें थोड़ी डरावनी हो गई थीं। भाई जियांग फैंग, गु मिंगयान बिस्तर के किनारे पर बैठी थी, उसके हाथ उसकी लंबी सफेद टांगों पर थोड़े सच तरीके से टिके हुए थे। जियांग फैंग उसके पास आया और उसके बगल में बैठ गया। फिर गु मिंगयान का हाथ पकड़ लिया और कर्कश आवाज में कहा, यांग एक, क्या तुम सच में मेरी औरत बनने को तैयार हो? बिल्कुल, गु मिंगयान ने दृढ़ता से कहा। जियांग फैंग की आंखें अचानक कोमल हो गईं और उसने गु मिंगयान के गाल को सहलाया और कहा, मैं आगे जो भी करूं, गुस्सा मत होना, ठीक है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, गु मिंगयान की प्रतिक्रिया मिलने के बाद जियांग फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे चूम लिया। इस समय उसके गाल पहले से ही लाल हो चुके थे और उसका चेहरा नशे की तरह लाल था। उसे बिना किसी प्रतिरोध के जियांग फैंग ने बिस्तर पर धकेल दिया। अगले दिन जब जियांग फैंग जागा तो गु मिंगयान पहले ही जा चुका था। क्लेश पार करने के चरण में एक मजबूत व्यक्ति के रूप में वह स्वाभाविक रूप से इस छोटी सी चोट से जल्दी ठीक हो गई, लेकिन जियांग फैंग को कड़ी चोट लगी। कल रात जो हुआ उसे सोचकर जियांग फैंग के मुंह के कोने पर अनजाने में मुस्कान आ गई। इस लड़की को वास्तव में कोई अनुभव नहीं है, यह उसी युवा लड़की की तरह है जो अभी प्यार में पड़ी है। प्यार का कर्ज चुकाना कठिन होता जा रहा है। एक कड़वी मुस्कान के साथ जियांग फैंग कमरे से बाहर निकलने और घर के चारों ओर घूमने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उसने दरवाजा खोला और देखा कि एक नौकरानी दरवाजे के बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। ये नौकरानी लिंग ए थी, जो गु मिंगयान की हमेशा की निजी नौकरानी थी। सर, संप्रदाय के गुरु मुख्य हॉल में बुजुर्गों के साथ चर्चा कर रहे हैं। मैं यहाँ कमरा साफ करने आया हूँ। ठीक है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। एक साधक के रूप में जियांग फैंग को खाने की जरूरत नहीं थी। उसे धन्यवाद देने के बाद वह मुख्य हॉल में चला गया। उसे याद आया कि खेल के कथानक में यह उल्लेख किया गया था कि इस अवधि के दौरान यिंग गुई संप्रदाय को परेशानी हुई थी। अगर उसे सही याद है तो यह संसार हॉल नामक एक संप्रदाय था जो व्यापार चुरा रहा था। यदि संभव हो तो जियांग फैंग स्वाभाविक रूप से गु मिंगयान की समस्या को सुलझाने में मदद करने के लिए तैयार होगा। डॉट डॉट डॉट। जियांग फैंग के जाने के बाद लिंग ए ने कमरे की सफाई शुरू कर दी। सबसे पहले साफ करने वाली चीज स्वाभाविक रूप से बिस्तर पर पड़ी चीजें थी। लेकिन जब उसने बिस्तर की गंदी चादरें देखी तो नौकरानी के गाल तुरंत लाल हो गए। बिस्तर की चादरों पर खून के अलावा कई अवर्णनीय निशान थे। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? लिंगर सफाई करते समय चुपके से चौंक गई थी। उसे निश्चित रूप से पता था कि कल रात क्या हुआ था और वह जानती थी कि जियांग फैंग गु मिंगयान का आदमी था। हालांकि जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो वह अपने पैरों में कमजोरी महसूस करने लगी। मास्टर, क्या वह सचमुच ठीक हो जाएगी? कच्चा https://www.696.com/txt/109.517413030307140। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.8 A million in return, my senior brother so generous. Chapter 208 WTR LAB WTR lab. बदले में 1 मिलियन, मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #151 के मालिक की तरह खुशबू आ रही है। 30% #210 अध्याय 210 संसार पैलेस। जियांग फैंग की यात्रा सुचारू रही और वह यिंग गुई संप्रदाय के अस्थायी बैठक हॉल में पहुंच गया। गश्त कर रहे शिष्यों को जियांग फैंग के अस्तित्व के बारे में काफी समय से पता था और उन्होंने उसे रोका नहीं। जैसे ही वह हॉल के बाहर गया, अंदर से एक बुजुर्ग की आवाज आई। गुरुजी, हमारे शिष्यों की जांच के अनुसार संसार हॉल गुप्त रूप से रक्त दुष्ट संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। हमें सतर्क रहना होगा। रक्त दुष्ट संप्रदाय, उनका उद्देश्य क्या है? गु मिंगयान हॉल में मुख्य सीट पर बैठी और खुद से कुछ बुदबुदाने लगी। इसी समय हॉल के बाहर से एक जोरदार और शक्तिशाली आवाज आई। बेशक वे यिंग गुई संप्रदाय की ताकत को कमजोर करना चाहते हैं और फिर अन्य संप्रदायों के साथ मिलकर यिंग गुई संप्रदाय पर कब्जा करने का अवसर लेना चाहते हैं। बोलने वाले व्यक्ति का नाम जियांग फैंग था। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और धीरे-धीरे हॉल में चला गया। चचेरे भाई, तुम यहाँ क्यों हो? गु मिंगयान ने जियांग फैंग को देखकर अवचेतन मन से पूछा। वास्तव में इस समय कई लोगों ने जियांग फैंग की असली पहचान को पहचान लिया है और लुनिंग ए के गुरु लिंग ताओवादी उनमें से एक हैं। जियांग फैंग हॉल के बीच में चला गया और शांति से कहा, यांग ए, यिंग गुइज़ों को हाल ही में जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है वह यह है कि संसार पैलेस नामक एक संप्रदाय आपके साथ व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। ये सही है। गु मिंगयान को यह जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि जियांग फैंग को सब कुछ पता था। लेकिन ये सोचकर कि जियांग फैंग कल एक दिन के लिए बाहर गया था, उसे राहत मिली। भाई, जियांग फैंग को कल ही खबर मिल जानी चाहिए थी, है ना? यह साथी दाओवादी जियांग, आपको कैसे पता चला कि रक्त दुष्ट संप्रदाय हमारे यिंग गुइज़ों पर कब्जा करना चाहता था? गु लिंग पूछे बिना न रह सका। ये सभी उपस्थित बुजुर्गों का भी विचार है। रक्त दुष्ट संप्रदाय और यिंग गुइज़ों दीर्घकालिक सहयोगी हैं। हालांकि हाल ही में कुछ चीजों के कारण दरारें आई हैं। लेकिन शीर्ष नेताओं के बीच संबंध अभी भी अपेक्षाकृत मैत्रीपूर्ण हैं। यदि आप कहते हैं कि रक्त दुष्ट संप्रदाय यिंग गुइज़ों पर कब्जा करना चाहता है तो वे निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करेंगे। जियांग फैंग की तीखी निगाहें सब पर घूमी। आह भरते हुए कहा, इतनी स्पष्ट बात यिंग गुइज़ों के बुजुर्गों की तरह, क्या आप इसे नहीं देख सकते? जैसे ही यह बात सामने आई, वहां मौजूद एक दर्जन से अधिक बुजुर्ग थोड़ा शर्मिंदा हो गए। ये सिर्फ इतना है कि कोई भी जियांग फैंग की साधना को नहीं देख सकता है और कई लोग वास्तव में सोचते हैं कि जियांग फैंग संप्रदाय के गुरु का चचेरा भाई है, इसलिए ये बुजुर्ग हमला करने की हिम्मत नहीं करते हैं। मुझे आशा है कि साथी दाओवादी जियांग मुझे सिखाने में संकोच नहीं करेंगे। गु लिंग के नेतृत्व में लोगों के एक समूह ने पहले ही जियांग फैंग की बातों पर विश्वास कर लिया है। उन्होंने ये भी देखा कि रक्त दुष्ट संप्रदाय की हाल की लगातार गतिविधियां उनके अपने संप्रदाय पर लक्षित प्रतीत होती हैं। कई लोग जियांग फैंग को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। इस मामले में मुझे आपसे बात करने दीजिए। जियांग फैंग धीरे-धीरे हॉल में चला गया और फिर अपने सभी विचार कहे। यिंग गुई संप्रदाय के इन बुजुर्गों को स्थिति समझाने की कोशिश की। हम सभी जानते हैं कि यिंग गुई संप्रदाय अंतिम संस्कार उद्योग में लगा हुआ है और रक्त दुष्ट संप्रदाय हत्या कार्यों में माहिर है। वे जिन हथियारों को प्रशिक्षित करते हैं वे विभिन्न स्तरों के लोगों को भी मार सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका हमारे यिंग गुई संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है, है ना? ताओवादी गु लिंग ने उसे बीच में रोका और कहा, बेशक ये संबंधित है। जियांग फैंग ने इसकी परवाह नहीं की, बल्कि अपने विचार व्यक्त करना जारी रखा। हत्या से होने वाला मुनाफा कम होता जा रहा है, जबकि अंतिम संस्कार उद्योग से होने वाला मुनाफा बढ़ता जा रहा है। स्वाभाविक रूप से रक्त दुष्ट संप्रदाय के लोगों ने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया है। उन्होंने सबसे पहले संसार हॉल, जिस संप्रदाय का वे समर्थन करते थे, का उपयोग यिंग गुई संप्रदाय के ग्राहकों को धीरे-धीरे खत्म करने और संप्रदाय की ताकत को कमजोर करने के लिए किया।
जब समय आएगा वे लिंग गुई संप्रदाय से छुटकारा पा लेंगे और उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। क्या ये रक्त दुष्ट संप्रदाय की शैली नहीं है? जियांग फैंग के शब्द मैदान में बिजली की गड़गड़ाहट की तरह इन बुजुर्गों के कानों में पड़े और वे पसीने से तरबतर हो गए। और जितना अधिक उन्होंने इसके बारे में सोचा उतना ही अधिक उन्हें लगा कि जियांग फैंग ने जो कहा वह सही था। इस समय गुलिंग ने जियांग फैंग को सराहना भरी नजरों से देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि निंग एरिस लड़के की ओर आकर्षित हुई। अपने सुंदर रूप के अलावा वह अत्यंत बुद्धिमान भी था जो निस्संदेह महिलाओं के लिए घातक था। गुमिंग ने सही समय पर पूछा, चचेरे भाई क्या आपके पास कोई समाधान है? इस बिंदु पर लगभग सभी ने जियांग फैंग की बातों पर विश्वास किया और केवल कुछ बुजुर्ग अभी भी विचारशील दिखे। जब जियांग फैंग अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता था तभी एक चिड़चिड़ी आवाज ने उसे बीच में रोक दिया। बकवास। वक्ता सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग थे जो काफी अनुभवी लग रहे थे। एल्डरली हिंग, क्या आपके कोई प्रश्न है? गुमिंग का मूल रूप से खुशनुमा चेहरा अचानक उदास हो गया। इस बूढ़े आदमी ने उसे मर्दाना चेहरा नहीं दिया। अगर वह ये नहीं समझा पाती तो वह इस आदमी को आसानी से जाने नहीं देती। जियांग फैंग भी थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस समय कोई उसका खंडन करने की हिम्मत करेगा। गुरुजी, रक्तदानव संप्रदाय और हमारी लिंग गुई संप्रदाय ने सैकड़ों वर्षों से सहयोग किया है। इस साथ ही जियांग दाओ को रक्तदानव संप्रदाय से गहरी नफरत हो सकती है, इसलिए वह हमें रक्तदानव संप्रदाय के साथ युद्ध में जाने के लिए एक बहाना ढूंढ लेगा। ली हिंग ने यह बात गंभीर शपथ के साथ कही और उसका मुंह लगभग लार से भर गया था। एल्डरली हिंग, आपको कम से कम जो कुछ भी कहा उसके लिए वास्तविक सबूत तो देना चाहिए, है ना? गुलिंग ने अपनी खूबसूरत आंखों से ली हिंग को देखा। उसकी आंखों में थोड़ा तिरस्कार था। वह इस बुरे आदमी की तुलना में जियांग फैंग पर अधिक विश्वास करने को तैयार थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि रक्तदानव संप्रदाय कितना क्रूर था और यह निश्चित रूप से जियांग फैंग द्वारा कही गई बातों से अलग नहीं था। ली हिंग अवाक रह गया। वह जियांग फैंग की महिमा को बर्दाश्त नहीं कर सका। सबूत कहाँ था? गुलिंग आक्रामक बने रहे और कहा, आप कोई सबूत पेश नहीं कर सकते और आप सिर्फ दाऊ जियांग को बदनाम कर रहे हैं। क्या एल्डरली हिंग रक्त दुष्ट संप्रदाय द्वारा भेजा गया एक अंडरकवर हो सकता है? जब ये कहा गया तो ली हिंग घबरा गया। गुलिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं बस एल्डरली हिंग से सीख रहा हूँ। गुलिंग ने अपनी खूबसूरत टांगें उठाई और क्रॉस लेग करके बैठ गई। उसने जो शब्द कहे वे बहुत ही व्यंग्यपूर्ण थे जिससे ली हिंग के पास खंडन करने का कोई रास्ता नहीं बचा। जियांग फैंग की नजर उसके खूबसूरत पैरों पर पड़ी और उसने उसे धन्यवाद दिया। बोलने के लिए धन्यवाद दाऊ गुलिंग। गुलिंग के आकर्षक चेहरे पर चमकीली मुस्कान आई और उसने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि वह जानती थी कि जियांग फैंग दाओटियन तलवार संप्रदाय से है, फिर भी उसने उसका पर्दाफाश नहीं किया। इसके बजाय उसे यह बहुत दिलचस्प लगा। इस समय हर कोई यह सवाल करने लगा कि क्या ली हिंग एक अंडरकवर था? बड़ी ली, वास्तव में आपका क्या मतलब था? हाँ, साथ ही ताओवादी जियांग सिर्फ एक उचित अनुमान लगा रहा था, लेकिन आप मानते हैं कि वह हमारी लिंग गुई संप्रदाय को पानी में खींचना चाहता था, जो कि एक अपराध है। एल्डरली की तुलना में मैं साथी ताओवादी जियांग पर विश्वास करना पसंद करूंगा। ये बुजुर्ग जो आमतौर पर विलासिता में रहते हैं अब अपने लोगों के साथ व्यवहार करते समय निर्दयी हो गए हैं। एक बार ली हिंग को बड़े पद से हटा दिया जाए तो उन्हें अधिक संसाधन मिल सकेंगे। पर्याप्त। गुमिंग का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उसने ली हिंग से निपटने की योजना की घोषणा की। बड़े ली हिंग ने मेरे चचेरे भाई के बारे में दुर्भावनापूर्ण रूप से अटकलें लगाईं, जो एक अपराध है। इस संप्रदाय के गुरु ने उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आध्यात्मिक लकड़ी खनन करने के लिए अधीनस्थ संप्रदाय किंगडम संप्रदाय में भेजने का फैसला किया। ये सजा उन बुजुर्गों के लिए बहुत भयानक है जो ऐशो आराम से रहते हैं। यह उनकी आजादी का एक हिस्सा खोने और मजदूर बनने के बराबर है। कच्चा https://www.noshu.com/txt/10981758130307138/130714 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v 1.5.8 A million in return, my senior brother so generous. Chapter 209 WTR LAB WTR Lab. बदले में 1 मिलियन, मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #151 यह मालिक की तरह खुशबू आ रही है। 30% #211 अध्याय 211 वास्तव में गुप्त। प्रभु संप्रदाय नेता, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ली हिंग रोया और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, फिर गुमिंग के सामने रेंगता हुआ चला गया। उसे अपने चेहरे की जरा भी परवाह नहीं थी, जिससे अन्य बुजुर्गों की भौहें तन गईं। ऐसा व्यक्ति उनके लिंग कठपुतली संप्रदाय का बुजुर्ग बनने के योग्य ही नहीं है। इस छोटी सी सजा के कारण रोना और चीखना थोड़ा अपमानजनक होगा। सावधान रहो। जियांग फैंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने अवचेतन रूप से गुमिंग को याद दिलाया। मामला उजागर होते देख जमीन पर घुटने टेक रही ली हिंग ने तुरंत उग्र रूप दिखाया। उसके हाथ में एक बैंगनी खंजर आया और उसने गुमिंग पर वार कर दिया। भाड़ में जाओ। खंजर पर एक गहरे बैंगनी रंग की रोशनी दिखाई दी। इतनी नजदीकी से चकमा देने का समय नहीं था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि ली हिंग अभी भी एकीकरण चरण में एक भिक्षु था। लगभग अगले ही सेकंड में खंजर गुमिंग पर गिरने वाला था। काटना। पूरे हॉल में एक धीमी चीख गूंज उठी और जानलेवा इरादे वाला खंजर एक अवरोध पर गिर गया और एक विशाल प्रतिक्षेप बल ने ली हिंग को दूर फेंक दिया। इसके तुरंत बाद गुमिंग ने अपनी छाती से एक लंबी बैंगनी तलवार निकाली। ली हिंग, आप वास्तव में एक अंडरकवर एजेंट हैं। तभी बुजुर्गों को एहसास हुआ कि ली हिंग, जिसे लिंग कठपुतली संप्रदाय में बुजुर्ग के रूप में पदोन्नत किया गया था, वास्तव में रक्तदुष्ट संप्रदाय द्वारा लगाया गया एक गुप्त एजेंट था। कोई आश्चर्य नहीं, मुझे लंबे समय से लग रहा था कि इस आदमी के साथ कुछ गड़बड़ है। पता चला कि यह आदमी एक अंडरकवर एजेंट है। ये देखकर कि रक्तदुष्ट संप्रदाय के मामलों का खुलासा हो गया है, वह सीधे संप्रदाय के नेता की हत्या करना चाहता था। उसके विचार वास्तव में बहुत ही भयानक हैं। हे प्रभु संप्रदाय नेता, उसे वहीं पर मार डालो। लिंग कठपुतली संप्रदाय के बुजुर्गों को यह जानकर पसीना आ गया कि ली हिंग एक अंडरकवर एजेंट था। उनके संप्रदाय में संयुक्त मंच पर एक अंडरकवर एजेंट को लंबे समय से उनके संप्रदाय में रखा गया है। गुमिंग का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। अगर जियांग फैंग ने उसे परी तलवार का स्वचालित संरक्षक नहीं दिया होता तो वह एकीकरण चरण में इस बुरे आदमी के हाथों में पड़ सकती थी। ली हिंग, तुम्हें और क्या कहना है? इस समय ली हिंग बहुत शांत दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखें अनिच्छा से भरी थीं। हाँ, आप क्या कह सकते हैं? मैं तो बस संप्रदाय के लिए काम कर रहा हूँ। मुझसे जानकारी प्राप्त करना असंभव है। बुरे आदमी, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? ये तो बस रक्तदुष्ट संप्रदाय द्वारा छोड़ा गया एक शतरंज का मोहरा है। जियांग फैंग ने निर्दयता से प्रहार किया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ली हिंग को स्पष्ट रूप से जियांग फैंग की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव था। जियांग फैंग ने आगे कहा, आप वास्तव में सोचते हैं कि रक्तदुष्ट संप्रदाय आपके परिवार की देखभाल करेगा, लेकिन तथ्य यह है कि वे परिवार की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि परिवार को नष्ट कर देंगे। असंभव, मैंने संप्रदाय के लिए इतना पैसा दिया है, वे ऐसा नहीं करेंगे। ली हिंग पूरी तरह से घबरा गया था। उसने ब्लड इविल सेक्ट के काम करने के तरीके और उसकी मौत के बाद क्या होगा इस बारे में सोचा। वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। जियांग फैंग को जरा सी भी सहानुभूति नहीं थी और वह इस आदमी से व्यक्तिगत रूप से निपटना चाहता था। तुम हमें पुनर्जन्म हॉल के सभी गणों के बारे में बताओ और हम तुम्हारी मृत्यु को आसान बना सकते हैं। कुछ ही शब्दों में ली हिंग की रक्षा पूरी तरह से टूट गई थी। ठीक है, मैं कहता हूँ, लेकिन आपको मेरे लिए परिवार की देखभाल करने का वादा करना होगा। हालांकि उन्होंने अभी अपना भाषण समाप्त किया है। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह सीधा जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर कि वह बच नहीं पाएगा। जियांग फैंग को आश्चर्य नहीं हुआ। ये रक्तदुष्ट संप्रदाय की सामान्य पद्धति थी। कुछ गुप्तचरों की चेतना में सीमाएं निर्धारित कर दो। एक बार जब वे कुछ रहस्य बताना चाहेंगे तो उन्हें मिटा दिया जाएगा। हालात इस हद तक बढ़ गए हैं कि हर किसी की उम्मीदें भी इससे कहीं ज्यादा हो गई हैं। कोई शव ले जाओ। गुमिंग ने ली हिंग के शरीर को देखा और दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे शिष्यों से कहा। जल्द ही 2 शिष्य हॉल में दाखिल हुए और ली हिंग के शरीर को घसीट कर ले गए। चचेरे भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? इस हत्या की घटना के बाद गुमिंग को जियांग फैंग की क्षमताओं पर और भी अधिक भरोसा हो गया।
वह तो ये भी सोचने लगी कि जियांग फैंग को उसकी हत्या का पहले से ही अंदाजा था, इसलिए उसने उसके शरीर की रक्षा के लिए उसे तलवार दे दी। यिन कठपुतली संप्रदाय के अन्य बुजुर्गों ने भी अपना ध्यान जियांग फैंग पर केंद्रित किया। साथ ही दाववादी जियांग, इस बार आपको धन्यवाद। जैसा कि संप्रदाय के गुरु के चचेरे भाई से उम्मीद थी, मैं एक नजर में बता सकता हूं कि इस आदमी के साथ कुछ गड़बड़ है। मैं वास्तव में उसकी प्रशंसा करता हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या साथी दाववादी जियांग के पास कोई ऐसा समाधान है जो संप्रदाय के सामने आने वाली दुविधा को पूरी तरह से हल कर सके। अगर यह काम नहीं करता है तो हम दुष्ट संप्रदाय के साथ युद्ध करेंगे। इनमें से प्रत्येक यिन कठपुतली संप्रदाय के बुजुर्ग पिछले वाले से अधिक अतिरंजित थे, जिससे जियांग फैंग को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। वह वास्तव में ये कहना चाहता था कि मैं भी एक अंडरकवर एजेंट हूं, ठीक है। हालांकि सभी की उम्मीद भरी निगाहों को देखते हुए जियांग फैंग ने फिर भी अपने विचार व्यक्त किए। अब रक्त दुष्ट संप्रदाय के साथ युद्ध शुरू करना स्पष्ट रूप से तर्कहीन है। हमें पहले संसार पहले से निपटना चाहिए। जियांग फैंग ने जो कहा उसे सुनकर सभी को लगा कि यह समझ में आता है। यिन कठपुतली संप्रदाय ने कठपुतली लड़की के विनाश का अनुभव किया था और वास्तव में रक्त दुष्ट संप्रदाय के साथ युद्ध शुरू करने के लिए उपयुक्त नहीं था। इसके बाद सभी लोग योजनाओं पर चर्चा करने लगे। अंत में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पहले पुनर्जन्म हॉल के वरिष्ठ अधिकारियों को नियंत्रित किया जाए और फिर अंदर के रक्त दुष्ट संप्रदाय के लोगों से निपटा जाए और कुछ मजबूत लोगों के साथ इस संप्रदाय को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया जाए। जियांग फैंग ने भी एक कार्य स्वीकार करने की पहल की, अर्थात यिन कठपुतली संप्रदाय की कमान संभालना। शियाओयिन की कड़ी सुरक्षा के कारण उसे सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ी। बिना किसी देरी के चलो अब चलें। केवल 2 बुजुर्ग थे जो जियांग फैंग, लुओनिंग, र के गुरु, ताओवादी प्राचीन आत्मा और झांग पेंग नामक एक बुजुर्ग के साथ पुनर्जन्म हॉल में गए थे। ऐसा कहा जाता है कि झांग पेंग नाम का ये बुजुर्ग यिन कठपुतली संप्रदाय का एक अनुभवी व्यक्ति है। गु मिंगयान यहीं रहना चाहती थी और उस व्यवसाय को संभालने के लिए तैयार रहना चाहती थी जिसके लिए संसार हॉल ने कड़ी मेहनत की थी, इसलिए वह जियांग फैंग और अन्य लोगों के साथ नहीं गई। चचेरे भाई, तुम्हें सुरक्षित वापस आना होगा। कई बड़ों के सामने गु मिंगयान ने जियांग फैंग को गले लगाने की पहल की, जिससे भाई और बहन के बीच गहरा स्नेह दिखा। चिंता मत करो यान, ज़ियाओयिंग मेरे साथ है। जियांग फैंग ने गु मिंगयान के बालों को सहलाया और मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। उसकी आवाज बहुत कोमल थी और यहाँ तक कि आसपास की महिला बुजुर्ग भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। गु मिंगयान ने जियांग फैंग की आत्मीयता को महसूस किया और वह अपने दिल में बहुत खुश थी। कल रात जो हुआ उसके बारे में सोचकर वह बहुत संतुष्ट थी, ये सोचकर कि जियांग फैंग के दिल के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करना बुरा नहीं था। वैसे चचेरे भाई, अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो आप तेज हो जाएंगे। गु मिंगयान को अचानक कुछ याद आया और उसने अंतरिक्ष वलय से एक प्राचीन योद्धपोत निकाला। यह 8वें स्तर का आध्यात्मिक खजाना उड़ने वाला जहाज निकला। घर में खुले स्थान पर उड़ने वाली नाव दिखाई दी और 60 मीटर से अधिक लंबी नाव के ढांचे ने पूरे खुले स्थान पर कब्जा कर लिया। यंत्र, यह अनावश्यक है ना? अपने सामने विशाल उड़ती नाव को देखकर जियांग फैंग को समझ में नहीं आया कि वह हंसे या रोए। वह वहां सिर्फ एक कैमियो करने जा रहा था, लूटने नहीं। इतना बड़ा शो थोड़ा ज्यादा था। चचेरे भाई, बस इसे स्वीकार कर लो, इससे तुम्हारी इज्जत बच जाएगी। इस समय गुलिंग ने भी उसके साथ कहा, साथ ही दाववादी जियांग संप्रदाय गुरु सही कह रहे हैं। हम इस यात्रा पर यिंगुई संप्रदाय के चेहरे का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह ठीक है। जियांग फैंग और क्या कह सकता है? वह केवल कठिनाई के साथ इस 8वें स्तर के आध्यात्मिक खजाने की उड़ान नाव को स्वीकार कर सकता है और लौटने के बाद इसे गु मिंगयान को वापस कर सकता है। इस तरह जियांग फैंग यिंगुई संप्रदाय के 2 बुजुर्गों के साथ संसार हॉल के लिए रवाना हुआ। कच्चा https://www.696.com/txt/109785871303037 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 A million in return, my senior brother so generous. Chapter 210 WTR LAB WTR lab. बदले में 1 मिलियन, मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #151 यह मालिक की तरह खुशबू आ रही है। 30% #212 अध्याय 212 यान डेजियाओ की ईर्ष्या। दक्षिया राजवंश, दक्षिणी सीमा। हेहुआन संप्रदाय। एक बहुत विशाल कमरे में मुख्य सीट पर एक महिला बैठी थी जिसके लंबे सफेद पैर लोगों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित कर रहे थे। उस महिला का चेहरा बहुत सुंदर था, लाल होंठ, छोटा मुंह, अगर जैसी नाक और ज्वाला सी चमकती हुई हल्की लाल सुंदर आंखें। इससे लोग नजदीक जाने के लिए उत्सुक हो गए, लेकिन उन्हें आग से जल जाने का डर भी था। बहुत कम लोग जानते थे कि यह सुंदर अस्तित्व हेहुआन संप्रदाय की नेता यान डेजियाओ थी, जो लगभग 20 वर्ष की दिखती थी, जो एक महिला के लिए सबसे सुंदर उम्र थी। मुख्य सीट के बगल में एक लड़की बैठी थी जिसका रूप भी बहुत अच्छा था। यदि जियांग फैंग यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से आसानी से पहचान पाता कि वह लड़की सच्चे भगवान संप्रदाय की संत याओजू थी। यिंगुई संप्रदाय छोड़ने के बाद याओजू सहयोग पर चर्चा करने के लिए हेहुआन संप्रदाय में आया। यान डेजियाओ की खूबसूरत आंखें थोड़ी हिल गईं और उसने अपने लाल होठों से कहा, संत, हमें दानव भगवान के खंडहरों की खोज में कोई दिलचस्पी नहीं है। बहन, इतनी जल्दी निष्कर्ष निकालने की कोई जरूरत नहीं है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि याओजू अपेक्षाकृत युवा है और पिछले 500 वर्षों में सच्चे भगवान संप्रदाय की शीर्ष प्रतिभाओं में से एक है। लेकिन 500 वर्ष की उम्र में वह वैराग्य पार करने की अवस्था में पहुंच चुकी हैं, इसलिए उनका व्यक्तित्व भी काफी विलक्षण है। हम सच्चे भगवान संप्रदाय में एक नई खोजी गई शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक पत्थर की शिरा को छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम केवल आपके संप्रदाय से 2 महायान साधकों को भेजने के लिए कहते हैं ताकि वे दानव भगवान के खंडहरों की खोज में मदद कर सकें। जो कोई भी सबसे पहले दानव देवता के खंडहरों की खोज करेगा वह प्राप्त वस्तुओं का मालिक होगा। याओजू द्वारा पेश की गई शर्तें निस्संदेह बेहद उदार हैं। लेकिन यान डेजियाओ आखिरकार एक संप्रदाय गुरु हैं, इसलिए वह आसानी से उनके द्वारा बताए गए लाभों पर विश्वास नहीं करेंगी। हाँ, एक उच्च कोटि की आध्यात्मिक पत्थर की शिरा, क्या आपका सच्चा देव संप्रदाय से इतना त्यागने को तैयार है? अगर बहन को विश्वास नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। याओजू थोड़ी निराश लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गर्व की झलक थी। वह जानती थी कि यान डेजियाओ भावुक हुए बिना नहीं रह सकता। ये वास्तव में बहुत अच्छी स्थिति है। ये संप्रदाय गुरु सहमत है। यान डेजियाओ याओजू के सहयोग के लिए सहमत होने ही वाला था कि अचानक बाहर से एक उग्र लाल शरीर वाला भयंकर पक्षी हॉल में उड़ाया। ये 5वें स्तर का आध्यात्मिक जानवर निकला, लाल ज्वाला पक्षी। जियो यान, क्या बात है। यान डेजियाओ का इस आध्यात्मिक जानवर के साथ अच्छा रिश्ता था। जब वह उसके पास उतरा तो उसने अपने खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान के साथ उसके खूबसूरत पंखों को सहलाया। चीची, जिस आध्यात्मिक पशु को उसने जियो यान कहा था, उसने अपनी गर्दन बाहर निकाली जो कम से कम 1 मीटर लंबी थी। उसने अपनी चोंच से गर्दन पर लटकी बांस की नली की ओर इशारा किया, जिसका उपयोग वह पत्र पहुंचाने के लिए करता था। याओजू के दृष्टिकोण से हेहुआन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु का चेहरा अचानक बहुत अधिक गंभीर हो गया। क्या हुआ? याओजू थोड़ी उत्सुक थी, लेकिन उसने और सवाल नहीं पूछे। आखिरकार यह उनके हेहुआन संप्रदाय का मामला था और उसे एक बाहरी व्यक्ति को पूछने का कोई अधिकार नहीं था। याओजू को यह नहीं पता था कि हेहुआन संप्रदाय ने पत्र पहुंचाने के लिए जियो यान का इस्तेमाल किया था, जो कि कुछ महत्वपूर्ण बात होगी। तभी यान डेजियाओ का चेहरा गंभीर हो गया। जियो यान, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। यान डेजियाओ ने आत्मिक जानवर से पत्र निकाला और फिर याओजू के सामने पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्र की विषय वस्तु बिल्कुल यही थी कि संत लियू शुआन को जियांग फैंग द्वारा ले जाया गया था। पत्र की सामग्री पढ़ने के बाद यान डेजियाओ की आंखें अचानक बेहद जटिल हो गईं। जुआनिक्सुआन, वह लड़की वास्तव में जियांग फैंग को पसंद करती है। इस समय यान डेजियाओ के दिल में वास्तव में एक अजीब विचार था। अगर वह व्यक्ति जिसे ले जाया गया था वह थी, तो ऐसा लगता है कि यह स्वीकार्य नहीं होगा। अपने दिल में वह लियू जुआनिक्सुआन से थोड़ी ईर्ष्या भी करती थी। बहन यान डेजियाओ, याओजू की आवाज ने यान डेजियाओ को उसकी कल्पना से वापस खींच लिया। संत, क्या बात है। सहयोग के बारे में यान डेजियाओ ने अपने गुलाबी होठों से मुस्कुराते हुए कहा, जैसा संत ने कहा है वैसा ही करो। हमारे हेहुआन संप्रदाय ने दानव भगवान के खंडहरों की खोज में भाग लेने का फैसला किया है। ... संसार हॉल का पर्वतीय द्वार 100 मील दूर। साफ नीले आकाश में एक विशाल उड़ने वाली नाव जियांग फैंग और उसके दल को लेकर उड़ी।
इस समय जियांग फैंग यिंगुई संप्रदाय के दो बुजुर्गों के साथ संसार पैलेस के बारे में जानकारी पर चर्चा कर रहे थे और सभी के चेहरों पर एक सुकून भरा भाव था। संसार पैलेस का मूल नाम किंगशान संप्रदाय था, लेकिन यह एक छोटा सा संप्रदाय था जो मुख्यधारा में नहीं था। एल्डर झांगपिंग का स्वर थोड़ा तिरस्कारपूर्ण था। हालांकि इस संप्रदाय को कुछ साल पहले रक्तदुष्ट संप्रदाय द्वारा समर्थन दिया गया था और इसका विस्तार जारी रहा और यहां तक कि इसने हमारे यिंगुई संप्रदाय से बहुत सारा व्यवसाय भी छीन लिया। गुलिंग ने भी पलकें झपकाईं और जियांग फैंग को बताना जारी रखा, इस संप्रदाय के नेता का नाम झाओ कुंटिन है और उसकी साधना अभी केवल संलग्न चरण में है। हम दोनों ही इससे निपटने के लिए पर्याप्त हैं। जियांग फैंग को इस संप्रदाय की विशिष्ट ताकत का पता नहीं था और अधिक जानने से उसे हमेशा अधिक आत्मविश्वास मिलता। एक पल सोचने के बाद उन्होंने गंभीरता से पूछा, साथी ताओवादी गुलिंग, झाओ कुंटिन के अलावा क्या इस संसार हॉल में संलग्न चरण में कोई अन्य मजबूत लोग हैं? जहां तक मुझे पता है ऐसा कोई नहीं है। सकारात्मक जवाब मिलने के बाद जियांग फैंग को तुरंत आत्मविश्वास महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि इस बार यिंगुई संप्रदाय के कार्यों को स्वयं द्वारा किए जाने की आवश्यकता नहीं है, वे उन्हें स्वयं ही हल कर सकते हैं। वह यहाँ केवल सोया सॉस बनाने और कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए आए थे। लेकिन फिर भी सुरक्षा कारणों से जियांग फैंग ने फिर भी शियाओयंग को छोटी सी दुनिया से बाहर बुलाया। गुलिंग निश्चित रूप से जानता था कि उसके सामने वाली छोटी लड़की कौन थी। गु मिंगयान ने पहले भी उसका परिचय उनसे कराया था। वह छोटी लड़की के दबाव को महसूस कर सकती थी, जो संप्रदाय गुरु के दबाव से ज्यादा बुरा नहीं लग रहा था। साथ ही दाओवादी जियांग शियाओयंग की कितनी ताकत बची है? लगभग 100%। जियांग फैंग ने अनिश्चितता से उत्तर दिया, क्योंकि शियाओयंग ने केवल इतना कहा था कि उसके पास अभी भी क्लेश पार करने के चरण की साधना है और उसे नहीं पता था कि उसकी कितनी ताकत बरकरार है। गुलिंग की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भर गईं। वह लंबे समय से जानती थी कि रक्त कठपुतली तकनीक बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी शक्तिशाली होगी। शियाओयंग के यहाँ होने से इस यात्रा में हमें कोई समस्या नहीं होगी। छोटी लोली ने अपनी बाहें छाती पर रख ली और सहजता से बोली, गुलिंग, क्या तुम मेरी ताकत पर सवाल उठा रहे हो? गुलिंग, मुझे क्या करना चाहिए? संप्रदाय गुरु का लघु संस्करण बहुत प्यारा है। मैं सचमुच उसे अपनी बाहों में लेकर उसे तबाह करना चाहता हूँ। जब वे बातचीत कर रहे थे तो संसार हॉल का पर्वतीय द्वार पहले से ही नजर आ रहा था। हालांकि जियांग फैंग को अपने दिल में थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसे अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं थी, बल्कि दो बुजुर्गों गुलिंग और झांगपिंग की सुरक्षा की चिंता थी। संलग्न चरण में केवल एक मजबूत आदमी तैनात है जो रक्त दानव संप्रदाय की शैली नहीं है। इस बारे में सोच रहा हूँ, जियांग फैंग ने शांति से कहा। दो बुजुर्गों, मेरे पास एक अस्थायी निर्णय है। मैं संसार हॉल में घुस जाऊंगा और आप बाहर के लोगों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही दाओवादी जियांग, क्या हम पहले जाने पर सहमत नहीं हुए थे? झांगपिंग स्पष्ट रूप से असंतुष्ट था। उसे संदेह था कि जियांग फैंग लूट का माल इकट्ठा करने के लिए पहले गया था और वे जियांग फैंग की सच्ची साधना को नहीं जानते थे। जियांग फैंग ने शांति से कहा, आपको इस ऑपरेशन के लिए मेरे आदेशों का पालन करना होगा। एल्डर झांगपिंग, क्या आप संप्रदाय के गुरु की इच्छा के विरुद्ध जाना चाहते हैं? जैसे ही ये शब्द निकले, झांगपिंग चुप हो गया। बेशक उसने गु मिंगयान के आदेशों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा उसे एक अंडरकवर एजेंट के रूप में माना जाएगा जो परेशानी भरा होगा। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। कच्चा https://www.692.com/txt/105817588/13031307152 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yojakchinlab.com V1.5.8 A million in return, my senior brother is so generous. Chapter 211 WTR LAB WTR Lab। बदले में 1 मिलियन, मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #151 यह मालिक की तरह खुशबू आ रही है। 30% #213 अध्याय 213 जियाओयंग आओ। संसार हॉल, जिसे पहले किंगशान संप्रदाय के नाम से जाना जाता था। चूंकि किंगशान संप्रदाय रक्तदुष्ट संप्रदाय का एक अधीनस्थ संप्रदाय बन गया, इसलिए इसका नाम बदलकर संसार हॉल रखा गया, जिसका अर्थ पुनर्जन्म था और पूरा संप्रदाय मृतकों के व्यापार में संलग्न होने लगा। रक्तदुष्ट संप्रदाय के गुप्त समर्थन से संसार हॉल बड़ा और बड़ा होता गया और उसने बहुत पैसा कमाया। यहाँ तक कि दूसरे स्मारक के लिए आधी कीमत पर छूट भी शुरू की गई। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि कमाया गया अधिकांश धन रक्तदुष्ट संप्रदाय के पास चला गया और पूरा संसार हॉल पैसा कमाने की मशीन बन गया। इस समय संसार हॉल एक हरे पहाड़ पर स्थित है। रक्तदुष्ट संप्रदाय के एक अतिथि का स्वागत करने के लिए बुजुर्गों का एक समूह आया हुआ था। संप्रदाय के नेता झाओ कुंटिन ने मुख्य सीट पर बैठने की हिम्मत भी नहीं की और सम्मानपूर्वक नीचे खड़े रहे। यह अतिथि रक्तदुष्ट संप्रदाय का एक बुजुर्ग था जिसका नाम जुपिंग था, जिसके पास महायान काल की साधना थी, जो क्लेश काल के मजबूत पुरुषों के बाद दूसरे स्थान पर थी। झाओ कुंटिन, क्या ये इन 2 महीनों के सभी आध्यात्मिक पत्थर हैं? जुपिंग ने अपने हाथ में अंतरिक्ष की अंगूठी के साथ खेलते हुए ठंडे स्वर में पूछा। यद्यपि वह बुरा दिखता था, फिर भी कोई भी उसे नीची नजर से देखने का साहस नहीं करता था। तुम्हें पता है, जो लोग रक्त दानव संप्रदाय में बुजुर्ग बन सकते थे, उन्हें लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर निकलना पड़ता था। संप्रदाय के नेता झाओ कुंटिन, जिनका नाम लिया गया था, हिंसक रूप से कांपते हुए और सावधानीपूर्वक समझाया, एल्डर जू, हम हाल ही में अपने व्यवसाय का बहुत तेजी से विस्तार कर रहे हैं और यिंगुई संप्रदाय ने पता लगा लिया है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, शुपिंग ने उसे बीच में रोक दिया। चुप रहो, मैं यहाँ तुम्हारे तर्क सुनने नहीं आया हूँ। क्योंकि तुम हमारे रक्त दानव संप्रदाय की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हो, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या सजा मिलेगी, है ना? जुपिंग ने झाओ कुंटिन पर व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा, उसकी आंखों में एक भयावह भाव था। नहीं, एल्डर जू, हम कार्य पूरा करने का वादा करते हैं, कृपया हमें मार्ग दबा दीजिए। झाओ कुंटिन रोते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और जुपिंग की जांघों को गले लगा लिया और संसार हॉल के अन्य बुजुर्ग भी कांपते हुए एक के बाद एक घुटनों के बल बैठ गए। कुछ वर्ष पहले उन्हें रक्त दानव संप्रदाय ने ढूंढ निकाला था और फिर उन्हें जबरदस्ती एक गोली खिला दी गई जिससे लोगों को नियंत्रित किया जा सकता था। अगर कोई मार्ग नहीं है तो उन्हें हजारों कीड़ों के काटने का दर्द सहना पड़ेगा जो उनके दिलों को कुतर रहे हैं। यहाँ तक कि एक किसान को भी इतनी यातना दी जा सकती है कि वह दम तोड़ दे। तुमने यही मांगा था। जुपिंग ने कोई दया नहीं दिखाई। उसके लिए ये लोग कीड़ों से अलग नहीं थे, लेकिन वे थोड़े ज्यादा उपयोगी थे। अचानक सफेद कपड़े पहने एक सुंदर युवक बिना किसी चेतावनी के हॉल में आया, अपने हाथों को पीठ के पीछे रखे वह शांति से सभी को देख रहा था। आप कौन हैं? जैसे ही जुपिंग ने जियांग फैंग को देखा, उसकी पीठ पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। महायान काल में एक साधक के रूप में उन्होंने यह नहीं देखा कि उनके सामने खड़ा युवक कैसा दिख रहा था, उसमें कोई साधना देखना तो दूर की बात थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जल्द ही मर जाएंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियांग फैंग ने शियाओयंग को छोटी सी दुनिया से मुक्त कर दिया। ये छोटी लड़की जो गु मिंगयान के समान दिखती थी, क्लेश काल की शक्ति से भर गई। जियाओयंग, चलो, नाजुक चेहरे वाली छोटी लड़की ने हल्का सा सिर हिलाया। तभी अचानक उसके हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट हुई, जो रसातल से गरजती हुई रक्त रंग की शाप की तरह, एक दुष्मन की तरह उसके छोटे शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी। इस समय जुपिंग को मौत का खतरा महसूस हुआ। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं रक्तदुष्ट संप्रदाय का बुजुर्ग हूँ। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, छोटी लड़की की आकृति उसकी दृष्टि से ओझल हो गई और रक्त रंग की बिजली ने उसके शरीर को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। संसार हॉल में सभी की उदास आंखों के सामने जुपिंग ऐसे ही मर गया, चुपचाप मर गया। मास्टर, यह उसकी अंतरिक्ष अंगूठी है। शियाओयंग ने रक्तदुष्ट संप्रदाय के बुजुर्ग को कुछ ही सेकंड में मार डाला। उसके बाद उसने उसके शरीर से 2 अंतरिक्ष वलय निकाले। एक तो उसका अपना होना चाहिए और दूसरे में बड़ी संख्या में आत्मिक पत्थर होने चाहिए। बहुत अच्छा, जियांग फैंग के चेहरे पर खुशी दिखी। इस बार फसल निश्चित रूप से छोटी नहीं थी। इस समय झाओ कुंटिन और संसार हॉल के लोगों के एक समूह ने भी जो कुछ हुआ उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे जियांग फैंग को विस्मय से देखने लगे। इस युवक ने वास्तव में रक्तदुष्ट संप्रदाय के लोगों को मारने का साहस किया। यह दाऊवादी मित्र, क्या आप हमें इसका मार्ग दे सकते हैं? हाँ, जब तक आप हमें मार्ग दबा दे सकते हैं, मैं गाय या घोड़े की तरह काम करने को तैयार हूँ। जियांग फैंग ने थोड़ा भौहें से कोड़ी। ऐसा लगता है कि इन लोगों को रक्तदुष्ट संप्रदाय द्वारा दवाओं के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है।
कोई आश्चर्य नहीं कि वे विनाश के जोखिम के बावजूद व्यापार के लिए लिंगुई संप्रदाय के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मैं तुम्हें मारक दवा दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें बराबर मूल्य के चिप्स भी निकालने चाहिए। बिल्कुल, संसार हॉल के बुजुर्ग अपने खजाने का संग्रह जियांग फैंग के पास ले जाने के लिए दौड़े, मानो उन्हें डर था कि अन्य लोग उन्हें पहले ले लेंगे। जो चीजें उन्होंने निकाली वे मिश्रित थीं, लेकिन फिर भी उनमें बहुत सी अच्छी चीजें थीं। हालांकि इन चीजों को प्राप्त करने के बाद जियांग फैंग ने कहा, यह पर्याप्त नहीं है। मैंने सुना है कि आपके किंगशान संप्रदाय में एक निश्चित क्षेत्र है, वहां कुछ चीजें हैं जिनमें मेरी रुचि है, मुझे वहां ले चलो। कई बुजुर्ग एक दूसरे की ओर देखने लगे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जियांग फैंग ने क्या कहा। केवल संप्रदाय के नेता झाओ कुंतियन ही हिचकिचाते हुए दिखे। साथ ही दाववादी, वह निश्चित क्षेत्र बहुत खतरनाक है। यदि आप निश्चित क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और बाहर नहीं निकल सकते, तो हमारे पास मारक औषधि नहीं होगी। बस मुझे वहां ले चलो, मैं अपने साथियों को मारक दवा दे दूंगा। ये जानने के बाद कि वास्तव में एक निश्चित क्षेत्र है, जियांग फैंग खुश होने से खुद को रोक नहीं सका। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि खेल के कथानक में जू चांगकिंग नाम का एक भाग्य का पुत्र था, जो कि किंगशान संप्रदाय के निश्चित क्षेत्र में चीजों पर भरोसा करते हुए आकाश में उड़ गया था। यह ठीक है, झाओ कुंतियन हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियांग फैंग के पास और भी साथी होंगे। पहले तुम मेरे साथ आओ, बाकी लोग यहीं रहो। जियांग फैंग के निर्देशों के तहत झाओ कुंतियन ने अकेले ही जियांग फैंग का हॉल से बाहर तक पीछा किया और फिर जियांग फैंग के दो साथियों से मुलाकात की, जिनके पास संलग्न अवधि की खेती भी थी। साथी दाववादी जियांग, क्या आप ठीक हैं? जियांग फैंग को हॉल से बाहर आते देख गुलिंग ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा। फिर उसने जियांग फैंग के बगल में झाओ कुंतियन को देखा। कौन है? पुनर्जन्म हॉल, झाओ कुंतियन। जब गुलिंग और झांग पेंग को पता चला कि यह व्यक्ति पुनर्जन्म हॉल का मास्टर था, तो उनके चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया, क्योंकि झाओ कुंतियन जियांग फैंग से बहुत प्रभावित लग रहा था। तार्किक रूप से कहें तो उसे शियाओयंग से डरना चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि वह जियांग फैंग से इतना प्रभावित हो गया? साथी दाववादी गुलिंग, मैं तुम्हें यह अंतरिक्ष अंगूठी सुरक्षित रखने के लिए दूंगा। अंगूठी के अंदर दिल खाने वाले जहरीले जहर का मारक है। मुझे इस संप्रदाय के गुरु झाओ से कुछ बातें निपटानी हैं। जियांग फैंग ने हाथ बढ़ाकर गुलिंग को एक अंगूठी थमा दी। जब उसने अंगूठी को छुआ तो उसे उसके हाथ की कोमलता महसूस हुई और गुलिंग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। ये दृश्य अन्य लोगों ने नहीं देखा। साथी दाववादी जियांग, आप लोग जाइए। झांग पेंग और मैं यहीं रहेंगे। ठीक है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। जियांग फैंग और झाओ कुंतियन के चले जाने के बाद गुलिंग को जियांग फैंग के साथ त्वचा का संपर्क याद आया। उसका चेहरा लाल हो गया और वह ये भी भूल गई कि उसके आसपास अन्य लोग भी थे। वह खुद को सोचने से नहीं रोक सकी। वह इतनी बुरी हो गई थी। क्या उसके लिए जियांग फैंग के साथ रहना वास्तव में संभव था? नहीं, वह आदमी था जिसे निंग पसंद करती थी। कच्चा https://www.696.com/txt/10015/13030310715 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 A million in return, my senior brother so generous. Chapter 212 WTR LAB WTR lab. बदले में 1 मिलियन, मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #151 यह मालिक की तरह खुशबू आ रही है। 30% #214 अध्याय 214 प्राचीन ड्रैगन लाश। जियांग फैंग झाओ कुंतियन का पीछा करते हुए एक घाटी में आ गया। यहाँ जीवन की प्रबल सांस है तथा आसपास के पौधों में भी अधिक प्राणशक्ति है। कुछ साधारण पौधे वास्तव में कई मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। यदि उसका अनुमान सही था तो यह अवसर का स्थान था। इस अवसर का उद्देश्य एक शीर्ष शक्तिशाली व्यक्ति को तैयार करना था, लेकिन अब ये जियांग फैंग के लिए फायदेमंद था। साथ ही दाववादी जियांग, आगे एक निश्चित क्षेत्र है। निश्चित क्षेत्र में गठन अवरोध की एक परत है। किंगशान संप्रदाय के पूर्वज और मैं इसे नहीं खोल सकते। रक्तदुष्ट संप्रदाय के लोग भी यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने सभी प्रकार के तरीके आजमाए हैं। ठीक है, तुम यही मेरा इंतजार करो। जियांग फैंग को किसी भी बाधा की चिंता नहीं थी। शियाओयंग के साथ होने के कारण अधिकांश बाधाएं उसे रोक नहीं सकी। हाँ, बेशक झाओ कुंतियन ने जियांग फैंग की इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की और वह वहीं रहा जहाँ वह था। इसके तुरंत बाद जियांग फैंग ने शियाओयंग को आगे बढ़ाया और फिर पानी की लहरों जैसी बाधा को पार कर गया, मानो वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया हो। इस घाटी के अंदर वास्तव में एक गुफा है। बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो पाएंगे कि गुफा के अंदर की दुनिया बाहर से बिल्कुल अलग है। ये बस एक दूसरी दुनिया है। कितनी खूबसूरत जगह है। जियांग फैंग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसके सामने का दृश्य वास्तव में उसकी उम्मीद से परे था। इस विशाल गुफा आकाश में सभी प्रकार के अजीब पौधे हैं और जमीन पर फूलों के बड़े विस्तार हैं और सब कुछ जीवन शक्ति से भरा है। गुफा के मध्य में एक विशाल कंकाल है। ये वास्तव में एक ड्रैगन लाश है। जियांग फैंग ने अचानक कहा, गोल्डन ड्रैगन कबीला। गोल्डन ड्रैगन कबीला प्राचीन दिव्य जानवरों का कबीला है। इसकी स्थिति 9 पूंछ वाले स्काई फॉक्स के समान है। वे दोनों विलुप्त जातियां हैं। उनकी शक्तिशाली ताकत अमर लोगों को भी डराती है। उसके सामने पड़ी सुनहरी ड्रैगन की लाश स्पष्टतः एक नाबालिग व्यक्ति की थी। हालांकि भले ही ये केवल एक छोटा सा जीव है, लेकिन इसके शरीर की लंबाई आश्चर्यजनक रूप से 200 मीटर तक पहुंच चुकी है और इसका पूरा शरीर एक पहाड़ी की तरह है। गुरुजी, मैं इसमें एक प्रबल जीवन शक्ति महसूस कर सकता हूं। ज़ियाओ यंग, जो जियांग फैंग का पीछा कर रहा था, उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी नजर थी और उसने अपने सामने पड़े विशाल सुनहरे ड्रैगन के शव को देखा, लेकिन वहां एक संरचना अवरोध भी था जो उन दोनों को रोक रहा था। जादू की यह परत। जियांग फैंग ने अपना हाथ बढ़ाया और बाधा को छुआ। ये पारदर्शी अवरोध जेली की तरह है जो पूरे हाथ को निगल जाता है। हालांकि इस अवरोध को तोड़ना मुश्किल है। शियाओयंग, मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। हालांकि उसे यह याद नहीं था कि खेल में उस व्यक्ति ने अवरोध को कैसे तोड़ा था, लेकिन जियांग फैंग का मानना था कि महान शक्ति चमत्कार पैदा कर सकती है। ये कॉपी करो मास्टर। ज़ियाओयंग ने लंबी तलवार निकाली जो लगभग उसके बराबर ही लंबी थी और फिर तलवार की ऊर्जा से सीधे अवरोध को नष्ट करने की कोशिश की। हालांकि तलवार की ऊर्जा जो एक पर्वत शिखर को काट सकती है, जब वह अवरोध पर गिरती है तो कोई तरंग उत्पन्न नहीं करती। ये देखकर कि बाधा कितनी कठिन थी, शियाओयंग ने तुरंत कार्रवाई की। रक्त अभिशाप थंडर रंबल। शियाओयंग हवा में तैर रही थी। उसका पूरा शरीर खूनी गड़गड़ाहट से लिपटा हुआ था। यह उसकी सबसे मजबूत लड़ाई मुद्रा थी। इसे मेरे लिए खोलो। अगले ही क्षण रक्तरंजित तलवार की ऊर्जा ने अवरोध पर प्रहार किया। पूरे बैरियर में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गईं। ऐसा लग रहा था कि अब ये शियाओयंग के हमले का सामना नहीं कर पाएगा। यह एक बहुत बड़ी आवाज के साथ शीशे की तरह टूट गया। घाटी में हो रहे तेज शोर से बाहर के लोगों को भी इसका एहसास हो गया। झाओ कुंतियन, जो गुफा के बाहर इंतजार कर रहा था, भयभीत भाव से घाटी की ओर देख रहा था। वह अपने आप से बुदबुदाया, क्या उन्होंने सचमुच इसे चालू कर दिया? बेशक वह ड्रैगन की लाश का मूल्य भी जानता था, लेकिन उसने इसके लिए जियांग फैंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं की। आगे जाकर गुलिंग भी चिंतित होकर घाटी की ओर देखने लगा। जियांग फैंग, कृपया अपने साथ कुछ मत होने दो। दृश्य बदल जाता है। मूल रूप से जियांग फैंग और उन दोनों को रोकने वाला अवरोध पूरी तरह से खत्म हो गया था और भयानक प्रभाव से बड़ी संख्या में फूल आकाश में उड़ गए थे। पंखुड़ियां गिरती हैं और एक सुंदर दृश्य बनता है। जियांग फैंग धीरे-धीरे विशाल ड्रैगन शव के सामने चला गया, फिर उसने अपनी हथेली को धीरे से ड्रैगन शव को सहलाने के लिए बढ़ाया। समय की शक्ति ने प्राचीन काल में मौजूद इस ड्रैगन शव को अत्यंत शुष्क बना दिया है। ऐसा प्रतीत हुआ कि जियांग फैंग ने मरने से पहले उसकी अनिच्छुक दहाड़ सुन ली थी। मास्टर, क्या ये प्राचीन ड्रैगन कबीला है? ज़ियाओ यंग भी उसके पीछे आई। उसके चेहरे पर आश्चर्य का एक दुर्लभ भाव था। इस अजगर की लाश के सामने, जो कम से कम 200 मीटर लंबी थी, वे दोनों चींटियों की तरह तुच्छ थे। ड्रैगन के शव को ढकने वाला केवल एक ही तराजू 2 मीटर व्यास का है। हाँ, ये गोल्डन ड्रैगन कबीले का एक युवा ड्रैगन है। ये कम से कम दसियों हजार वर्षों से मरा हुआ है। जियांग फैंग ने शियाओयंग की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसे सब कुछ बता दिया। उनके पास यहाँ घूमने के लिए बहुत समय था और उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई आकर उनका मौका छीन लेगा। मालिक को ये क्यों मिला? ज़ियाओयंग ने अपना संयम वापस पाया और जियांग फैंग के चेहरे की ओर देखा। जियांग फैंग मुस्कुराया और कहा, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। पिछले जन्म में इस खेल में जू चांगकिंग नाम का एक भाग्य का बेटा था।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह गलती से इस दुनिया में आ गया था और उसे सुनहरे ड्रैगन से सुनहरा ड्रैगन खून मिल गया था। खेल के बाद के चरणों में वह महान जिया राजवंश में शीर्ष शक्ति बन गया और अंततः ऊपरी क्षेत्र में चढ़ गया। इस पर विचार करें, जियान फैंग ने ड्रैगन की लाश के दिल को देखा। अगर उसने सही अनुमान लगाया तो भाग्य के बेटे जू चांगकिंग को ड्रैगन के दिल से सुनहरा ड्रैगन खून मिला। ज़ियाओयिन, यही मेरा इंतजार करो। जियान फैंग ने कबूल किया, फिर विशाल ड्रैगन शव के पास उड़ गया और रंगीन तलवार से ड्रैगन के तराजू को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उम्मीद के मुताबिक असफल रहा। इस समय अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। होस्ट, आप ड्रैगन की लाश के शरीर में उसकी ग्रासनली के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। महान विचार। जियान फैंग ने सिस्टम की याद दिलाने के बाद ड्रैगन के सिर की जगह पर उड़ान भरी। आंखों पर कोई तराजू नहीं था और वे सभी समय के साथ जंग खा गए थे। बिना किसी हिचकिचाहट के जियान फैंग ने खाली आंखों के गड्ढों के माध्यम से ड्रैगन की लाश में प्रवेश किया। ड्रैगन के शव का आंतरिक मांस और रक्त सूख गया या समृद्ध जीवन शक्ति बाहरी दुनिया में बिखर गई, जिससे पौधों की वृद्धि को बढ़ावा मिला। ग्रासनली के साथ आगे बढ़ते हुए जियान फैंग ने जल्द ही मध्य हवा में लटके हुए दिल को देखा, जिसका व्यास 10 मीटर था। आज तक यह विशाल हृदय अभी भी धड़क रहा है। बस इतना है कि इसकी धड़कन की आवृत्ति नगण्य है और यह बिल्कुल भी वैसा नहीं दिखता जैसा पहले हुआ करता था। केवल पतले ड्रैगन का खून ही इसकी धड़कन को सहारा देने के लिए अंदर बचा है। भाग्य के पुत्र जू चांगकिंग ने अपनी काया सुधारने के लिए ड्रैगन के खून से स्नान किया। ड्रैगन के खून जैसी कीमती चीज का इस्तेमाल नहाने के लिए किया जाता है। ये कितनी बर्बादी है। जियान फैंग ने तथाकथित भाग्य के पुत्र की कड़ी आलोचना की और एक छोटा लौकी निकाला। अंदर की जगह ड्रैगन के सारे खून को समेटने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। परी तलवार से दिल को चीरने के बाद चमकीले लाल ड्रैगन का खून लौकी में ऐसे चूसा गया मानो मुफ्त में, और जियान फैंग के मुंह के कोने ऊंचे उठ गए। अंततः इस दृढ़ हृदय ने धड़कना बंद कर दिया और पूरी तरह से शांत हो गया। अचानक एक सुनहरी रोशनी ने जियान फैंग का ध्यान आकर्षित किया। लगता है इस दिल के अंदर कुछ है। कच्चा। https://www.696.com/txt/10581758813030715 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yojakchinlab.com V1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 213 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #151 यह मालिक की तरह खुशबू आ रही है। 30% #215 अध्याय 215 ड्रैगन अंडा। क्या जियान फैंग की आंखें दिव्य प्रकाश से चमक उठी और अंततः उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि उसके दिल में क्या था। अच्छा लड़का, एक ड्रैगन अंडा। आपके सामने 1 मीटर व्यास और सुनहरे शरीर वाला यह विशालकाय व्यक्ति महज एक ड्रैगन का अंडा नहीं है। संभवतः पूरी निचली दुनिया में सोने के ड्रैगन के अंडे से ज्यादा कीमती कोई खजाना नहीं है। यहाँ तक कि शाही हथियार भी इसके मूल्य की बराबरी नहीं कर सकते। तुम्हें पता है, एक वयस्क सुनहरे ड्रैगन की ताकत एक सम्राट के बराबर है। अच्छी चीज, जियान फैंग अच्छी तरह से जानता था कि इस ड्रैगन अंडे का मूल्य निश्चित रूप से उसके द्वारा प्राप्त ड्रैगन रक्त से कहीं अधिक था। ये पहचानने के बाद कि यह बड़ा अंडा ड्रैगन का अंडा है, जियान फैंग ने जल्दी से ड्रैगन के अंडे को स्पेस रिंग में डाल दिया। हैचिंग के लिए उसे सिस्टम से पूछना पड़ा, लेकिन उसे यह बात हैरान कर रही थी कि भाग्य के पुत्र जू चांगकिंग को ये ड्रैगन का अंडा क्यों नहीं मिला। इस संबंध में जियान फैंग का अनुमान है, जू चांगकिंग के आने से पहले ड्रैगन के अंडे दूसरों द्वारा ले लिए गए थे या वे स्वयं ही फूट गए थे और खेल में कोई प्रासंगिक कथानक नहीं है। गड़गड़ाहट। जैसे ही ड्रैगन का अंडा हटाया गया, पूरे सुनहरे ड्रैगन का शव हिंसक रूप से कांपने लगा। नहीं, ये ड्रैगन लाश गिरने वाली है, शायद इसलिए कि जियान फैंग ने ड्रैगन का खून और अंडे छीन लिए थे। सुनहरे ड्रैगन की लाश अंततः अपने ही वजन से कुचल गई और कुछ वर्षों में राख में बदल गई। ज़ियाओयिन, चलो बाहर चलें। जियान फैंग ने ज़ियाओयिन का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर उड़ गया। परिणाम स्वरूप ज़ियाओयिन जियान फैंग के साथ उड़ रहा था और गति अनगिनत गुना तेज थी और उसने समय रहते गिरते हुए कंकाल को भी चकमा दे दिया। अंततः ड्रैगन की लाश के पूरी तरह से ढहने से ठीक पहले वे दोनों आंखों के सामने से उड़ गए। ज़ियाओयिन का चेहरा अभी भी भावहीन था, एक नाजुक चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह लग रहा था, लेकिन जियान फैंग की छवि तेज गति से उड़ते समय थोड़ी शर्मिंदा दिख रही थी। ज़ियाओयिन, अगली बार जब तुम मुझे उड़ाने ले जाओ तो पहले एक वायुरोधी अवरोध लगाना याद रखना। मैं समझ गया गुरुजी। ज़ियाओयिन ने उदासीनता से सिर हिलाया। जियान फैंग की शर्मिंदा नजर को देखते हुए उसकी आंखों में एक सफल शरारत की खुशी दिखाई दी। बेशक जियान फैंग ने यह दृश्य नहीं देखा। अपने बिखरे हुए बालों और कपड़ों को व्यवस्थित करने के बाद जियान फैंग ने अंतरिक्ष वलय से ड्रैगन का अंडा निकाला। जितनी जल्दी वह ड्रैगन का अंडा निकालेगा, उतनी ही अधिक युद्ध शक्ति उसके पास होगी। ड्रैगन का अंडा उसकी आध्यात्मिक शक्ति के सहारे हवा में तैरने लगा। इस सुनहरे ड्रैगन अंडे के खोल पर सोने के अलावा सफेद धारियां भी हैं। यह एक कलाकृति की तरह ही मादक है। मालिक, क्या आप इसे खाना चाहते हैं? ज़ियाओयिन ने अचानक कहा और उसके मुंह के कोने पर क्रिस्टल तरल दिखाई दिया। जियान फैंग के मुंह का कोना थोड़ा सा हिल गया। सुनहरा ड्रैगन अंडा खाने के लिए था। शायद केवल ज़ियाओयिन, एक कठपुतली, की ऐसी बात कह सकती है। परेशानी मत करो, ये खाने के लिए नहीं है। जियान फैंग ने कुछ कहा और फिर अपने मन में सिस्टम से पूछना शुरू कर दिया। सिस्टम, इस सुनहरे ड्रैगन अंडे को कैसे निकाला जाना चाहिए? सिस्टम होस्ट, सुनहरे ड्रैगन के अंडे से बच्चे निकलने के लिए आपको अत्यंत मजबूत जीवन शक्ति वाली जगह ढूंढनी होगी। यदि आप सुनहरे ड्रैगन का खून नहीं निकालते हैं तो यह अपने आप ही अंडे से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब तक पर्याप्त जीवन शक्ति है तब तक ये जल्दी ही अंडे से बाहर आ सकता है ना? हाँ, सिस्टम का जवाब मिलने के बाद जियान फैंग को आत्मविश्वास महसूस हुआ। ड्रैगन के खून से अंडे सेने का काम जारी रखना बहुत ही शानदार होगा। उसे याद आया कि एक ऐसी जगह है जहाँ काफी मजबूत जीवन शक्ति है जो ड्रैगन के अंडों से अंडे सेने के लिए एकदम सही होगी। लेकिन उससे पहले उसे राक्षस देवता एसल के पुनरुत्थान को रोकना होगा। ज़ियाओयिन, चलो बाहर चलें। ठीक है गुरुजी। ज़ियाओयिन को अपने साथ लेकर जियान फैंग इस गुफा से चला गया। जहाँ तक उन सुनहरे ड्रैगन पर लगे तराजू की बात है तो समय के साथ वे अपना मूल्य खो चुके हैं। अगर उन्हें निकाल भी दिया जाए तो उनका इस्तेमाल सिर्फ साधारण सामग्री के तौर पर ही किया जा सकता है। इस यात्रा से जियान फैंग को निश्चित रूप से बहुत बड़ी प्राप्ति हुई। जियान फैंग केवल अपने बेटे से माफी मांग सकता था, जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था। उसे ऐसी चीज खुद ही हथियानी थी। जब तक मैं पर्याप्त अवसरों का लाभ उठाता रहूंगा तब तक भाग्य के उन पुत्रों की साधना मेरी साधना को पकड़ नहीं पाएगी। जैसे ही जियान फैंग और ज़ियाओयिन गुफा से बाहर निकले, पुनर्जन्म हॉल से झाओ कुंतियन सम्मानपूर्वक उनके पास आए। वह जानबूझकर झुके और अपनी मुद्रा बहुत नीचे रखी। साथ ही दाववादी जियान, क्या इससे कुछ लाभ होगा? जियान फैंग ने उसे ठंडे अंदाज में देखा। उसके स्वर में धमकी थी। संप्रदाय नेता झाओ, मेरा मानना है कि आप एक चतुर व्यक्ति हैं। जो सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए उन्हें न पूछना ही बेहतर है। हाँ, मैं समझ गया। झाओ कुंतियन ने और अधिक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से जियान फैंग से माफी मांगी। इसके बाद कई लोग एक साथ पुनर्जन्म हॉल में लौट आए। जब गुलिंग ने जियान फैंग को वापस आते देखा तो वह राहत महसूस कर रहा था, लेकिन उसने जल्दी से खुद को रोक लिया। साथ ही दाववादी जियान, आप वापस आ गए। साथ ही दाववादी गुलिंग, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। उन्हें मारक औषधि दे दो। जियान फैंग ने गुलिंग की आंखों में अजीब नजर नहीं देखी। वह भी 4 प्रमुख दानव संप्रदायों द्वारा 2 दिन बाद दानव देवता के खंडहरों की खोज के बारे में सोच रहा था। गुलिंग ने जियान फैंग की ठंडक की परवाह नहीं की और जियान फैंग की बातों का पालन करते हुए झाओ कुंतियन को मारक दवा सौंप दी। झाओ कुंतियन इतना खुश हुआ मानो उसने कोई खजाना पा लिया हो और फिर वह खुशी-खुशी इन कठपुतली संप्रदाय का अधीनस्थ संप्रदाय बनने के लिए सहमत हो गया। सब कुछ हो जाने के बाद एल्डर झांगपिंग ने पहल की और कहा, चूंकि कार्य पूरा हो गया है, इसलिए आइए पहले वापस चलें और बाकी काम संप्रदाय पर छोड़ दें। जियान फैंग और गुलिंग को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी और वे तुरंत अपनी वापसी यात्रा पर निकल पड़े। जब जियान फैंग और अन्य लोग यिंगकुई संप्रदाय में वापस लौटे तो हजारों मील दूर स्थित रक्त संप्रदाय को लगभग उसी समय जुपिंग की मृत्यु की खबर मिली। जुपिंग का प्रतिनिधित्व करने वाली जीवन पट्टिका बिना किसी चेतावनी के 2 हिस्सों में टूट गई और यह खबर जल्द ही रक्त संप्रदाय के नेता शाक्यानिक के कानों तक पहुंच गई। संप्रदाय के सभी बुजुर्ग इस मामले से हैरान और असहज हो गए।
रक्तदुष्ट संप्रदाय के मुख्य हॉल में स्वप्निल चेहरे और अत्यंत ठंडे स्वभाव वाली एक महिला मुख्य सीट पर बैठी थी, मानो वह आसपास के अंधेरे के साथ एकीकृत हो गई हो। मुझे कौन बता सकता है कि क्या हुआ? हमारे रक्तदुष्ट संप्रदाय के एक संलग्न चरण साधक की मृत्यु कुछ समय पहले ही उस कमजोर तीसरे दर्जे के संप्रदाय में हुई थी। क्या आप बुजुर्गों को कुछ कहना है? सभी बुजुर्ग जानते थे कि क्या हुआ होगा, लेकिन इस समय किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह खड़ा हो जाए, क्योंकि उनके नेता शाक्यानिक सुस्पष्ट रूप से नाराज थे। भले ही आप यह न कहें, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि यह हिंगुई संप्रदाय था जिसने ये किया। ऐसा लगता है वे अब और शांत नहीं बैठ सकते। इस समय एक बुजुर्ग आखिरकार खड़ा हुआ और कांपते हुए बोला, मास्टर, हमारे रक्तदुष्ट संप्रदाय ने बहुत कुछ जमा कर लिया है। क्या आप अब हिंगुई संप्रदाय के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं? नहीं, अभी सही समय नहीं है। गुरु की बात सुनकर सभी को अच्छी तरह पता चल गया कि वह हिंगुई संप्रदाय के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले दानव देव खंडहर का मामला खत्म होने तक इंतजार करना चाहती थी। हजारों सालों का पैटर्न बहुत पहले ही बदल जाना चाहिए था इस गुरु के हाथों से। कच्चा https://www.shenosu.com/txt/10051758/1300517581305 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.8 A million in return my senior brother so generous chapter 214 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #151 यह मालिक की तरह खुशबू आ रही है। 30% #216 अध्याय 216 पवित्र वस्तु अंततः काम आती है। ब्लैकस्टोन सिटी वापस जाते समय जियान फैंग को अचानक याद आया कि उसने अभी तक लियू जुबान का दौरा नहीं किया था। उसने हिहुआन संप्रदाय की सन से वादा किया था कि वह हर दिन छोटी दुनिया में उसे मिलने आएगा। एक योग्य सज्जन के रूप में वह अपना वादा नहीं तोड़ सकता था। इसके अलावा लियू जुबान अभी भी दायरे से बाहर निकलने में उसकी मदद के लिए इंतजार कर रही थी। इस बारे में सोच रहा हूं, जियान फैंग ने गुलिंग से कहा, जो धनुष देख पर खड़ा था। दाऊ गुलिंग, मेरे पास अभी भी कुछ चीजें हैं जिनसे निपटना है। क्या मैं आपको उड़ने वाली नाव चलाने के लिए परेशान कर सकता हूं? बेशक दाऊ जियान, कृपया जाओ। गुलिंग ने अपने आकर्षक चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान दिखाई और खुशी से उड़ने वाली नाव को चलाने का काम अपने हाथ में ले लिया। यहां तक कि जियान फैंग से ये भी नहीं पूछा कि वह क्या करने जा रहा है। हालांकि जियाओयंग, जो एक कठपुतली थी, ने जियान फैंग को एक ऐसी नजर से देखा जो स्पष्ट रूप से गलत थी। यह मालिक अवश्य ही कुछ बुरा करने जा रहा है। जियान फैंग ने शियाओयंग की नजर को सीधे अनदेखा कर दिया। गुलिंग द्वारा उड़ान नाव के ड्राइविंग अधिकार संभालने के बाद उसने अपने बगल में आयल झांग पिंग का अभिवादन किया और जल्द ही मौके से गायब हो गया। छोटी सी दुनिया में आ गया। जियान फैंग ने देखा कि लियू जुबान धान के खेत में काम करने के लिए झुकी हुई थी। इस दुनिया में कुछ विशिष्ट तरीकों से खेती की जा सकती है, जैसे खेती की गति बढ़ाने के लिए चावल की खेती करना। इस समय लियू जुबान पिछली महिलाओं की तरह एक चोंगसम पहने हुए थी और चावल लगाने के लिए झुकी हुई थी। इस महिला का शरीर और कंधे पतले हैं, लंबे सफेद पैरों की एक जोड़ी चोंगसम के साथ और भी अधिक पतली लगती है, और उसके शरीर के सामने की परिपूर्णता झुकने की प्रक्रिया में एक शानदार सुंदरता प्रस्तुत करती है। चावल का एक छोटा बंडल लगाने के बाद लियू जुबान खड़ी हुई, अपने हरे कमल के हाथों से अपने चिकने माथे को पोंछा और उसके सुंदर चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। इस समय तक उसे जियान फैंग के अस्तित्व का पता नहीं चला था। जियान, वरिष्ठ भाई जियान फैंग, आप यहाँ हैं। लियू जुबान की आंखें थोड़ी उलझन भरी थीं। उसे लगा कि इस तरह के कपड़े पहनना बहुत शर्मनाक है। उसने शुरू में सोचा था कि हिहुआन संप्रदाय में उसने जो कपड़े पहने थे उनमें पर्याप्त कपड़ा था, लेकिन जब तक वह जियान फैंग के स्थान पर नहीं आई, उसे पता नहीं था कि ऐसे कपड़े भी होते हैं। उसने ये चियोंगसम स्वेच्छा से नहीं पहना था, लेकिन शियाओयु, जो हथियार की आत्मा थी, ने उसे इसे पहनने के लिए कहा। जियान फैंग ने कहा कि अगर वह इसे ऐसे ही पहनेगी तो वह खुश होगी। मिस जुबान, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। जियान फैंग ने बिना कोई शब्द बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आ गया। हल्की जलन भरी निगाहों से उसने बिना किसी संकोच के लियू जुबान को देखा, खासकर उसकी लंबी टांगों को। सफलता। लियू जुबान का नाजुक शरीर कांप उठा और वह तुरंत समझ गई कि जियान फैंग किस बारे में बात कर रहा था। हालांकि उसने सोचा था कि ऐसा दिन आएगा, लेकिन जब वह दिन सचमुच आया तो वह घबरा गई। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं थी कि अभी दिन का समय था। वरिष्ठ भाई जियान फैंग, क्या उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी? लियू जुबान ने अपने लाल होठों को काटा और जियान फैंग को शर्म से देखा। भाई जियान फैंग, क्या हम शाम तक इंतजार कर सकते हैं? शायद शाम को समय नहीं है। जियान फैंग भी असहाय था। वह जानता था कि गुमिंग उसे शाम को जाने नहीं देगी। अगर वह लियू जुबान को दायरे से बाहर निकलने में मदद करना चाहता था तो वह केवल यही समय चुन सकता था, लेकिन यह उसके प्रति थोड़ा अनुचित था। मिस जुबान साधना कैसे प्रतीक्षा कर सकती है? जियान फैंग ने पानी की एक भी बूंद गिराए बिना पानी पर कदम रखा। वह धीरे धीरे लियू जुबान के पास आया और फिर उसके चिल्लाने के बीच उसे उठा लिया। चाहे जो भी हो, लियू जुबान निर्दोष थी। जब उसने सोचा कि आगे क्या होने वाला है तो उसके सुंदर गाल लाल हो गए और उसका दिल शांत नहीं हो सका। जल्द ही जियान फैंग उसे एक छोटी सी दुनिया में एक मचान पर ले गया। जानबूझकर एक बड़ा कमरा चुनने के बाद जियान फैंग ने लियू जुबान को पहले स्नान करने के लिए कहा और उसे नहाने के लिए भी जगह मिल गई। वैसे भी इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। सिर्फ एक चौथाई घंटे में जियान फैंग ने अपना स्नान समाप्त किया और लियू जुबान के कमरे में वापस आ गया। पर्दे के पीछे लियू जुबान ने स्वाभाविक रूप से देखा कि जियान फैंग वापस आ गया था, लेकिन शायद शर्म के कारण उसका शरीर खड़ा नहीं हो पा रहा था और अंततः उसे मच्छर जैसी पतली आवाज में जियान फैंग को पुकारना पड़ा। भाई जियान फैंग, मुझे बाहर ले चलो। ठीक है। जियान फैंग, जो पहले से ही आध्यात्मिकीकरण चरण में एक साधक था, कमरे के बाहर भी लियू जुबान की आवाज सुन सकता था। कमरे के अंदर की तो बात ही छोड़िए। ऐसा अनुरोध सुनकर जियान फैंग ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया, लेकिन वह ये भी सोच रहा था कि लियू जुबान को अकेले ही क्यों ले जाने की जरूरत थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अपनी लड़की की संयमता को छोड़ दिया हो और कुछ रोमांचक खेलना चाहती हो? हालांकि जब जियान फैंग पर्दे के पीछे आया तो उसने महसूस किया कि लड़की इतनी शर्मीली थी कि वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसका सुंदर चेहरा आधा पानी के नीचे दबा हुआ था और धुंधली आंखों की एक जोड़ी जियान फैंग को देख रही थी, जैसे कि वे बोल सकते हैं, एक मत्स्यांगना की तरह चल रहे थे। जुबान, तुमने मुझे सचमुच बहुत लंबा इंतजार करवाया। जियान फैंग ने अपने हाथ बढ़ाए और लियू जुबान को बड़े लकड़ी के बैरल से बाहर निकाला। धोने के बाद उसका नाजुक शरीर पानी की बूंदों से ढका हुआ था और उसकी गोरी त्वचा और भी चिकनी लग रही थी। जियान फैंग की हरकतों को महसूस करते हुए लियू जुबान का चेहरा, जो पहले से ही गुलाबी बादलों से भरा हुआ था, और भी अधिक आकर्षक हो गया। उसने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की और जियान फैंग को उसे बिस्तर पर ले जाने दिया। सर, मैं आपके कपड़े उतार दूंगी। जियान फैंग की कोमलता को महसूस करते हुए लियू जुबान ने धीरे धीरे बहुत आराम किया और अंत में जियान फैंग को अपने कपड़े उतारने में मदद करने की पेशकश की। हिहुआन संप्रदाय की पवित्र वस्तुएं अंततः काम आई। लियू जुबान ने सफलतापूर्वक नवजात आत्मा चरण तक पहुंच बनाई और जियान फैंग से उसने जो यान क्यू अवशोषित की थी उसे नगण्य कहा जा सकता है, मुख्यतः क्योंकि वह जियान फैंग को चोट पहुंचाने के बारे में चिंतित थी, इसलिए वह बेहद सहमत थी। जियान फैंग भी इसे महसूस कर सकता था। भले ही वह सन को अपनी इच्छानुसार चूसने देता, उसके पास वैसे भी यान क्यू प्रचुर मात्रा में थी, लेकिन लियू जुबान ने हठपूर्वक मना कर दिया। आप जानते हैं, यान क्यू ड्रैगन जल चित्रकारी का अभ्यास करने वाली महिला चिकित्सकों के लिए बहुत ही आकर्षक है, विशेष रूप से लियू जुबान के लिए, जो एक संत है, ये और भी अधिक व्यसनी है। मूर्ख लड़की, जब मैं कहूं तब चूसना, तुम इतनी विनम्र क्यों हो रही हो? जियान फैंग और लियू जुबान बिस्तर से उठने से पहले लंबे समय तक स्नेही थे, उनके शब्दों में थोड़ा दोष था। परिणाम स्वरूप लड़की ने अपनी जीभ बाहर निकाली और बहुत शरारती ढंग से कहा, मुझे बस इस बात की चिंता है कि मेरा पति इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता। जियान फैंग को लगा कि उसे उकसाया गया है। यदि ये तथ्य न होता कि लियू जुबान ने अभी अपना कमाल खोया था, तो वह निश्चित रूप से इस लड़की को थोड़ा और कष्ट सहने देता। लेकिन चाहे वह कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, अब यहाँ से जाने का समय आ गया था। मैं पहले वापस जाऊंगा, कल मिलते हैं, तुम्हें अच्छा अभ्यास करना चाहिए।
हाँ, अलविदा पति। इस समय लियू जुआनिक्सुआन एक प्यार में लड़की की तरह थी। इसके अलावा जियान फैंग भी सीधे तौर पर उसके प्रति उसकी अनुकूलता देख सकता था। अभी जो कुछ हुआ उसके बाद उसकी अनुकूलता 90 अंकों तक पहुंच गई थी। जियान फैंग थोड़ा भावुक हो गया और उसने लियू जुआनिक्सुआन के माथे को चूम लिया। उसके बाद वह छोटी सी दुनिया छोड़कर चला गया। जियान फैंग को जाते देख लियू जुआनिक्सुआन अचानक बिस्तर से उठ बैठी। उसे अभ्यास के लिए समय निकालना था, केवल इसी तरह से वह जियान फैंग के साथ पकड़ बना सकती थी। हालांकि उठते समय उसे शरीर में असहजता महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने दांत पीसकर अपनी बात जारी रखी। मेरे पति, मैं कड़ी मेहनत करूंगी। कच्चा https://www.696.com/txt/1017581/1303158/1300716 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजकचिन्ह lab.com 1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 215 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #151 यह मालिक की तरह खुशबू आ रही है। 30% #217 अध्याय 217 दुनिया नीचे की ओर जा रही है। छोटी सी दुनिया से बाहर निकलने के बाद जियान फैंग को एहसास हुआ कि वहां पहले से ही अंधेरा था। दोपहर से शाम तक वह कम से कम 3 घंटे तक उस छोटी सी दुनिया में रहे और आधे घंटे बाद ब्लैकस्टोन सिटी लौट आए। गुलिंग ने जियान फैंग के चेहरे पर निशान देखे और तुरंत अनुमान लगा लिया कि जियान फैंग क्या करने जा रहा है। क्या मुझे उसे याद दिलाना चाहिए? जियान फैंग ने गुलिंग की आंखों में अजीब रंग नहीं देखा। गुलिंग, मुझे बाकी की यात्रा का ख्याल रखने दो, तुम जाओ और थोड़ी देर आराम करो। वाह जियान दाओयू, तुम्हारा चेहरा। गुलिंग ने आखिरकार जियान फैंग को याद दिलाने का फैसला किया। आखिरकार वह अच्छी तरह से जानती थी कि मास्टर और जियान फैंग चचेरे भाई नहीं थे, बल्कि एक ताओवादी जोड़े जैसा रिश्ता था। अगर गुमिंग ने ये देखा तो कौन जाने क्या होगा। गुलिंग की याद दिलाते हुए जियान फैंग ने सीधे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके एक दर्पण बनाया। यद्यपि वह दर्पण में अभी भी सुंदर दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा लगभग चुंबन के निशानों से ढका हुआ था। लानत है, जियान फैंग खुद को रोक नहीं सका और एक अपशब्द बोल बैठा। अगर वह गुमिंग से इस तरह मिलने गया तो उसे संदेह था कि वह बुरी तरह मर जाएगा। अगर गुलिंग की याद न दिलाती तो उसे वास्तव में ये सब याद नहीं रहता। अहम धन्यवाद साथी ताओवादी गुलिंग। गुलिंग की याद दिलाते ही जियान फैंग ने जल्दी से सारे निशान मिटा दिए, लेकिन गुलिंग के मन में उसकी छवि एक स्तर नीचे गिर गई। जाहिर है, उसके सामने खड़ा आदमी अद्वितीय, सुंदर और एक महान अमर स्वभाव का था। हालांकि वह बहुत चंचल था। जियान फैंग को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि गुलिंग क्या सोच रही थी। उससे उड़ने वाली नाव के ड्राइविंग अधिकार लेने के बाद उसने ब्लैकस्टोन सिटी की दिशा में उड़ान भरना जारी रखा। इस दौरान शियाओयन भी उनका साथ देने के लिए उनके साथ थी। हालांकि जियान फैंग को देख रही इस छोटी लोली की आंखों में जो भाव था, वह सिवा में किसी बदबूदार कीड़े को देखने जैसा था और यहां तक कि जियान फैंग को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह बदसूरत हो गया है। वापसी की यात्रा बहुत ही सहज थी। आधे घंटे बाद सभी लोग आसानी से ब्लैकस्टोन सिटी लौट आए। इस बार उनका स्वागत करने के लिए केवल गुमिंग ही वहां मौजूद थी। जियान, चचेरे भाई, संसार पैलेस का मामला कैसे निपटाया जाता है? जब गुमिंग ने जियान फैंग को देखा तो वह जल्दी से आगे बढ़ी और जियान फैंग की बांह पकड़ ली। पत्नी के हेयर स्टाइल ने वास्तव में जियान फैंग को थोड़ा विचलित कर दिया। जब तक वह अपना सिर थोड़ा नीचे करता, उसे गहरी सफेद घाटी दिखाई देती। जैसे ही जियान फैंग कुछ कहने वाला था, गुमिंग ने अचानक भौहें से खोल ली। कुछ देर तक जियान फैंग को सूंघने के बाद उसका चेहरा अचानक बहुत उदास हो गया। चचेरी बहन, तुम किसी दूसरी औरत की तरह महक रही हो। क्या यह हुआन संप्रदाय की संत है? मिंगयान, तुम हमेशा मेरे दिल में पहले स्थान पर रहोगी। जियान फैंग ने गुमिंग को गले लगाया और कुछ ऐसा कहा जो केवल एक बदमाश ही कहेगा, और गुमिंग को ये बहुत पसंद आया। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पहले मुझे जाने दो, लोग देख रहे हैं। गुमिंग को जो ईर्ष्या महसूस हुई थी वह उड़ गई। बेशक वह जानती थी कि जियान फैंग को इतनी आसानी से माफ करना अच्छा नहीं था, लेकिन वह नर्म दिल होने से खुद को रोक नहीं सकी। दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध ने गुलिंग के अनुमान की पुष्टि की। एल्डर झांगपेंग की नजर में इसने उनके 3 दृष्टिकोणों को ताज़ा कर दिया। क्या गुरु और यह साथी दाओवादी जियान चचेरे भाई नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि वे, अफसोस, दुनिया बस नीचे की ओर जा रही है। टस्क, एक तरफ खड़ी शियाओयन ने देखा कि जियान फैंग गुमिंग को इतनी आसानी से मना रहा है। उसने अपना चेहरा उससे दूर कर लिया और इस मास्टर को रोका नहीं जा सका। ये देखकर कि गुमिंग ईर्ष्या करना जारी नहीं रख रही है, जियान फैंग ने अस्थायी रूप से उसका हाथ छोड़ दिया। यान प्रभ, जब हम संसार हॉल की ओर दौड़े तो हमारी मुलाकात रक्त संप्रदाय के एक बुजुर्ग से हुई। इस व्यक्ति की साधना महायान काल में हुई थी। सौभाग्य से शियाओयन के यहाँ होने से हम इस आदमी से सफलतापूर्वक निपट पाए। जियान फैंग ने संसार हॉल में अपने अनुभव को मोटे तौर पर बताया। हालांकि उन्होंने घाटी में गुफा वाली बात को अस्थायी रूप से छुपा लिया। आखिरकार ये बात करने की जगह नहीं थी। यहाँ 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन हैं। मैंने उन्हें संसार पहले से जब्त किया है। आप पहले उनका उपयोग कर सकते हैं। जियान फैंग ने अंतरिक्ष की अंगूठी सीधे गुमिंग के हाथ में डाल दी और उसमें मौजूद 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन जब्त किए गए स्पिरिट स्टोन का एक हिस्सा मात्र थे। चचेरे भाई, चलो पहले अंदर चलें। गुमिंग स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में थी। अपने हाथ की अंगूठी को देखते हुए उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान दिखी। ठीक है, जाने से पहले गुमिंग ने क्रमशः गुलिंग और झांगपेंग को कुछ बातें समझाईं और फिर जियान फैंग और शियाओयन को वापस अपने निवास पर ले गईं। भाई जियान फैंग, क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? गुमिंग ने कमरे में वापस आते ही पूछा। जियान फैंग निश्चित रूप से जानता था कि वह किस बारे में बात कर रही थी, लेकिन ऐसी चीजों को छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने उसे संसार पैलेस गुफा स्वर्ग में जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताया। गोल्डन ड्रैगन कबीला, ये शब्द सुनकर गुमिंग बहुत हैरान हुई। जियाओयन ने यह भी कहा, बहन मिंगयान, मास्टर ने न केवल बहुत सारा सुनहरा ड्रैगन रक्त प्राप्त किया, बल्कि एक बड़ा ड्रैगन अंडा भी प्राप्त किया। भाई जियान फैंग, क्या शियाओयन ने जो कहा वह सच है? गुमिंग की खूबसूरत आंखें चमक रही थीं और वह निश्चित रूप से इन चीजों का मूल्य जानती थी। जियान फैंग ने धीरे से सिर हिलाया और वह ड्रैगन के खून का कुछ हिस्सा गुमिंग को देने वाला था। इस तरह की चीजें न केवल शरीर को मजबूत कर सकती हैं, बल्कि एक निश्चित सौंदर्य प्रभाव भी डाल सकती हैं। यान प्रभ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। जियान फैंग ने एक हाथ से गुमिंग को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से एक जार निकाला जिसमें सुनहरा तरल था जो सुनहरे ड्रैगन का खून था। भाई जियान फैंग, क्या आप सचमुच इसे यान ए को दे सकते हैं? गुमिंग ने जियान फैंग के हाथ में सुनहरे ड्रैगन के खून को देखा। उसकी आवाज थोड़ी कांप उठी। वह महसूस कर सकती थी कि उसका शरीर ड्रैगन के खून के लिए तरस रहा था। ड्रैगन रक्त में शक्तिशाली जीवन शक्ति होती है। बेशक यह मेरी ओर से आपके लिए उपहार है। जियान फैंग ने निर्विवाद स्वर में कहा और फिर ड्रैगन के खून का जार गुमिंग के हाथ में थमा दिया, लेकिन गुमिंग जियान फैंग के बल के आगे केवल निष्क्रिय रूप से इसे स्वीकार कर सकी। ये सुनहरा ड्रैगन रक्त जियान फैंग के लिए बाल्टी में एक बूंद मात्र है। भाई जियान फैंग, आप बहुत दयालु हैं। गुमिंग ने अपने आकर्षक चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ जियान फैंग के गाल को चूमने की पहल की। उसने धीरे से अपने नर्म और सफेद हाथों से जियान फैंग का हाथ पकड़ा और उसे अपनी चिकनी जांघ पर रख दिया। जियाओयन, जो भी कमरे में था, ने जब ये दृश्य देखा तो सहज ही अपनी आंखें ढक लीं। यान प्रभ, अब हमारे आराम करने का समय हो गया है। गुमिंग के स्नेह को महसूस करते हुए जियान फैंग ने धीरे-धीरे नियंत्रण खो दिया। उसने अपना हाथ हिलाया और शियाओयन को छोटी दुनिया में वापस भेज दिया। बेशक गुमिंग जानती थी कि जियान फैंग का क्या मतलब था। जियान फैंग द्वारा शियाओयन को दूर भेजे जाने के बाद वह स्पष्ट रूप से अधिक निश्चिंत थी। उसकी आंखें जियान फैंग के मांसल शरीर पर घूम गईं। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और कांपते हुए छोटे हाथों की जोड़ी ने धीरे-धीरे और झटके से जियान फैंग को उसके कपड़े उतारने में मदद करना शुरू कर दिया। कच्चा https://www.696.com/txt/109.5858/130300713 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजकचिन्ह lab.com 1.5.8
A million in return, my senior brother is so generous. Chapter 216 WTR LAB WTR Lab. बदले में 1 मिलियन, मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। हैश 151 यह मालिक की तरह खुशबू आ रही है। 30% हैश 218 अध्याय 218 सुबह का व्यायाम। अगली सुबह जल्दी। जब जियान फैंग जागा तो गुमिंग ज्ञान पहले ही जा चुका था। जियान फैंग को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। एक संप्रदाय के नेता का व्यस्त रहना सामान्य बात है। जियान फैंग को अभी भी कल रात की पागलपन की कुछ याद है। पवित्र वस्तुएं वास्तव में अच्छी चीजें हैं। इस समय 4 प्रमुख दानव संप्रदायों को दानव देवता के खंडहरों का पता लगाने से पहले केवल एक दिन बचा है। जियाओयंग के साथ भी उसे अपनी ताकत में सुधार करना चाहिए। अगर जियाओयंग को सभी खतरों को हल करने के लिए जियाओयंग पर निर्भर रहना पड़ा तो उसके लिए अपनी ताकत में सुधार करना मुश्किल होगा। ये सोचते हुए जियान फैंग बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया। सिस्टम प्रॉपर्टी पैनल नाम जियान फैंग। सिस्टम स्तर 4 वर्तमान में 5 लोगों को बांधा जा सकता है। द्वारा बंधे जीजीयू अनुकूलता 40 जियो योरू अनुकूलता 82 येयाओ अनुकूलता 86 शांगुआन लिंगर अनुकूलता 91 गुमिंग ज्ञान अनुकूलता 100। आध्यात्मिक जड़ खाली आध्यात्मिक जड़। पहचान दाओतन तलवार संप्रदाय का सच्चा शिष्य। साधना 9 स्वर्गों में परिवर्तन। कुंफू और जादुई शक्तियां दाओटियन तलवार कोड स्वर्गीय स्तर ताइक्सुआन तलवार तकनीक स्वर्गीय स्तर स्वर्ग निगलने वाली दानव तकनीक अमर स्वर्गीय तकनीक सर्व देखने वाला अग्निकमल अभी तक अभ्यास नहीं किया गया। जादुई हथियार 7 रंगों वाली अमर स्वर्ण तलवार निम्न श्रेणी अमर स्तर कांस्य पैगोडा मध्य श्रेणी सम्राट स्तर जंगली आकाश हरा ड्रैगन पल्प निम्न श्रेणी सम्राट स्तर। अपने शानदार विशेषता पैनल को देखते हुए जियान फैंग ने संतोष के साथ सिर हिलाया। वह पहले अपनी साधना को गुफा शून्य अवस्था तक उन्नत करने की योजना बनाता है और फिर सभी को देखने वाले अग्निकमल का अभ्यास करने के लिए छोटी दुनिया में प्रवेश करता है। ये वह स्टंट है जिसके लिए दूसरी जूनियर बहन शियाओ योरू भविष्य में प्रसिद्ध हो जाएगी। इससे पहले जियान फैंग अपनी साधना को दबा रहा था और डोंगक्सू चरण तक नहीं पहुंच पाया था। हालांकि मैं अभी भी इसे कुछ समय के लिए दबाना चाहता हूं। अगर मैं दानव भगवान के खंडहरों में अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे एक सफलता हासिल करनी होगी। तुम्हें पता है इन राक्षस संप्रदायों के बुजुर्गों में यहां तक कि सबसे कम साधना स्तर वाले लोग भी डोंगक्सू के दायरे में हैं। जहां तक जियान युवान की बात है तो मेरे पास यहां बहुत कुछ है। जियान फैंग ने एक हाथ हिलाया और परिस्रोतों के सैकड़ों टुकड़े उसके बगल में हवा में तैरते हुए दिखाई दिए। कमरे में आभा एक पल में भयावह स्तर पर पहुंच गई। जो है सामने रखो। जियान फैंग ने धीरे से चिल्लाया और अमरता के सभी सैकड़ों डॉलर आध्यात्मिक शक्ति की एक धारा में बदल गए और सीधे उसके द्वारा निकल लिए गए। ये तरल आध्यात्मिक शक्तियां उसके शरीर में एक सुनहरी धार में बदल गईं और फिर उसके डेंटिन में नवजात आत्मा खलनायक द्वारा अवशोषित कर ली गईं। गति बेहद चौंकाने वाली थी। धीरे धीरे उसके शरीर में नवजात आत्मा अधिक से अधिक ठोस होती गई, लगभग उससे अलग नहीं रह गई। इन परिस्रोतों को मार्गदर्शक के रूप में लेकर जियान फैंग जो मूल रूप से डोंगक्सू चरण को तोड़ने में सक्षम था एक स्वाभाविक व्यक्ति बन गया और सफलतापूर्वक डोंगक्सू चरण का भिक्षु बन गया। क्या ये बहुत आसान नहीं है? जियान फैंग ने अपनी आंखों से देखा कि उसके शरीर में नवजात आत्मा अमर स्रोत को निकलने के बाद आत्मा में बदल गई। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी ताकत कई गुना मजबूत हो गई थी। वह आसानी से अपना हाथ उठाकर पहाड़ को तोड़ सकता है। युवानशेन जियान फैंग को सबसे ज्यादा चिंता अपने शरीर में बनने वाली युवानशेन की है। ये युवानशेन के उन्नत संस्करण के बराबर है और पहले से ही अपने क्लोन के रूप में शरीर छोड़ सकता है। जब तक आत्मा को एक निश्चित स्तर तक विकसित किया गया है तब तक उसे उसका वास्तविक क्लोन भी माना जा सकता है। आत्मा अमर है। अगर उसका शरीर मर भी जाए तो वह विभिन्न तरीकों से उसे नया आकार दे सकता है और फिर अपनी युवावस्था में जितनी ताकत थी उतनी ताकत के साथ वापस आ सकता है। जियान फैंग ने अपने शरीर से आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश की और जैसी की उम्मीद थी बिल्कुल उसके जैसी ही एक आकृति उसके बगल में प्रकट हुई। बात बस इतनी सी है कि यह आंकड़ा स्पष्टता बहुत अधिक भ्रामक है। साथ ही ताओवादी ये जियान फैंग है। जियान फैंग और उसकी आत्मा ने एक स्वर में कहा। वह तुरंत ही अपनी हंसी रोक नहीं पाया। खुद से इस तरह बात करना थोड़ा मूर्खतापूर्ण था। सौभाग्य से यहाँ कोई और नहीं था। उसकी आत्मा की शक्ति का परीक्षण करने के बाद जियान फैंग ने उसे दूर कर दिया। इस अवस्था में आत्मा अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ नहीं सकती। यदि आत्मा नष्ट हो जाए तो उसके पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अपनी आत्मा को त्यागने के बाद जियान फैंग छोटी दुनिया में आ गया। वह पहले लियू जुआनिक्सुआन से मिलने गया और पता चला कि हेहुआन संप्रदाय की संत महारानी अभी भी अभ्यास कर रही थी। जब उसने जियान फैंग के आगमन को देखा तो उसने अभ्यास करना बंद कर दिया। वरिष्ठ भाई जियान फैंग, आप आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? कल जो हुआ उसे सोचकर लियू जुआन शर्म से लाल हो गई। जाहिर है यह उसका पहला मौका था, लेकिन उसने जियान फैंग के अनुरोध पर विभिन्न आसन किए। क्या मेरा स्वागत नहीं है? नहीं, वरिष्ठ भाई जियान फैंग, आपके पास करने के लिए अपने काम होने चाहिए, है ना? लियू जुआनिक्सुआन ने जल्दी से कहा, जैसे कि उसे डर था कि जियान फैंग गलत समझ लेगा। वह नर्म बिस्तर से उतर गई और धीरे से जियान फैंग की बाहों में झुक गई। उसके सामने खड़ी लड़की का फिगर भरा हुआ है। उसकी त्वचा मटन फैट जैद की तरह गोरी और नाजुक है, जिसमें क्रिस्टल की चमक है और उसका अच्छा व्यवहार लोगों को उस पर दया दिलाता है। अभ्यास आराम से किया जाना चाहिए। जल्दबाजी में करने से परिणाम प्रतिकूल होंगे। जियान फैंग ने अपनी बाहों में ली हुई लड़की को देखा। उसका स्वप्न जैसा चेहरा, ताजगी भरी खुशबू और गहरा बर्फ सफेद रंग जो उसकी आंखें नीची करके देखा जा सकता था। उत्कृष्ट, वरिष्ठ भाई जियान फैंग बिल्कुल सही हैं। लियू जुआनिक्सुआन ने थोड़ा सा हौंकते हुए जवाब दिया। वह महसूस कर सकती थी कि जियान फैंग के हाथ कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन उसने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। उसने बस जियान फैंग को एक आकर्षक नजर से देखा। इसके बाद जियान फैंग ने लियू जुआन को सुबह के व्यायाम के लिए ले लिया। सुबह का अभ्यास लियू जुआन की दया की भीख मांगने के साथ समाप्त हुआ। जियान फैंग ने लियू जुआन को अलविदा कहा और फिर छोटी सी दुनिया में एक खुली जगह में अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग निगलने वाली दानव तकनीक और अमर स्वर्ग तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। ये दोनों तकनीकें साधना की गति बढ़ाने और शारीरिक फिटनेस में सुधार करने में अत्यंत सहायक हैं। हालांकि उनकी तलवारबाजी के अलावा उनके आक्रामक कौशल के बारे में उल्लेख करने लायक कुछ भी नहीं है। वानजियान फायर लोड्स आक्रामक कौशल में अपनी कमियों को पूरा कर सकता है। बैंगनी हृदय ज्वाला, जियान फैंग को वह अजीब बात याद आ गई जो उसे एक बुरे आदमी से मिली थी जब वह अपनी चौथी प्रशिक्षु बहन की तलाश कर रहा था। वह मूल रूप से इसे जियाओ योरू को देना चाहता था, लेकिन गलती से इसके बारे में भूल गया। अब इसका उपयोग वानजियान फायर लोड्स का अभ्यास करने के लिए किया जा सकता है। अपनी हथेली को पलटते ही जियान फैंग के हाथ में एक छोटी सी बोतल दिखाई दी और यह पर्पल हॉट फ्लेम थी जो उसमें संग्रहित थी। छोटे लड़के, अगर तुमने विरोध करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियान फैंग ने बोतल में बैंगनी लौ से कहा। एक अजीब आग के रूप में बैंगनी दिल की लौ स्वाभाविक रूप से एक निश्चित मात्रा में बुद्धि है। जियान फैंग द्वारा धमकी दिए जाने के बाद ये सीधे अपने गुफा क्षेत्र के दबाव में काम रहा था। बोतल खोलने के बाद पर्पल हॉट फ्लेम ने बिल्कुल भी भागने की हिम्मत नहीं की और जियान फैंग द्वारा आज्ञाकारी रूप से परिष्कृत किया गया। क्या यह अजीब आग है? जियान फैंग ने अपनी उंगलियां चटकाईं और बैंगनी ज्वाला का एक गोला तुरंत उसके हाथ में प्रकट हुआ। शून्य अवस्था की आध्यात्मिक शक्ति के तहत बैंगनी हृदय ज्वाला बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन जियान फैंग के जानबूझकर दमन के तहत इसकी वृद्धि एक निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ी। कुछ साधक जिन्होंने विचित्र अग्नि प्राप्त की थी, वे विचित्र अग्नि की शक्ति के प्रति अत्यधिक लालची थे और अंततः हाथ से खेलते हुए जल गए। जियान फैंग ऐसी गलती नहीं करेगा। अगला चरण है वांशियांग अग्नि कमल का अभ्यास करना। जियान फैंग ने अपने मन में वांशियांग अग्नि कमल की अभ्यास विधि को याद किया और विभिन्न अस्थिर रूपों को बनाने के लिए अपने शरीर में आध्यात्मिक आग के साथ अजीब आग को विलय करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने कुछ तरकीबें सीख लीं। परिस्तर तक पहुंचने की क्षमता वाले इस तरह के अभ्यास में उन्होंने केवल आधे दिन में ही महारत हासिल कर ली। अगर जियाओ योरू यहाँ होती तो शायद उसे पता नहीं होता कि क्या कहना है। वांशियांग अग्नि कमल, जियान फैंग धीरे से चिल्लाया और एक अजीब बैंगनी अग्नि कमल उसके हाथ से उड़ गया। उनके नियंत्रण में अग्नि कमल 100 मीटर ऊंचे पहाड़ पर गिरा और 100 मीटर का पहाड़ लगभग एक पल में फट गया। कच्चा https://www.696.com/txt/1005178130303778
हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक lab.com 1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 217 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #151 के मालिक की तरह खुशबू आ रही है 30% #219 अध्याय 219 भूमि ज्ञान की दुनिया बूम बूम कांस्य शिवालय की छोटी सी दुनिया में वानरयान अग्नि कमल के विस्फोट के तहत ये भूकंप जैसा था और यहां तक कि लियू जुवानिक्सुआन जो कई मील दूर था ने भी कंपन महसूस किया क्या हुआ लियू जुवानिक्सुआन ने बाहरी दुनिया से कंपन महसूस किया और जांच करने के लिए खिड़की के पास गया दूर स्थित एक पर्वत अचानक हवा में गायब हो गया उसने अपनी आंखें रगड़ी लेकिन फिर भी वह पर्वत नहीं दिख पाया जो वहां होना चाहिए था क्या ऐसा हो सकता है कि वरिष्ठ भाई जियान फैंग ने अभी उस पर्वत को नष्ट किया हो एक पल में लियू जुवानिक्सुआन ने इस संभावना के बारे में सोचा उसने सोचा कि उसके और जियान फैंग के बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं था लेकिन अब उसे यह बहुत हास्यास्पद लगा यदि उसने अभ्यास के लिए समय नहीं निकाला तो क्या वह जियान फैंग के साथ जाने की योग्यता नहीं रख पाएगी ये सोचते हुए लियू जुवानिक्सुआन ने अब इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि बाहर क्या हो रहा था जियान फैंग से प्राप्त यान ऊर्जा तथा जियान फैंग द्वारा अभ्यास के लिए दिए गए संसाधनों के साथ निसंदेह पहले की तुलना में उसकी साधना में सुधार करना बहुत आसान था जब वरिष्ठ भाई जियान फैंग अगली बार आएंगे तो मुझे पहल करनी होगी दूसरी ओर जियान फैंग ने अपनी उत्कृष्ट कृति को देखा और संतुष्टि से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका यद्यपि वांशियांग अग्नि कमल की विनाशकारी शक्ति मिश्रित विचित्र आग की संख्या पर निर्भर करती है वह पहले ही शून्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और वह जो नुकसान पहुंचा सकता है वह भी काफी है श्याओयू क्या तुम वहां हो जैसे ही आवाज गिरी एक चांदी के बालों वाली लड़की जियान फैंग के सामने प्रकट हुई मास्टर मैं यहां हूं जियान फैंग ने नाजुक चेहरे वाली लड़की को देखा और उससे पूछा क्या तुम उस क्षति को बहाल कर सकती हो जो मैंने छोटी दुनिया में पहुंचाई है उद्धरण चिन्ह ... हाँ तुम कर सकते हो लड़की ने अपने होंठ चाटे और अर्थ पहले से ही बहुत स्पष्ट था जियान फैंग थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था लेकिन ये स्तर वास्तव में ताकत में सुधार के लिए कुछ भी नहीं था वैसे भी किसी ने इसे नहीं देखा ठीक है गुरुजी जियान फैंग को चूमने के बाद लड़की में इलाके को बहाल करने की क्षमता थी पलक झपकते ही जिस पर्वत को अभी उड़ा दिया गया था उसे उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया गया और इसे जियान फैंग के वांशियांग फायर लोड्स के परीक्षण के लिए एक लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे पुनर्चक्रित भी किया जा सकता है कुछ घंटे बाद जियान फैंग ने पहले ही वांशियांग अग्नि कमल की खेती उस शिखर तक कर ली है जहां वह वर्तमान में पहुंच सकता है जब तक कोई नई अजीब आग नहीं सुलगती तब तक सुधार करना मूलतः संभव है इस दानव देव मिशन के समाप्त होने तक प्रतीक्षा करो और जब मैं संप्रदाय में वापस लौटूंगा तो मैं अपनी कनिष्ठ बहन से कुछ विचित्र अग्नि बीज मांगूंगा जियान फैंग ने खुद से कहा मुख्य शरीर के अलावा विचित्र अग्नि को अग्नि बीजों में भी विभाजित किया जा सकता है यद्यपि ये अग्नि बीज कभी भी मुख्य शरीर जितने अच्छे नहीं होंगे यदि इनकी खेती अच्छी तरह से की जाए तो इनका प्रभाव अभी भी मुख्य शरीर जितना ही होगा जियान फैंग ने वानरयांग अग्नि कमल की खेती जारी रखने के लिए ज़ियाओ से कुछ अजीब अग्नि बीज लेने की योजना बनाई मास्टर क्या आप आगे नहीं बढ़ेंगे इस समय आत्मा ज़ियाओ ने जियान फैंग को अभ्यास समाप्त करते देखा और पूछने से खुद को रोक नहीं सकी ठीक है चलो आज यहीं रुकें कौन जानता था कि ज़ियाओ जियान फैंग की बातें सुनकर थोड़ी निराश हुई होगी जियान फैंग ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और सीधे छोटी दुनिया से निकल गया उसे चिंता थी कि अगर वह बहुत लंबे समय तक छोटी दुनिया में रहा तो गुमिंग्यान उसे परेशान करेगा छोटी सी दुनिया से निकलकर कमरे में वापस आकर गुमिंग्यान बिस्तर पर बैठकर अपने आंसू पोंछ रही थी जब उसने देखा कि जियान फैंग अचानक प्रकट हुआ तो उसने तुरंत खुद को जियान फैंग की बाहों में फेंक दिया वह रो पड़ी और बोली भाई जियान फैंग मुझे लगा था कि तुम यान ए को दोबारा नहीं चाहते ये कैसे हो सकता है मैं तुम्हें अपने जीवन में कभी नहीं चाहूंगा जियान फैंग ने गुमिंग्यान को रोते हुए देखा और उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल को किसी चीज ने जकड़ लिया हो उसने जल्दी से उसे समझाया कि वह बस छोटी सी दुनिया में अभ्यास करने जा रहा था तो क्या आप अगली बार जाने से पहले यान ए को बता सकते हैं ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूं गुमिंग्यान ने जो भी कहा जियान फैंग ने उससे सहमति जताई जिससे धीरे धीरे उसका रोना बंद हो गया फिर उन दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत होती रही भाई जियान फैंग आप कल दानव भगवान खंडहर में जा रहे हैं मैं आपको रक्त अभिशाप थंडर की गुप्त तकनीक भी सिखाऊंगा एक छोटी सांस के बाद गुमिंग्यान के चेहरे की लाली धीरे धीरे गायब हो गई वह जियान फैंग के लिए दानव भगवान खंडहर पर विचार करने लगी वह शियाओयिन के बारे में बहुत राहत महसूस नहीं कर रही थी यह आपके इंगुई संप्रदाय की गुप्त तकनीक है क्या आपके लिए मुझे एक बाहरी व्यक्ति देना वास्तव में ठीक है यद्यपि यह जियान फैंग था जिसने रक्त अभिशाप थंडर का अभ्यास करने का विचार प्रस्तावित किया था जब समय आया तब भी जियान फैंग गुमिंग्यान पर अधिक विचार करना चाहता था कोई समस्या नहीं यान ए जब तक भाई जियान फैंग सुरक्षित वापस आ जाए गुमिंग्यान अपने सुंदर चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ जियान फैंग की बाहों में सिमट गई उन्होंने 500 साल पहले ऐसा करने की उम्मीद की थी लेकिन उस समय बहुत सारे प्रतिबंध भी थे यान धन्यवाद हालांकि जियान फैंग को यह नहीं पता था कि 500 साल पहले क्या हुआ था लेकिन वह जानता था कि उस अवधि के दौरान कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण एक महिला को उसके लिए इतनी बड़ी रकम चुकानी पड़ी भाई जियान फैंग आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं होते तो यान ए अपने दुश्मनों के हाथों मर जाती क्या आपके दुश्मन अभी भी आसपास हैं गुमिंग्यान की आंखें अचानक भ्रमित हो गईं और उसने शांति से कहा जिस दिन से मैं संप्रदाय की नेता बनी मैंने संप्रदाय में सभी को अपने पूर्व दुश्मनों का शिकार करने का आदेश दिया लेकिन तब तक मुझे यह एहसास नहीं हुआ था कि उन पूर्व शत्रुओं को मार दिया गया था इस बिंदु पर गुमिंग्यान के चेहरे पर राहत की झलक दिखाई दी और वह फिर से जियान फैंग की बाहों से रगड़ने लगी और उसकी मूल रूप से शांत अभिव्यक्ति बहुत मधुर हो गई तो मेरा केवल एक ही रिश्तेदार है भाई जियान फैंग मुझे फिर से मत छोड़ना वरना यान ए तुम्हें ढूंढ लेगी भले ही वह तुम्हें दुनिया के छोर तक पीछा करे आहम तो फिर चलो पहले गुप्त तकनीक का अभ्यास करें गुमिंग्यान ने जो कहा कि वह उसे छोड़ नहीं सकती उसके बारे में जियान फैंग वास्तव में इस समय ऐसा नहीं कर सकता था वह हमेशा के लिए कोई संप्रदाय में नहीं रह सकता था और उसकी छोटी बहनें उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं गुमिंग्यान को भी पता था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है इसलिए वह सीधे मुद्दे पर आ गई ब्लड थंडर का अभ्यास करने के लिए आपको एक खुली जगह ढूंढनी होगी भाई जियान फैंग मुझे अपनी छोटी सी दुनिया में ले जाने के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे डर है कि यह काम नहीं करेगा जियान फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा वह चिंतित था कि जब गुमिंग्यान और लियू जुवानिक्सुआन मिलेंगे तो कुछ अनियंत्रित हो जाएगा गुमिंग्यान को भी उम्मीद थी कि वह ऐसा ही कहेगा इसलिए उसने अगली सबसे अच्छी बात पर सहमति जताई तो फिर मेरी बनाई दुनिया में आओ यान ए द्वारा बनाई गई दुनिया भी बहुत बड़ी है ठीक है जैसे ही जियान फैंग ने बोलना समाप्त किया उसने पाया कि उसके चारों ओर का स्थान बदल गया था गुमिंग्यान उसे सीधे अपनी बनाई छोटी सी दुनिया में ले गई ये पहली बार था जब जियान फैंग ने क्रॉसिंग ट्रिब्यूलेशन पीरियड में एक मजबूत आदमी की दुनिया में प्रवेश किया जो बात उसे बहुत परिचित सी लगी वह ये थी कि ये दुनिया कांस्य शिवालय में स्थित छोटी सी दुनिया से बहुत मिलती जुलती थी ये है जियान फैंग ने आसमान की तरफ देखा जहां हर जगह कुछ तस्वीरें तैर रही थी तस्वीर में दिख रहा आदमी बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा था और तस्वीर में दिख रही महिला गुमिंग्यान थी आसमान में तैरती ये तस्वीरें उनकी और गुमिंग्यान की अतीत की एक साथ ली गई तस्वीरें होनी चाहिए कच्चा https://www.shenosu.com/txt/105175813030713 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक lab.com 1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 218 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #151 के मालिक की तरह खुशबू आ रही है 30% #220 अध्याय 220 पुनर्जन्म आकाश में चित्रों को देखकर जियान फैंग को कुछ संदेह हुआ कि क्या उसका पुनर्जन्म हुआ है या कुछ और चल रहा है
अब जो कुछ वह जानता था उसके आधार पर उसके अस्तित्व के संकेत मिलते थे कि वह 10,000 वर्ष पहले और 500 वर्ष पहले भी अस्तित्व में था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे बिना पता चले ही 2 बार पुनर्जन्म मिल गया हो? भाई जियान फैंग, आप किस बारे में सोच रहे हैं? गु मिंगयान ने जियान फैंग की बांह पकड़ ली और हल्के से पूछा। उसकी आंखें जियान फैंग की नजरों का अनुसरण करती हुई आसमान में विभिन्न चित्रों को देखने लगीं। ये उसकी और जियान फैंग की एक साथ ली गई सबसे खूबसूरत तस्वीरें थीं। 500 साल एक झटके में बीत गए। इस समय जियान फैंग अब और नहीं पूछ सका, यान क्या आपको लगता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ था या क्या मैंने बस अपनी पिछली यादें खो दी थी? जियान फैंग का सवाल सुनकर गु मिंगयान ने अपनी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी झलक के साथ हल्की सी पलकें झपकाईं। भाई जियान फैंग, पुनर्जन्म का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक व्यक्ति मरने के बाद एक शिशु के रूप में इस दुनिया में वापस आता है। इसके बारे में सोचने के बाद जियान फैंग केवल इस तरह का एक लंबा स्पष्टीकरण दे सकता था, लेकिन गु मिंगयान की बुद्धि के साथ वह स्वाभाविक रूप से समझ गई कि जियान फैंग बहुत आसानी से क्या कह रहा था। गु मिंगयान हंसी और अपनी आंखों में एक अजीब नजर से जियान फैंग को देखा। भाई जियान फैंग, आप किस बारे में सोच रहे हैं? जब तुमने मुझे छोड़ा था तब तुम्हारे पास केवल क्लेश पार करने की अवस्था का साधना स्तर था। यदि तुम वास्तव में मर गए तो पुनर्जन्म लेना असंभव होगा। इस तरह की चीज केवल अमर लोगों द्वारा ही की जा सकती है ना? जियान फैंग को अपने शरीर में कट दौड़ता हुआ महसूस हुआ और उसे एक पल में ही कई बातें समझ में आ गईं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस शरीर से पहले उसे कोई स्मृति नहीं थी, बल्कि यह पता चला कि उसने कभी पुनर्जन्म का अनुभव नहीं किया था, अथवा वह 10,000 वर्ष पूर्व प्राचीन काल में इस संसार में विद्यमान था और उसकी मूल बेकार आध्यात्मिक जड़ों ने कुछ अनुभव किया होगा जिससे वे तथाकथित बेकार आध्यात्मिक जड़ें बन गईं। ये सोचते हुए जियान फैंग ने अपने जागृत सिस्टम के बारे में सोचा। सिस्टम, तुम्हें मेरे विचार देखने में सक्षम होना चाहिए, है ना? बाहर आओ और समझाओ। सिस्टम, होस्ट, आपके विचार सही हैं। आपका कभी पुनर्जन्म नहीं हुआ है। इसके बजाय आप मृत्यु के बाद गहरी नींद में चले गए और नींद की प्रक्रिया के दौरान आपकी स्मृति साफ हो गई। अब कितनी बार होगा? 9वीं बार। जियान फैंग का दिल फिर से चौंक गया। क्या उसने इस दुनिया में 8 मौतें देखी हैं? अचानक जियान फैंग को फिर से कुछ याद आया। सिस्टम, मेरी याददाश्त साफ हो गई है। अन्य लोगों की यादें भी क्यों साफ हो गई हैं? मेजबान, यह आपका अपना अनुरोध है और आपको देर सवेर आपकी सारी यादें वापस मिल जाएंगी। सचमुच? यान एक की याददाश्त के बारे में क्या? इस समय गु मिंगयान को पहले ही पता चल चुका था कि जियान फैंग के साथ कुछ गड़बड़ है। उसका चेहरा बहुत तेजी से बदल गया, मानो उसने कुछ बड़े बदलावों का अनुभव किया हो। भाई जियान फैंग, तुम्हें क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ, बस कुछ सोच रहा हूँ। मिंगयान, कृपया पहले शांत हो जाओ। ठीक है, ठीक है। गु मिंगयान को सांत्वना देने के बाद जियान फैंग ने व्यवस्था पर सवाल उठाना जारी रखा। इस समय सिस्टम ने आखिरकार जवाब दिया। होस्ट, गु मिंगयान की मेमोरी को छोड़ना आपके लिए एक बैकअप है ताकि आप अपनी याददाश्त खोने से बच सकें। मैं समझता हूँ। सिस्टम के स्पष्टीकरण के अनुसार ये पहले जीवन में जियान फैंग से बंधा हुआ था और पहले जीवन में उन्होंने सिस्टम के क्रिटिकल हिट रिवॉर्ड के माध्यम से संसारशील नामक एक कौशल प्राप्त किया। ये कौशल स्वर्ग के मार्ग से भी बढ़कर है। जब तक शरीर पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाता, वह गहरी नींद की अवस्था में प्रवेश करेगा जिसमें वह दूसरों की याददाश्त साफ कर सकता है, लेकिन यह नियंत्रण योग्य है। हर बार पुनर्जन्म लेते समय जियान फैंग जानबूझकर एक व्यक्ति की स्मृति को बनाए रखेगा। अंत में जियान फैंग को उस बैकअप के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया जो उसने पीछे छोड़ा था। 9 पुनर्जन्मों के बाद जब तक आप फिर से शिखर पर पहुंच जाते हैं, आप स्वर्ग के मार्ग को पार कर सकते हैं और सच्ची अमरता प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टम, मैं अपने पिछले जन्म में कैसे मरा? मेजबान, आप अपने पिछले जीवन में दानव देवता एसल के साथ मर गए थे और आप एक नायक हैं जिसने पूरे महान जिया राजवंश को बचाया। अपने बारे में सब कुछ समझने के बाद, हालांकि वह अभी भी अपनी पिछली यादों को पुनः प्राप्त नहीं कर पाया है, जियान फैंग का आत्मविश्वास अभूतपूर्व रूप से मजबूत है। तो फिर इस जन्म में तो मैं उसे पुनर्जीवित होने का मौका भी नहीं दूंगा। गु मिंगयान ने पाया कि जियान फैंग बदल गया था। वह ये नहीं बता सकी कि जियान फैंग में क्या विशेष परिवर्तन हुए थे, लेकिन वह अधिक सुंदर हो गया जिससे उसका दिल धड़क उठा। यान ए, मुझे रक्तशाप वज्र की गुप्त कला सिखाओ। ठीक है, ठीक है। रक्त अभिशाप वज्र का अभ्यास करने की प्रक्रिया काफी सहज कही जा सकती है। इस गुप्त कला के लिए पहले से ही इसका अभ्यास कर चुके लोगों को अपने शरीर में रक्त गड़गड़ाहट का उपयोग प्राइमर के रूप में करना पड़ता है ताकि शुरुआती लोगों को रक्त अभिशाप गड़गड़ाहट को समझने में मदद मिल सके। इस तरह के अभ्यास के लिए स्वाभाविक रूप से निकट संपर्क की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से यिंग हुई संप्रदाय की पिछली नेता भी एक महिला ही थी। इस गुप्त विधि का अभ्यास करते समय जियान फैंग का ध्यान भंग हो गया। सिस्टम द्वारा दी गई जानकारी को याद करते हुए ये सोचना कि क्या कुछ छूट गया था। 10,000 वर्ष पहले उनका इस संसार में पुनर्जन्म हुआ जो उनका पहला जीवन था। इस जीवन में उनकी मुलाकात अपने गुरु किंग फैंग सुप्रीम जीजीयू से हुई और दोनों के बीच का बंधन इस जीवन तक जारी रहा। और गान यू से मुठभेड़ भी उसी जीवन में हुई थी। जहां तक पहले जीवन में उसकी मृत्यु की बात है तो सिस्टम उसे यह बताने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि उसे अपनी याददाश्त वापस पाने के बाद पता चलेगा, जिससे जियान फैंग असहाय हो गया। पिछले जीवन में जो 8वां जीवन था, उन्होंने गु मिंगयान और बाइलिंग के गुरु शेन यू से मुलाकात की और मरने से पहले उन्होंने अपना क्रॉस स्टार शिष्य शेन यू को दे दिया। इस तरह सब कुछ समझाया जा सकता है, स्मृति समाप्त हो जाती है। जियान फैंग रक्तशाप वज्र की गुप्त कला में भी महारत हासिल कर सकता है जिसका वह अभ्यास करता है। ये सब गु मिंगयान की अनारक्षित शिक्षा के कारण संभव हो पाया है। भाई जियान फैंग, आप बहुत तेजी से सीखते हैं। जियान फैंग के चारों ओर लिपटे खून के रंग के वज्र को देखकर गु मिंगयान आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। उसे इसमें महारत हासिल करने में 3 दिन लगे। जियान फैंग ने हंसते हुए कहा, यान ए जैसे अच्छे शिक्षक के साथ निश्चित रूप से मैं जल्दी सीखता हूं। ये कैसे हो सकता है? गु मिंगयान शर्मा गई और प्रशंसा पाकर थोड़ी शर्मिंदा हुई। सिस्टम के साथ पिछली बातचीत में जियान फैंग ने अधिक स्पष्ट रूप से समझ लिया। केवल उसके सामने खड़ी लड़की ही अपनी याददाश्त बनाए रख सकी और 500 वर्षों तक उसका इंतजार करती रही। उसने अपने शरीर पर रक्त रंग की गड़गड़ाहट को रोका, उसे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके शरीर पर सुगंध को सूंघा। भाई जियान फैंग, गु मिंगयान ने जियान फैंग के मूड में बदलाव महसूस किया और थोड़ा असहज महसूस किया। कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। जियान फैंग ने मन बना लिया कि चाहे इस जीवन में कुछ भी हो जाए, वह गु मिंगयान को लंबे अलगाव का दर्द नहीं सहने देगा। अब उसके पास बस कुछ समय की कमी थी। दोनों काफी देर तक इसी तरह खड़े रहे और गु मिंगयान ने तो यहां तक चाहा कि काश समय रुक जाए। लेकिन अंत में ये गु मिंगयान ही थी जिसने ये कहने की पहल की, भाई जियान फैंग, रक्त अभिशाप वज्र का प्रयास करें। इस गुप्त विधि की शक्ति को तलवार ऊर्जा से जोड़ा जा सकता है। ठीक है। जियान फैंग ने 7 रंगों वाली परी सोने की तलवार निकाली और रक्त अभिशाप थंडर का उपयोग करते हुए उसने सामने की ओर एक तलवार ऊर्जा खींची। एक क्षण में धरती हिल गई। उनके सामने एक अथाह घाटी दिखाई दी। इस हमले की शक्ति गुफा शून्य के शिखर को भी पार कर गई और विलय चरण की शक्ति तक पहुंच गई। कच्चा https://www.696.com/txt/109.com/13030386130307186। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए को नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 A million in return, my senior brother so generous. Chapter 219 WTR LAB WTR Lab. बदले में 1 मिलियन, मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #151 के मालिक की तरह खुशबू आ रही है। 30% #221 अध्याय 221 दानव भगवान खंडहर पर जाएं। दानव देव खंडहर की ओर जाने से पहले केवल एक दिन बचा है। इस दिन के दौरान गु मिंगयान ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह पागल हो रही थी, जिससे जियान फैंग को बिस्तर से बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिला। भले ही वह थक गई हो, लेकिन वह जियान फैंग को जाने नहीं देगी। हालांकि अलविदा कहने का समय हमेशा आता है। दिन पल भर में बीत गया और गु मिंगयान के कमरे में वे दोनों पूरी तरह से तैयार थे। यान, चलो चलें। ठीक है भाई जियान फैंग, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। गु मिंगयान ने जियान फैंग के चेहरे पर धीरे से चूमा, फिर जियान फैंग का हाथ थाम लिया और कमरे से बाहर निकल गई। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने लिंग ए को देखा जो न जाने कब से दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही थी।
जियांग फैंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्या ये लड़की सारा दिन बाहर खड़ी रही होगी? अगर उसे सही से याद है तो लिंग ए नाम की यह लड़की गु मिंगयांग की नौकरानी थी, जो गु मिंगयांग के भोजन और दैनिक जीवन के लिए जिम्मेदार थी। दूसरे शब्दों में, जिसे वह पूरे दिन बाहर सुनती रही थी। गु मिंगयांग के गाल लाल हो गए और उसने लिंगर से कहा, लिंगर, कमरे की सफाई करने के बाद जाकर दिन भर आराम करो। तुम्हें बाकी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, भगवान संप्रदाय मास्टर। लिंगर की आंखें आक्रोश से भरी हुई थीं। भगवान जानता था कि उस दिन उसे कितनी यातनाएं दी गई थीं। उसकी नजर में जियांग फैंग को गु मिंगयांग का सुंदर लड़का होना चाहिए। बात बस इतनी है कि इस सुंदर लड़के का रूप बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि उस युवक से भी बेहतर जिससे वह पहले मिली थी। लिंग ए को समझाने के बाद गु मिंगयांग जियांग फैंग को लेकर चला गया। जब वे मुख्य हॉल में आए तो हॉल में यिंग कठपुतली संप्रदाय के सभी बुजुर्ग उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। उनमें से कुछ राक्षस अवशेषों के कारण पूरी रात जागते रहे। बेशक इन बुजुर्गों के लिए बिना नींद की एक रात भी कोई मायने नहीं रखती। प्रभु संप्रदाय नेता साथी दाऊवादी जियांग, जियांग फैंग और गु मिंगयांग को हॉल में चलते देख 30 से ज्यादा बुजुर्ग खड़े हो गए। इन बुजुर्गों में सबसे बुरे लोगों के पास डोंगक्सू चरण का साधना स्तर भी था। बिना किसी शिष्टाचार के, बड़ों, कृपया पहले बैठ जाओ। गु मिंगयांग बड़ों के सामने अपने ठंडे व्यवहार पर लौट आई, जिससे यह अनुमान लगाना मुश्किल हो गया कि वह क्या सोच रही थी। ये कल्पना करना कठिन है कि वह गुप्त रूप से जियांग फैंग के प्रति भावुक है। गु मिंगयांग की बातें सुनने के बाद सभी लोग अपनी सीटों पर बैठ गए। हालांकि इन सभी बुजुर्गों की आंखें बहुत ही ज्वलन थीं और अनजाने में वे सभी राक्षस देवता के खंडहरों में खजाने खोजने की उम्मीद कर रहे थे। आप जानते हैं, जीवन के उस प्रतिबंधित क्षेत्र में 500 साल पहले अनगिनत मजबूत लोग मर गए। गु मिंगयांग मुख्य सीट पर बैठ गई, जबकि जियांग फैंग मौन सहमति में उसके पीछे खड़ा था, जिससे ये भी पता चला कि जियांग फैंग और गु मिंगयांग करीब थे। मुख्य हॉल में सन्नाटा था। गु मिंगयांग ने चारों ओर देखा, फिर अपने लाल होंठ खोले और कहा, पिछली चर्चाओं के बाद इस संप्रदाय के नेता ने डोंगक्सू मंच से 3 बुजुर्गों और 100 शिष्यों को राक्षस देवता के खंडहरों का पता लगाने के लिए भेजने का फैसला किया। जैसे ही ये शब्द निकले, सारा स्थान शोर से भर गया। श्रीमान संप्रदाय के नेता, यदि आप डोंगक्सू मंच से केवल 3 बुजुर्गों को भेजेंगे तो निसंदेह अन्य संप्रदायों द्वारा आपका उपहास किया जाएगा। हाँ, चाहे हमारा यिंग कठपुतली संप्रदाय कुछ भी कहे, हमें महायान चरण के एक बुजुर्ग को भेजना चाहिए, अन्यथा हम अन्य संप्रदायों के सामने अपना सम्मान खो देंगे। प्रभु संप्रदाय नेता, कृपया 2 बार सोचें। हॉल में मौजूद सभी बुजुर्ग उत्साहित दिख रहे थे। केवल डोंगक्सू स्टेज पर मौजूद बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी दिख रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनका मौका आ गया है। हालांकि उनमें से कोई भी यह नहीं जानता था कि यह सच्चे ईश्वर धर्म द्वारा बिछाया गया एक जाल मात्र था। गु मिंगयांग ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उसे डर था कि संप्रदाय में दूसरे संप्रदायों के गुप्त एजेंट भी हैं। आखिरकार ली हिंग जैसे लोग पहले भी उसकी हत्या करने की हिम्मत कर चुके थे। इस संप्रदाय के नेता ने अपना मन बना लिया है। अब आपको मुझे मनाने की जरूरत नहीं है। अब जिस बुजुर्ग का मैंने नाम लिया है वह आगे आ गया है। ये देखकर कि अब कोई चालबाजी की गुंजाइश नहीं है, सभी बुजुर्गों ने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली। यिंग कठपुतली संप्रदाय में गु मिंगयांग का आदेश निरपेक्ष था। प्राचीन आत्मा संप्रदाय के नेता द्वारा अपना नाम पढ़े जाने की बात सुनकर गुलिंग के चेहरे पर खुशी झलक उठी और वह जल्दी से हॉल के बीचों बीच चली गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका नाम पुकारा जाएगा। प्रभु संप्रदाय गुरु, मेरी प्राचीन आत्मा निश्चित रूप से आपके विश्वास पर खरा उतरेगी। अन्य बुजुर्गों ने उस बुरी आत्मा को ईर्ष्या भरी आंखों से देखा। गु मिंगयांग ने जियांग फैंग के आकर्षक लेकिन अश्लील नहीं चेहरे को देखा और फिर वह जियांग फैंग की ओर शून्य हो गई। उसे आखिरकार पता चल गया कि जियांग फैंग प्राचीन आत्मा को अपने साथ क्यों लाना चाहता था। जियांग फैंग ने गु मिंगयांग की नाराजगी भरी निगाहों को देखा और अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए हल्के से हंसा। झांगपिंग, लियू जियांग, 3 डोंगक्सू स्टेज के बुजुर्ग जल्द ही मुख्य हॉल में खड़े थे। वे सभी जियांग फैंग द्वारा चुने गए थे और उनका गु मिंगयांग से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें चुनने का कारण विशुद्ध रूप से ये था कि जियांग फैंग इन 3 लोगों से परिचित था। हर कोई राक्षसी भगवान के खंडहरों की इस खोज के दौरान आपको हमारी यिंग कठपुतली संप्रदाय को हारने नहीं देना चाहिए। जब आप वापस आएंगे तो यह संप्रदाय नेता आपको भारी इनाम देगा। जहां तक नेता का सवाल है तो मेरा चचेरा भाई पर भारी है। गु मिंगयांग के बोलने के बाद जियांग फैंग भी सामने खड़ा हो गया और सभी को इशारा किया। इन बुजुर्गों की नजर में उनकी सच्ची साधना अभी भी एक रहस्य है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि उनका साधना स्तर संप्रदाय नेता गु मिंगयांग के समान है और वे दोनों ही क्लेशकाल में शक्तिशाली व्यक्ति हैं। इसलिए तीनों चयनित लोग बेहद उत्साहित थे और जियांग फैंग को उत्सुकता से देख रहे थे। आप तीनों कृपया मुझे आने वाले दिनों में अपनी सलाह दीजिए। बेशक जियांग फैंग को नहीं पता था कि वे क्या सोच रहे थे, लेकिन फिर भी उसे उचित शिष्टाचार का पालन करना था। उसके रवैये ने तुरंत उन तीनों को थोड़ा घबरा दिया। क्या बकवास है, साथी दाऊवादी जियांग बहुत विनम्र है। हाँ, हमें अभी भी साथी दाऊवादी जियांग की देखभाल की आवश्यकता है। हाँ। जिन बुजुर्गों का चयन नहीं हुआ था वे ईर्ष्यालु थे। वे इस बात के प्रति अधिकाधिक आश्वस्त थे कि दानव देव खंडहर की यह यात्रा खजाने इकट्ठा करने के लिए थी। उम्मीदवारों के निर्धारण के बाद अगली बात बहुत सरल थी। गु मिंगयांग के नेतृत्व में भीड़ यिंगुई संप्रदाय में लौट आई और फिर उड़ने वाली नाव पर सवार होने के लिए 100 शिष्यों का चयन किया, जो दानव देव खंडहर की इस यात्रा के सभी सदस्य बन गए। जियांग फैंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह दांवतियान तलवार संप्रदाय का एक वरिष्ठ भाई यिंगुई संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन जाएगा। इस समय यिंगुई संप्रदाय के खंडहरों के ऊपर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली एक विशाल उड़ने वाली नाव लटकी हुई थी और जियांग फैंग उड़ने वाली नाव के सामने के डेक पर खड़ा था। वह सफेद कपड़े पहने हुए था, सुंदर था, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे, परी जैसी मुद्रा, महान और सुंदर स्वभाव, जैसे कोई व्यक्ति किसी पुस्तक से बाहर निकल रहा हो। भीड़ में 2 चोटियों वाली एक नीले बालों वाली लड़की भी अपने स्वामी के पीछे पीछे उड़ती हुई नाव पर सवार होकर दानव देवता के खंडहर की ओर चली गई। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि गु लिंग की शिष्या लुओनिंग ए थी। मास्टर, आप क्या देख रहे हैं? लुओनिंग ए ने जानबूझकर पूछा। बेशक गु लिंग जियांग फैंग को देख रहा था। अच्छे दिखने वाले लोग हर जगह ध्यान आकर्षित करते हैं, यहाँ तक कि वह कोई अपवाद नहीं है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जियांग फैंग की पहचान साधारण नहीं है। निंगर, परेशानी मत खड़ी करो। जब गु लिंग को होश आया तो उसे पता चला कि उसका शिष्य उसे चिढ़ा रहा था और उसने सहायता से लुओनिंग को देखा। मैं परेशानी पैदा नहीं कर रहा हूँ। लुओनिंग ए गु लिंग के पास गया और फुसफुसाया, मास्टर, क्या आपको भी जियांग शियाओ फैंग पसंद है? लुओनिंग की बातें सुनकर गु लिंग का मूड बेहद जटिल हो गया। हालांकि उसे जियांग फैंग के बारे में अच्छी धारणा थी, लेकिन ये पुरुषों और महिलाओं के बीच प्यार के स्तर से बहुत दूर था। इसके अलावा वह जियांग फैंग की असली पहचान बहुत अच्छी तरह से जानती थी। निंगर, अगर तुम इसी तरह बकवास करती रहोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। गुरुजी, मैं गलत था। लुओनिंग ए ने अपनी जीभ बाहर निकाली, जल्दी से अपनी गलती स्वीकार की और दया की भीख मांगी और गु लिंग ने ज्यादा परवाह नहीं की। कच्चा https://www.696.com/txt/105175813030719 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 220 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #151 यह मालिक की तरह खुशबू आ रही है। 30% #222 अध्याय 222 मेरा कमरा काफी बड़ा है। चला जाना। ये देखकर कि यिंग कठपुतली संप्रदाय के सभी शिष्य एकत्र हो गए थे, जियांग फैंग ने अपने हाथ की लहर से इस यात्रा की शुरुआत की घोषणा की। जो लोग हवाई जहाज पर नहीं चढ़े थे उन सभी की नजरों में 60 मीटर लंबा 8वां स्तरीय हवाई जहाज धीरे-धीरे बादल रहित आकाश में उड़ गया और दृश्य बहुत शानदार था। यिंग कठपुतली संप्रदाय की एक अक्षुण्ण पर्वत चोटी पर गु मिंगयांग ने दूरी पर उड़ती हुई नाव को देखा। उसकी खूबसूरत आंखें अनिच्छा से भरी हुई थीं। भाई जियांग फैंग, आपको सुरक्षित वापस आना होगा। गु मिंगयांग ने उड़ती हुई नाव को ऊपर और ऊपर जाते हुए देखा और खुद से बुदबुदाई। उड़ती नाव पर सवार यिंग कठपुतली संप्रदाय के शिष्य बहुत उत्साहित हो गए जब उन्होंने संप्रदाय के नेता और सभी बुजुर्गों को उन्हें विदा करते देखा। वे ये भी सोचते हैं कि इस बार राक्षसी देव खंडहर में जाना एक महान अवसर है।
दूसरी ओर उड़ने वाली नाव के रवाना होने के बाद जियांग फैंग केबिन में लौट आया और यिन कठपुतली संप्रदाय के शिष्यों की नजर में वह एक नवपदोन्नत बुजुर्ग था। रास्ते में यिन कठपुतली संप्रदाय की सभी महिला शिष्यों के चेहरे आड़ू के फूलों जैसे थे। ये नवपदोन्नत बुजुर्ग बहुत सुंदर है। यिन कठपुतली संप्रदाय में जहां बदसूरत पुरुष हर जगह हैं, जियांग फैंग की उपस्थिति अंधेरे में प्रकाश की किरण की तरह है, जिससे कुछ महिला शिष्याएं थोड़ी पागल हो जाती हैं। इस बुजुर्ग का नाम जियांग शियाओफेंग है, वह वाकई बहुत सुंदर है। वास्तव में मुझे नहीं पता कि दाओटियन तलवार संप्रदाय के एल्डर जियांग और जियांग फैंग की तुलना में कौन अधिक सुंदर है। हमारी यिन कठपुतली संप्रदाय ने लंबे समय से इतना सुंदर एल्डर नहीं देखा है। ऐसा कहा जाता है कि पिछली बार ऐसा सुंदर बुजुर्ग संप्रदाय के गुरुओं की पिछली पीढ़ी के काल में दिखाई दिया था। उड़ती नाव पर मौजूद महिला शिष्यों ने जियांग फैंग को केबिन की ओर आते देखा। उनकी निगाहें जियांग फैंग पर टिकी रहीं और सारी टिप्पणियां जियांग फैंग के कानों तक पहुंच गईं। जैसी कि उम्मीद थी, वह सुंदर है और हर जगह लोकप्रिय है। जियांग फैंग को इन नजरों की आदत थी, इसलिए उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह शांति से अपने कमरे में वापस चला गया और फिर कुछ जरूरी काम किए। उसकी पहचान दाओटन तलवार संप्रदाय के एक गुप्त एजेंट की है, इसलिए निश्चित रूप से उसे कुछ गुप्त संबंधी कार्य करने होंगे। अब समय आ गया है कि संप्रदाय को स्थिति की जानकारी दी जाए, जियांग फैंग ने खुद से कहा। फिर उसने सीटी जैसी कोई चीज निकाली और उसे जोर से बजाया और एक भ्रामक आध्यात्मिक कबूतर उसके सामने प्रकट हो गया। ये सीटी कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि हुआ किंग संप्रदाय का एक संचार उपकरण है। संक्षेप में, मेरे सामने का आध्यात्मिक कबूतर हजारों मील दूर रहने वाली अंशियाओं को सीधे पत्र भेज सकता है। इसके अलावा संदेश पहुंचाने की उनकी क्षमता सामान्य कबूतरों की तुलना में अनगिनत गुना अधिक है। जियांग फैंग ने पत्र लिखना समाप्त किया, फिर कागज को मोड़कर उसे आत्मा कबूतर के मुंह में ठूस दिया। आगे बढ़ो। जियांग फैंग का आदेश सुनने के बाद आध्यात्मिक शक्ति से परिवर्तित ये प्राणी तेजी से केबिन से बाहर निकला और दाओटियन तलवार संप्रदाय की दिशा में उड़ गया। जिस समय यिन कठपुतली संप्रदाय की टीम रवाना हुई, उसी समय महान जिया राजवंश के अन्य राक्षस संप्रदायों ने भी व्यवस्था कर ली थी और लगभग उसी समय अपनी टीमें भेज दी थी। अकेले महान जिया राजवंश की दक्षिणी सीमा में 3 उड़ने वाली नावें आकाश को चीरती हुई उत्तर में दानव देवता के खंडहरों की ओर चली। लेकिन तीनों टीमों में से केवल जियांग फैंग को ही यह पता था। सच्चे ईश्वर धर्म का असली उद्देश्य खंडहरों की खोज करना नहीं है, बल्कि दानव ईश्वर को पुनर्जीवित करना है। इस समय दक्षिण राजवंश की पूर्वी सीमा में 81 मीटर लंबी उड़ने वाली नाव बादलों के ऊपर ऊंची उड़ान भर रही थी। उड़ने वाली नाव पर सवार लगभग सभी लोग सच्चे देव संप्रदाय के भिक्षु थे, जिनका साधना स्तर डोंगत्सु चरण से ऊपर था। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति याओजू है, जो सच्चे भगवान संप्रदाय का संत है। ये सिर्फ इतना है कि रहस्य में केबिन में एक मजबूत आदमी है जो क्लेश काल को पार कर चुका है। केवल याओजू, जो एक संत है, ये जानता है। जी हाँ, सच्चे परमेश्वर धर्म में 2 मजबूत पुरुष हैं जो क्लेश काल को पार कर चुके हैं। यद्यपि एक अन्य शक्तिशाली व्यक्ति जो गुप्त क्लेश अवस्था में था, एक आपदा से बचने के बाद लगभग ऊर्जा को बैठा था, याओजू उसका प्रतिद्वंदी बिल्कुल नहीं था। बेशक याओजू को पता था कि यह बुरा राक्षस उसकी निगरानी करने के लिए यहाँ था। सच्चे ईश्वर धर्म में अनगिनत बुरे राक्षस हैं। इन बुरे राक्षसों के पूर्ण प्रशिक्षण के तहत याओजू 500 साल से कुछ ज्यादा की उम्र में क्लेश काल में एक मजबूत आदमी बन गया। सचमुच तुम्हें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है। याओजू को अपने दिल में थोड़ी असहजता महसूस हुई। वह अभी भी सच्चे भगवान संप्रदाय के प्रति बहुत वफादार थी। उसने अकेले ही अन्य संप्रदायों को आमंत्रित करने का पिछला कार्य भी पूरा कर लिया था। परिणाम स्वरूप ये बुरे राक्षस अभी भी उसके बारे में चिंतित थे। जब याओजू थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस कर रही थी, तो एक लड़की की आवाज सुनाई दी, सुशी सेंट, बाहर ठंड है, आप आराम करने के लिए केबिन में वापस क्यों नहीं जाती? उसके सामने खड़ी लड़की का चेहरा दूध से भरा हुआ लग रहा था। उसकी आंखें काली थीं और उसकी आवाज ओरियोल की चीख की तरह नाजुक थी। ये सच्चे भगवान पंथ का एक शिष्य है जो याओजू की प्रशंसा करता है। उसका नाम जियाओ ताओ है और वह भी एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर याओजू भरोसा करती है। उसने उसे जियाओ ताओ नाम देने में मदद की। चूंकि जियाओ ताओ ने ऐसा कहा है, तो चलो वापस चलें। जैसे ही याओजू ने बात की, उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और लड़की की चिकनी टोड़ी को उठाया। उसके सुंदर चेहरे पर एक सार्थक मुस्कान थी। लेकिन जियाओ ताओ भी मेरे साथ आएगा, है ना? लेडी सेंट, आज मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। याओजू के निमंत्रण को सुनकर जियाओ ताओ ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। पवित्र महिला ने उसके साथ पहले जो कुछ किया था, उसके बारे में सोचकर उसे लगा कि उसके पैर थोड़े कमजोर हो गए हैं। अरे, क्या तुम शर्मीले हो? चलो, मेरा कमरा काफी बड़ा है। लड़की की शर्मीली सूरत देखकर याओजू की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। वह लड़की के इनकार को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे डेक से नीचे उतारकर कुछ अकल्पनीय काम करने की तैयारी करने लगा। जब अन्य महिला शिष्यों ने यह दृश्य देखा तो वे ईर्ष्यालु हो गईं। सच्चे भगवान संप्रदाय के पुरुष शिष्यों ने भी कुछ अफवाहों के बारे में सोचा। ऐसा कहा जाता है कि सच्चे भगवान संप्रदाय की संत महिला को बचपन से ही पुरुष पसंद नहीं थे। दाओटन तलवार संप्रदाय मुख्य शिखर पर अंश याओयू का निवास है। जी जियो आज फिर शतरंज खेलने के लिए अंश याओयू के पास आई और इस बार वह अपने साथ गरीब सुयुवेई को भी लेकर आई। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई आपकी जीत का गवाह बनता है, तभी आपको अधिक संतुष्टि मिलती है। अंश याओयू सीधे विभाजित, वह नहीं जानती थी कि सुयुवेई को जानती थी या नहीं, और वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि अगर जी जियो को पता चल गया तो वह पिछले 500 सालों से धोखा दे रही होगी। जियाओयू, अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से उतर जाओ। जी जियो फर्श पर लेटी हुई थी। उसके हाथ में तरबूज का एक टुकड़ा था और वह देश की ओर इशारा कर रही थी। 3000 हरे बाल नीचे लटकते हैं और त्वचा मटन वसा जैद की तरह सफेद और नाजुक है, जिसमें क्रिस्टल चमक है। निचली आंखों से देखी जा सकने वाली गहरी सफेदी और भी अधिक आकर्षक है। उसके बगल में सुयुवेई सीधी बैठी थी, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। गरीब, कमजोर और असहाय, एन याओयू ने अपने सामने शतरंज की बिसात को देखा और पहली बार महसूस किया कि उसे शतरंज खेलना नहीं आता। ऐसा लग रहा था कि वह चाहे जितनी भी मेहनत करे, जी जेड से हार नहीं सकती। क्या करें? जब अंश याओयू इतना चिंतित था कि उसे पसीना आ रहा था, तभी बाहर से एक भ्रामक कबूतर उड़कर आया। ये वही कबूतर था जिसे जियांग फैंग ने छोड़ा था। बच गया। एन याओयू ने अपनी ओर उड़ते हुए आत्मा कबूतर को देखा और उसके दिमाग में पहले से ही एक योजना उभराई थी, जो शतरंज की बिसात को पलटने के लिए आत्मा कबूतर को नियंत्रित करना था। सेकंड, जैसी कि इस संप्रदाय के नेता से उम्मीद थी। हालांकि जब वह ऐसा करने वाली थी, जी जियो ने अचानक लिंग जी को घूर कर देखा और एक रहस्यमयी शक्ति ने लिंग जी पर काम किया। एक पॉप ध्वनि के साथ आत्मा कबूतर फट गया। अंश याओयू सुयुवेई कच्चा https://www.chenosu.com/txt/105175813031058130303719 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 221 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #151 यह मालिक की तरह खुशबू आ रही है 30% #223 अध्याय 223 हैरान याओयू बहन जियू ऐसा लगता है कि कबूतर में आपके सबसे बड़े प्रशिक्षु का एक पत्र है। आत्मा कबूतर को टुकड़ों में फटते देख अंश याओयू ने अपनी पतली उंगलियां फैलाई और चेहरे पर एक मजबूरी भरी मुस्कान के साथ शतरंज की बिसात पर बिखरे अक्षरों के अवशेषों की ओर इशारा किया। आह, क्या ऐसा है? जी जियू को किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं था। उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। योवेई, क्या अभी आत्मा कबूतर अपने आप फट गया? सुयुवेई ने अपने मालिक की धमकी भरी निगाहों को देखा और डर से सिर हिलाया। हाँ, यह अभी अपने आप फट गया, मैंने भी इसे देखा। इसलिए जी जियू ने पीछे मुड़कर एन याओयू को देखा, अपनी आंखें सिकोड़ते हुए और मुस्कुराते हुए। जियोयू, ये तो अपने आप ही फट गया। जी जियू की कुतर्क सुनने के बाद एन याओयू को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। बहन जियू, अपनी गलतियों को स्वीकार न करने का उसका चरित्र बहुत बुरा है। ठीक है बहन जियू, अब हमें पत्र को कैसे पुनर्स्थापित करना चाहिए? आन जियाओ ने शतरंज की बिसात पर पड़े टुकड़ों को देखा। उसकी छोटी-छोटी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। यद्यपि उसके पास संकट काल को पार करने की क्षमता है, परंतु वास्तव में उसके पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो चीजों को बहाल कर सके। जी जियू ने चुपचाप अपने हाथ में लिया तरबूज खत्म किया और उसे आंगन में फेंक दिया। फिर उसने सुयुवेई से रुमाल लिया और उसे अपना मुंह पोंछा।
इसे मुझ पर छोड़ दो, जी जियू ने बहुत आत्मविश्वास से कहा। चीजों को पुनः प्राप्त करना आसान नहीं हो सकता। ज़ियाओयू, बस इस पर नजर रखना। बहन ज़ियू, आन शियाओयू ने जी जियांग को प्रशंसा भरी नजरों से देखा, उसकी आंखों में उम्मीद थी। और जी जियू ने बकवास नहीं की, उसने अपनी तर्जनी उंगली अपने गुलाबी होठों के सामने रखी और कुछ मंत्र पढ़े। फिर उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और आध्यात्मिक शक्ति की एक धारा मेज पर पड़े अवशेष पर गिर पड़ी। इसके तुरंत बाद उन पत्रों के अवशेष चमत्कारिक ढंग से एकत्र हो गए। यह आश्चर्यजनक है। एन शियाओयू ने उस पूरे पत्र को देखा और ऐसा लगा कि वह पूरी तरह से भूल गया है कि पत्र किसने बिखेरा था। उसने बस इतना कहा कि वह जी ज़ेड यू के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त कर रहा था। ठीक है, आइए देखें कि मेरे शिष्य ने क्या लिखा है। जी जियू को अन शियाओयू की तारीफों की आदत लग गई थी और उसने अन शियाओयू से पत्र जल्दी से पढ़ने का आग्रह किया। और अन शियाओयू ने ये कार्य सु युवेई को दिया। उसके दृष्टिकोण से उसके जैसे संप्रदाय के गुरु के लिए पत्र पढ़ने जैसा काम करना उसके चरित्र के अनुरूप नहीं था, इसलिए ये काम सु युवेई पर ही छोड़ देना उचित था। युवेई, आओ और अपने बड़े भाई का पत्र पढ़ो। सु युवेई ने अपने गुरु जी जियू की ओर देखा और देखा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए उन्होंने शतरंज की मेज से पुनः स्थापित पत्र उठाया और एक सरसरी नजर डाली। ये वास्तव में वरिष्ठ भाई द्वारा लिखा गया पत्र है। संक्षेप में पत्र पढ़ने के बाद सु युवेई ने पत्र पढ़ना शुरू किया। प्रिय संप्रदाय गुरु, शिष्य जियांग फैंग ने सफलतापूर्वक इन कठपुतली संप्रदाय में प्रवेश किया है और हाल ही में उसे इन कठपुतली संप्रदाय के वरिष्ठ के रूप में पदोन्नत किया गया है। इन पहले शब्दों ने ही अन शियाओयू को खड़े होने से रोक नहीं पाया। वह अभी भी इन कठपुतली संप्रदाय में सफलतापूर्वक प्रवेश करने को स्वीकार कर सकती थी, लेकिन इतने कम समय में उसे इन कठपुतली संप्रदाय के बड़े पद पर पदोन्नत कर दिया गया। जियांग फैंग ने ये कैसे किया? भगवान संप्रदाय मास्टर, सु युवेई को अन शियाओयू की हरकतों ने बाधित किया और उसने घबराहट से अन शियाओयू को देखा। मत रुको, चलते रहो, कुआं। सु युवेई ने डरते हुए सिर हिलाया और अपने हाथ में रखे पत्र को देखता रहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इन कठपुतली संप्रदाय में इस समयावधि के दौरान शिष्यों को कुछ गुप्त जानकारी मिली। 4 प्रमुख राक्षस संप्रदाय राक्षस देवता के खंडहरों का पता लगाने के प्रयास में एकजुट हुए। आज 4 प्रमुख राक्षस संप्रदायों के लिए एक साथ राक्षस संप्रदाय के खंडहरों का पता लगाने का समय है। इन कठपुतली संप्रदाय के बुजुर्ग के रूप में मैंने इस मिशन में भाग लिया। यदि शिष्यों ने सही अनुमान लगाया है तो सच्चे भगवान संप्रदाय के लोग दानव भगवान को पुनर्जीवित करने के अवसर का लाभ उठाने की योजना बना रहे हैं। मेरे लिए अपनी ताकत से उन्हें रोकना मुश्किल होगा। मुझे आशा है कि संप्रदाय सहायता के लिए लोगों को भेज सकेगा। पत्र यहीं समाप्त होता है। पत्र पढ़ने के बाद सु युवेई की आंखें चिंता से भर गईं। जियांग फैंग के पत्र से ये देखना मुश्किल नहीं था कि अब उसे खतरे में होना चाहिए। ज़ियाओयू, तुम क्या सोचते हो? पत्र की सामग्री सुनने के बाद जी जियू को शांति महसूस हुई और उसने केवल एन शियाओयू से उसकी राय पूछी। आन शियाओयू और जी जियांग की शांति पूरी तरह से विपरीत भावनाएं थीं। अब वह बहुत चिंतित थी। जियांग फैंग ने पत्र में कहा था कि दानव देवता पुनर्जीवित हो जाएंगे। 500 साल पहले दानव देवता ने महान जिया राजवंश के लगभग आधे हिस्से को नष्ट कर दिया था। बहन ज़ियू, मुझे लगता है कि हमें तुरंत अन्य संप्रदायों को सूचित करना चाहिए और फिर एक टीम को दानव भगवान के खंडहरों पर भेजने के लिए सेना में शामिल होना चाहिए। एन शियाओयू द्वारा बताई गई विधि को वर्तमान में सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। ये सुनने के बाद जी जियू के पास खंडन करने के लिए कुछ नहीं था। उसने थोड़ा सा हिलाया और कहा, उस मामले में जैसा तुम कहते हो वैसा ही करो ज़ियाओयू। जी जियू की पुष्टि प्राप्त करने के बाद एन शियाओयू थोड़ी देर के लिए खुश हो गई। तभी उसे कुछ सूझा। बहन ज़ियू, क्या आप जाने की योजना नहीं बना रही हैं? ठीक है, यदि आप तलवारबाज यहाँ हैं तो ये पर्याप्त होना चाहिए। जी जियू ने कुछ ऐसे शब्द कहे जिनसे आन शियाओयू बहुत प्रभावित हुई। उसे अचानक पता चला कि जी जियू का चरित्र उतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। वैसे पहले ये खेल खत्म कर लें, उससे पहले तुम्हें भागने की इजाजत नहीं है। आन शियाओयू, ठीक है, उसने अपने पिछले विचार वापस ले लिए। जी जियू का चरित्र बहुत बुरा था। वह एन शियाओयू इतनी गुणी कैसे हो सकती है कि वह इतनी बड़ी बहन के साथ व्यवहार करेगी? आधे घंटे बाद एन शियाओयू जी जियू से आधे अंक से हार गई। उसे लगा कि उसने चमत्कार कर दिया है। वह खेल हार गई जिसे वह जीतने वाली थी। खो गया, बहुत अच्छा। बहन ज़ियू, मैं पहले तैयार हो जाऊंगा। जी जियू से हारने के बाद एन शियाओयू यहाँ से भागने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। वह जी जियू के साथ शतरंज नहीं खेलना चाहती थी। इंतजार। इससे पहले कि जी जियू अपनी बात पूरी कर पाती, एन शियाओयू गायब हो गई। खेल खत्म होते देख सु युवेई, जो पहले घबराई हुई थी, ने राहत की सांस ली। अब उसे बस जी जियू के जाने का इंतजार करना था। अप्रत्याशित रूप से जी जियू की नजर अचानक उस पर पड़ी, जैसे कोई सुई उसकी पीठ में चुभ रही हो। मालिक, युवेई, क्या तुम शतरंज खेल सकते हो? जी जियू ने सु युवेई को ऐसे देखा जैसे वह अपने शिकार को देख रही हो। उसके आकर्षक चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। आन शियाओयू की दयनीय स्थिति को याद करते हुए सु युवेई ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसका पतला और नाजुक शरीर एक भयभीत खरगोश की तरह कांप रहा था। मास्टर, मैं यह नहीं कर सकता। नहीं, इसमें झूठ की बू आ रही है। जी जियू की आवाज बहुत शांत लग रही थी, लेकिन सु युवेई के कानों में एक गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी। सु युवेई के पास हिम्मत हारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने कहा, वह, मैं तो बस थोड़ा सा ही जानता हूँ। ये सही है। जी जियू को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो और वह सु युवेई को साथ में शतरंज खेलने के लिए खींचने लगी। जहां तक दानव देवता के खंडहर की बात है तो उसे इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। जब तक उसने वास्तव में जी जियू के साथ शतरंज नहीं खेला, तब तक सु युवेई को एन शियाओयू की उदासी का एहसास नहीं हुआ। मास्टर का शतरंज कौशल 3 साल के बच्चे जितना भी अच्छा नहीं है। कच्चा https://www.noshu.com/txt/105717581303105581303072002 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 A million in return, my senior brother so generous. Chapter 222 WTR LAB WTR Lab. बदले में 1 मिलियन, मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #151 यह मालिक की तरह खुशबू आ रही है। 30% #224 अध्याय 224 मीठे पानी का गांव। महान जिया राजवंश की पूर्वी और दक्षिणी सीमाओं के जंक्शन पर एक निश्चित क्षेत्र है जो अनगिनत भिक्षुओं को डराता है। इस निश्चित क्षेत्र का नाम दानव देव खंडहर है और कुछ लोग इस स्थान को प्राचीन देव खंडहर भी कहते हैं। किंवदंती है कि 500 साल से भी अधिक पहले यहाँ एक राक्षस देवता का जन्म हुआ था। एसल नामक इस दानव की शक्ति किसी सच्चे अमर राक्षस से कम नहीं है। वह स्वभाव से क्रूर था और उसने अपना महल बनाने के लिए आसपास के नागरिकों को गुलाम बनाया। उसने जल्द ही शाही दरबार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उसे घेरने और दबाने के लिए अनगिनत शक्तिशाली लोगों को भेजा। हालांकि यदि सभी संप्रदाय एकजुट हो जाएं तो भी वे उनके विरोधी नहीं होंगे। 4 धार्मिक संप्रदायों में से एक संप्रदाय तो इतिहास की लंबी धारा में लुप्त हो गया क्योंकि उसने अनेक उच्च स्तरीय अधिकारियों को खो दिया। एक दिन उसी सच्चे अमर स्तर की ताकत वाला एक मजबूत आदमी खड़ा हुआ। वह युद्ध पूरे 3 महीने तक चला। आसमान टूट रहा है, सूरज और चांद से कोई रोशनी नहीं आ रही है। अंत तक कोई भी दानव भगवान के क्षेत्र से बाहर नहीं आया, जिसमें सच्चे अमर स्तर के विशेषज्ञ भी शामिल थे। सभी ने सोचा कि वह और दानव भगवान एक साथ मर गए। दानव देवता के आक्रोश ने उसके आसपास की हर चीज को बदल दिया और पहाड़ों में सभी आध्यात्मिक जानवर अपना दिमाग खो बैठे। यहाँ तक कि क्लेश अवस्था में मौजूद ताकतवर जानवर भी जब प्रवेश करते हैं तो आक्रोश से दूषित हो सकते हैं। इसलिए वह क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र बन गया। 500 साल बीत गए हैं और सब कुछ मिथकों और किंवदंतियों में बदल गया है। दानव देव पर्वत श्रृंखला के बाहर कई मानव गांव स्थापित किए गए हैं। वे शैतान की कथा नहीं जानते, वे केवल इतना जानते हैं कि पहाड़ों में एक विशाल महल है। बहुत कम लोग उस जगह के पास जाने की हिम्मत करते हैं क्योंकि जो लोग वापस आते हैं वे थोड़ी देर बाद पागल हो जाते हैं। तियानशुई गांव इन गांवों में से एक है। इस समय तियानशुई गांव में एक नदी के किनारे एक 16 वर्षीय लड़का नीले पत्थर पर ध्यान कर रहा था। हवा में व्याप्त आभा के निशान एक अजीब शक्ति द्वारा खींचे गए, उसके पतले शरीर में अवशोषित हो गए और उसके शरीर के भीतर शक्ति में बदल गए। वह एक साधारण लड़का था जिसने गलती से नदी में से एक पत्थर की पटिया उठा ली थी।
पत्थर की पट्टिका में मार्शल आर्ट के अनगिनत रहस्य समाहित हैं। इस पत्थर की पट्टिका पर जो कुछ दर्ज था, उसके आधार पर ही उन्होंने सफलतापूर्वक साधना के मार्ग पर कदम रखा। इसी समय उसके कानों में एक छोटी लड़की की आवाज आई, भाई चांग किंग, आप कौन सा खेल खेल रहे हैं? जू चांग किंग ने आवाज सुनने के बाद स्वाभाविक रूप से अपनी आंखें खोली और एक सुंदर चेहरे वाली लगभग 7 या 8 साल की छोटी लड़की उसकी दृष्टि में प्रकट हुई। जू चांग किंग ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। केवल पिंग ए नाम की इस छोटी लड़की के साथ ही उसका रिश्ता अच्छा था। उसे प्रकट होते देख जू चांग किंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एक ध्यान खेल खेल रहा हूं। क्या ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है? पिंग ए ने अपने होठों को सिकोड़कर अपनी बांह पर रखी टोकरी को हल्की और कोमल आवाज में जू चांग किंग को सौंप दिया। भाई चांग किंग, ये 2 ताजे पके हुए पैनकेक हैं जो मेरी मां ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। तुमने अभी तक दोपहर का भोजन नहीं किया है, इसलिए इन्हें गर्म रहते हुए खा लो। धन्यवाद पिंजर। जू चांग किंग ने टोकरी ली, टोकरी से 2 पैनकेक निकाले और उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में खा लिया। दूसरी ओर पिंग ए उसके बगल में बैठ गई और शू चांग किंग को शून्य दृष्टि से देखने लगी। लड़के की पलकें पतली हैं, आंखें क्रिस्टल की तरह साफ हैं और त्वचा गोरी और नाजुक है, जो कई लड़कियों की त्वचा से भी अधिक सुंदर है। भाई चांग किंग, आप बहुत अच्छे दिखते हैं। पिंग प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। जू चांग किंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने छोटी लड़की के बालों को छुआ और कहा, जब पिंग ए बड़ी हो जाएगी तो वह बहुत सुंदर हो जाएगी, मुझसे भी ज्यादा सुंदर। सच? तो फिर पिंग र को जल्दी से बड़ा होना चाहिए। छोटी लड़की की आंखें चमक उठी, उसने जू चांग किंग की बात पर विश्वास किया और जल्दी से बड़ी होकर जू चांग किंग की तरह सुंदर बनने की आशा करने लगी। जू चांग किंग कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसने क्षितिज पर गांव की ओर उड़ती एक काली छाया देखी। वह एक साधु है। ये देखकर कि यह आदमी एक भिक्षु है, शू चांग किंग के दिल में अचानक एक बुरा एहसास हुआ। यहाँ का जंगल भिक्षुओं को कैसे आकर्षित कर सकता है? निश्चित रूप से यह अच्छी बात नहीं है। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, भिक्षु पहले ही तियांशुई गांव के ऊपर से उड़ चुका था और फिर उसके हाथ में एक लाल आध्यात्मिक झंडा दिखाई दिया और उसने उसे जोर से लहराया। धमाका! इमारतों का एक बड़ा क्षेत्र विस्फोट से क्षतिग्रस्त हो गया और इसका असर उस क्षेत्र पर भी पड़ा जहां जू चांग किंग था। सैकड़ों ग्रामीण तुरंत सभी दिशाओं में भाग गए और कुछ लोग पत्थरों से उड़कर मारे गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मदद करना, अमर क्रोधित है, सब लोग भाग जाओ। पिंगर पिंगर, तुम कहां हो? जल्दी से मां के पास आओ। पूरा तियांशुई गांव बहुत ही कम समय में पृथ्वी पर एक यातना स्थल में बदल गया और जो लोग मर गए उनकी आत्माएं लाल आत्मा के झंडे द्वारा अवशोषित कर ली गईं और नाराज आत्माओं में बदल गईं। अचानक हुए इस बदलाव से जू चांग किंग को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। पिंगर, चलो जल्दी चलें। जू चांग किंग ने छोटी लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसे यहाँ से ले जाना चाहता था। वह जानता था कि वह भिक्षु का विरोधी नहीं हो सकता। हालांकि छोटी लड़की ने अपनी मां की चीख सुनी, ओह भाई चांग किंग, मैं अपनी मां को ढूंढना चाहता हूं। बहुत देर हो गई है, मेरे साथ आओ। जू चांग किंग के पास छोटी लड़की को जबरदस्ती ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह बहुत तेज था और बहुत कम समय में गांव से भाग सकता था। हालांकि हवा में मौजूद साधु ने तुरंत ही उसके पद चिन्हों को देख लिया। हाँ, कोई नहीं बच सकता। भिक्षु क्रूर दिख रहा था और उसने अपना आध्यात्मिक झंडा जू चांग किंग की दिशा में लहराया। जू चांग किंग के पैरों तले जमीन फट गई। उसने सहज रूप से अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन अपने बगल में बैठी छोटी लड़की को अनदेखा कर दिया। छोटी लड़की का रोना अचानक बंद हो गया। पिंगर, जू चांग किंग ने अपना सिर रगड़कर घुमाया और उसके हाथ में केवल एक छोटी लड़की का हाथ रह गया। मृत। जू चांग किंग को बहुत अजीब लगा, लेकिन छोटी हथेली से आ रहा तापमान गलत नहीं था। ये पिंग र का हाथ था। इस हाथ ने अभी टोकरी पकड़ी हुई थी। उस पर बहुत दुख छा गया और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। ये पहली बार था जब जू चांग किंग ने बचपन के बाद से मौत को करीब से देखा था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि जब तक वे खेती के रास्ते पर चलेंगे, वे गांव को समृद्ध बना सकते हैं। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है। जू चांग किंग ने अचानक अपना सिर उठाया, हवा में राक्षस साधक को देखा और उसके चेहरे को अपने दिल में मजबूती से याद किया। उसकी आंखों में नफरत लगभग सच्चाई में बदल गई। उसे इस आदमी को मार डालना चाहिए। पिंग ए और तियांशुई गांव के सभी लोगों का बदला लो। टस टस, ये बच्चा सरल नहीं है, यह मरा नहीं है। आकाश में तैरते हुए राक्षस साधक को जू चांग किंग को चिढ़ाने में रुचि लेने से रोका नहीं जा सका। जहां तक अभी हुई छोटी लड़की की मृत्यु का प्रश्न है, तो इसे उसके हृदय में जरा सी भी हलचल नहीं हुई। इस समय उसने जू चांग किंग की निगाहों को भी देखा और क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं सका। मृत्यु की तलाश में राक्षस साधक चिल्लाया और आत्मा ध्वज को नियंत्रित करके शू चांग किंग पर हमला करने लगा, लेकिन वह उन सभी को चकमा देकर भाग निकला। पिंग ए की मृत्यु के बाद जू चांग किंग की गति पहले से भी अधिक तेज हो गई और वह तेजी से गांव के एक तरफ जंगल में घुस गया और गायब हो गया। राक्षस साधक उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन उसने तियांशुई गांव की केवल आधी आत्मा ही एकत्रित की थी और कई ग्रामीण अभी भी भाग रहे थे। छोड़ो, वो लड़का वैसे भी ज्यादा दूर नहीं भाग सकता, चलो बाद में उसका पीछा करते हैं। इतना सुंदर लड़का है, उसके साथ खेलना तो बनता है। कच्चा https://www.chainoshu.com/txt/1051758/103075207 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 A million in return, my senior brother so generous. Chapter 223 WTR LAB WTR lab. बदले में 1 मिलियन, मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #151, यह मालिक की तरह खुशबू आ रही है। 30% #225 अध्याय 225 पुरुष के वेश में एक महिला। दानव देव पर्वत श्रृंखला से 1000 मील से भी कम दूरी पर आकाश में एक विशाल उड़ने वाली नाव हवा में उड़ रही थी। इससे आई तेज हवा ने बादलों को तितर-बितर कर दिया, जिससे नीचे स्थित कुछ छोटे-छोटे संप्रदाय कांपने लगे। हवा में उड़ रहे बिखरे हुए साधक भी एक के बाद एक उससे बचने लगे और फिर उड़ने वाली नाव पर ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगे। जब उन्होंने उड़ने वाली नाव पर लोगों देखा, तो उन्हें पता चला कि यह 4 प्रमुख राक्षस संप्रदायों में से एक यिंगुइज़ों की उड़ने वाली नाव थी। उड़ती नाव पर अस्तित्व ऐसी चीज नहीं थी जिसे वे बिल्कुल भी भड़का सकें। इस समय सफेद कपड़े पहने एक सुंदर आदमी अपने हाथों को पीठ के पीछे करके उड़ती हुई नाव के सामने खड़ा था। उसके काले बाल उसके कपड़ों के साथ लहरा रहे थे और पूरा व्यक्ति एक निर्वासित अमर की तरह लग रहा था। महिला साधकों की नजर उस पर पड़ी। सम्मान के अलावा उनमें प्रेम भी अधिक था। वह यिंगुइज़ों के नए बुजुर्ग थे जियांग फैंग। बड़े जियांग, वह क्या कर रहे हैं? उसे अवश्य ही ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। वह इतनी कम उम्र में ही एक बुजुर्ग बन गया और वह अभ्यास करना कभी नहीं भूलता। कोई आश्चर्य नहीं कि हम उसके जितने अच्छे नहीं हो सकते। वह बहुत सुंदर है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मुझे अपनी भट्टी के रूप में लेने में रुचि रखता है। यिंगुइ संप्रदाय के अनुयायी बलवानों की प्रशंसा करने में उदार हैं। विशेष रूप से जियांग फैंग जैसे मजबूत व्यक्ति के लिए, जिसके पास उत्कृष्ट उपस्थिति और उच्च साधना है, वह प्रशंसा से भरा है। ये सारे शब्द जियांग फैंग के कानों में पड़े। ये दृश्य कुछ जाना पहचाना सा है। लेकिन अब जियांग फैंग कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में सोच रहा है। अपने पुनर्जन्म के रहस्य का उत्तर पाने के बाद हालांकि उसे अपनी याददाश्त वापस नहीं मिली है, लेकिन उसके दिल में पहले से ही एक तात्कालिकता की भावना है। मास्टर जीजियू का ऊपरी क्षेत्र में एक दुश्मन है और वह दुश्मन संभवतः अनंत देव वंश है। शायद ये तथाकथित अनंत देव वंश भी उसका दुश्मन है। आखिरकार मेरी शक्ति सीमित है। इस निचले क्षेत्र में भाग्य के बहुत सारे बच्चे हैं। जब तक मैं उनकी सारी शक्ति अपने हाथों में ले लूं। इस बिंदु पर विचार करें। जियांग फैंग के मन में भविष्य की कुछ योजनाएं थीं। अगर वह ऊपरी क्षेत्र में जाता तो उसे कुछ प्रतिभाशाली गुरुओं से घिरा हुआ मिलता। फिर चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे उसके विरोधी नहीं होंगे। वह इन भाग्य के पुत्रों को अपने पक्ष में बांधने के लिए शिष्यों की भर्ती कर सकता था या अन्य तरीकों का उपयोग कर सकता था। भविष्य में उसे अनंत देव कुल से क्या डर होगा? वह पूरे ऊपरी क्षेत्र में बगल में चल सकता था। अगर मुझे सही से याद है तो दानव देव पर्वत श्रृंखला के बाहर भाग्य का एक पुत्र है और वह जू चांग किंग है, जिससे मैंने एक बार अवसर छीन लिया था। ये सोचकर जियांग फैंग पहले से ही थोड़ा अधीर था। उन्होंने बस झांग पेंग को, जो उड़ने वाली नाव को नियंत्रित कर रहे थे, एक संदेश भेजा और उनसे आग्रह किया, बड़े झांग पेंग, थोड़ी गति बढ़ाओ, अन्य संप्रदायों के ताओवादी दोस्तों को ज्यादा देर तक इंतजार मत करने दो।
कुछ देर की स्तब्ध चुप्पी के बाद झांग पेंग को एहसास हुआ कि यह जियांग फैंग ही था जिसने उसे संदेश भेजा था। आदेश मिलने के बाद उसने स्वाभाविक रूप से उड़ने वाली नाव की गति बढ़ा दी। आधे घंटे बाद उड़ने वाली नाव दानव देवता पर्वत श्रृंखला से 100 मील से भी कम दूरी पर थी। जियांग फैंग की चेतना में उसने महसूस किया कि एक युवक नीचे भाग रहा है। युवक की शक्ल सूरत उसके मन में बनी भाग्य के बेटे जू चांग की छवि से लगभग पूरी तरह मेल खाती थी। सब लोग, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं। जैसे ही आवाज गिरी, जियांग फैंग की आकृति उड़ती नाव पर गायब हो गई। दूसरी ओर जू चांग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और उसके पीछे एक भयानक राक्षस साधक था जो उसका कसकर पीछा कर रहा था। उसे ऐसे चिढ़ा रहा था जैसे कोई बाज किसी चूजे को पकड़ता है। अच्छा लड़का, तुम बहुत तेज दौड़ सकते हो। राक्षस साधक अहंकार से हंसा और धीरे-धीरे जू चांग के पीछे चला गया। लेकिन चाहे तुम कितनी भी तेज भागो, तुम मेरी हथेली से बच नहीं सकते। हा हा हा। जू चांग केवल क्यूई प्रशिक्षण अवधि में था, लेकिन उसने एक ही सांस में एक अज्ञात दूरी दौड़ ली और वह पूरी तरह से अपने विचारों पर भरोसा करने में सक्षम था। वह राक्षस साधक द्वारा पकड़े जाने की हिम्मत नहीं कर सका। अगर वह पकड़ा गया तो उसका रहस्य उजागर हो जाएगा और उसका रहस्य जानने के बाद राक्षस साधक और भी अधिक उत्साहित हो सकता है। अचानक जू चांग का पैर गलती से एक पेड़ की जड़ से टकरा गया। तेज गति से भागते हुए वह कई मीटर दूर जा गिरा। सहज रूप से अपने सिर को अपने हाथों से बचाया और फिर तेज दर्द हुआ। बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। सुंदर लड़का शर्मिंदा हो गया और उसके बाल अस्त व्यस्त हो गए। यदि आप इसे आम लोगों के नजरिए से देखें तो यह अधिक आकर्षक लगता है, खासकर उसकी आंखों में आंसू जो लोगों को दयनीय महसूस कराते हैं। जब वह उठा तो राक्षस साधक उसके पास ही उतरा था। यहाँ मत आना। जू चांग ने अपने शरीर में भयंकर दर्द के बावजूद अपने पास की एक शाखा पकड़ ली और खड़ा हो गया। इस समय उसके कपड़े शाखाओं द्वारा काट दिए गए थे, जिससे उसकी त्वचा दूध की तरह सफेद दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी त्वचा पर स्पष्ट निशान थे। राक्षस साधक जो धीरे-धीरे पास आ रहा था, उसने भी इस समय कुछ गड़बड़ देखी। उसकी आंखों में आश्चर्य के भाव थे। टस टस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी किस्मत ऐसी होगी। अगर तुम ठीक से व्यवहार करोगी तो शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम सपना देख रहे हो, हे तो फिर बल प्रयोग के लिए मुझे दोष मत दो। राक्षस साधक को अपने करीब आते देख जू चांग ने अपनी सारी शक्ति हाथ में पकड़ी हुई शाखा पर इकट्ठी की, फिर आंखें बंद करके उसे बाहर की ओर घुमाया। बूम, एक तीव्र ध्वनि विस्फोट सुनाई दिया। जू चांग ने असमंजस में अपनी आंखें खोली और पाया कि जो राक्षस साधक तेजी से उसकी ओर आ रहा था, उसने कई पेड़ों को तोड़ दिया था और दर्जनों मीटर दूर मरता हुआ पड़ा था। क्या मैं इतना मजबूत हूं? जू चांग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब तक कि उसने पलटकर नहीं देखा कि एक सुंदर आदमी उसके पीछे खड़ा था। आप कौन हैं? जू चांग ने उस आदमी को शून्य दृष्टि से देखा, वह उत्तर पाना चाहता था। हालांकि इससे पहले कि वह उस आदमी से कोई जवाब पाता, उसे अचानक चक्कर आने लगा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी तथा शरीर पर लगी चोटों के कारण वह स्वाभाविक रूप से बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले उसने उस आदमी के शब्द स्पष्ट रूप से सुने। हे भगवान, क्या इस दुनिया में लड़कियों को पुरुषों की तरह कपड़े पहनना इतना पसंद है? जियांग फैंग ने बेहोश जू चांग को गले लगाया, उसकी उजागर सफेद त्वचा और थोड़ी उभरी हुई छाती को देखा और गहरी सोच में डूब गया। ये भाग्य का पुत्र कैसे हो सकता है? ये स्पष्टतः भाग्य की पुत्री है। भूल जाओ, भाग्य की बेटी है और एक लड़की की अच्छी खुशबू आने में क्या बुराई है? ये सोचकर जियांग फैंग को राहत मिली। उसने सबसे पहले राक्षस साधक द्वारा छोड़ा गया आध्यात्मिक ध्वज उठाया और उसे अपने भंडारण वलय में डाल दिया। फिर शू चांग को कांस्य शिवालय की छोटी सी दुनिया में ले गया। जियांग फैंग सीधे लियू जुआनिंग के कमरे में प्रकट हुआ और उसे डराकर तुरंत अपना अभ्यास बंद करने को कहा। हालांकि जियांग फैंग के लापरवाह व्यवहार का सामना करते हुए लियू जुआनिंग को गुस्सा नहीं आया। उसकी नजर जू चांग पर पड़ी और उसकी आवाज कांप उठी। भाई जियांग फैंग कौन? वह कौन है? जियांग फैंग ने जल्दी से समझाया, जुआनिंग वह वास्तव में एक पुरुष की पोशाक पहने एक महिला है, मुझे गलत मत समझो। लियू जुआनिंग ने जियांग फैंग की बातें सुनी और उसके द्वारा पकड़े गए लड़के को करीब से देखा और वास्तव में कई स्त्रीयोचित विशेषताएं पाई। अचानक उसने राहत की सांस ली। जब तक भाई जियांग फैंग ने कोई अजीब आदत नहीं जगाई, वह इसे स्वीकार कर सकती थी। कच्चा https://www.696.txt/109shu.com/txt/1030307210 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8 A million in return, my senior brother so generous. Chapter 224 WTR LAB